इनफर्टिलिटी क्या है, क्या इनफर्टिलिटी खाली फीमेल की प्रॉब्लम है। टॉपिक आईवीएफ माने टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या आईवीएफ ही सारी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? हम लोगों को इनफर्टिलिटी में लेप्रोस्कोपी कब कराने की ज़रूरत पड़ती है? क्या इनफर्टिलिटी में आईयूआई कब कराने की ज़रूरत पड़ती है? क्या इनफर्टिलिटी में लाइफस्टाइल और डाइट का कितना महत्व? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं रजत की बात सपना के साथ। ये हम लोग एक इनफर्टिलिटी सीरीज स्टार्ट करेंगे। लगभग 8 से 10 वीडियो की सीरीज़ होगी जिसमें इनफर्टिलिटी माने निसंतानता के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जनरल टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चर्चा चालू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, कृपा करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे हो सपना आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो ये बताओ, इनफर्टिलिटी निसंतानता का मतलब क्या होता है? एक जनरल पब्लिक के बारे में इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? यस, जैसे आपने कहा कि निसंतानता, मतलब जिसको बच्चा नहीं रुक रहा है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अभी और इसको विस्तार में समझें तो उसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इसका मतलब है कि शादी के बाद जब कपल्स अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और अगर उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। पर हम कब बोलेंगे कि वो कितना ट्राई कर रहे हैं और कब उनको इनफर्टिलिटी है? इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि अगर एक कोई यंग कपल है, हेल्दी कपल्स हैं, और अगर वो 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मतलब ट्राई कर रहे हैं 1 साल तक, तो 80% केसेस में प्रेगनेंसी रुक जाती है। और अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हम उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और जब पहली बार प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, क्योंकि उनका अभी एक भी बच्चा नहीं है या एक भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है या कोई भी जात का अबॉर्शन नहीं हुआ है, उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का मतलब है बिना कॉन्डम या बिना कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के यूज़ करे बिना। अच्छा, ये बताओ, इनफर्टिलिटी क्या खाली एक फीमेल की प्रॉब्लम है, खाली लेडीज़ की प्रॉब्लम है, या उसमें जेंट्स का भी कुछ रोल रहता है? ये एक अवधारणा समाज में है और कई सालों से चली आ रही है कि बांझपन नाम से भी इसको बोला जाता है, और जो महिलाओं में एक सोशल स्टिग्मा की तरह है और एक बहुत बड़ा स्ट्रेस की तरह है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल और वातावरण चेंज हो रहा है, इनफर्टिलिटी मेल्स में भी देखने में आ रही है, आदमियों में भी देखने में आ रही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आदमियों में ये अनडायग्नोस्ड रहती है। ये पता ही नहीं होता है क्योंकि हम स्त्रियों का ट्रीटमेंट ही करते रहते हैं और कई बार स्त्रियां ही ट्रीटमेंट कराने आती हैं। एज अ डॉक्टर हम हमेशा मेल्स को भी बुलाते हैं, एज अ कपल दोनों को बुलाते हैं, समझाते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन कई सारी फैमिलीज़ में केवल स्त्रियाँ ही सामने आती है ट्रीटमेंट के लिए। 30 to 40% केस में फीमेल्स का कॉज होता है, 30 to 40% केस में मेल्स का कारण होता है, और अबाउट 20 to 30% केस में कंबाइंड या फिर अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज होता है इनफर्टिलिटी का। अच्छा, ये जो हमने बांझपन, निसंतानतापन की बात की, उसके कारण क्या क्या होते हैं? जैसे स्त्रियों में क्या क्या कारण होते हैं, पुरुषों में क्या क्या कारण होते हैं? जी, तो सबसे पहले हम स्त्रियों की बात करते हैं। अब आजकल क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा आगे हो रही हैं, मैरिजेस लेट हो रही हैं, मैरिज होने के बाद भी बच्चा की जो प्लानिंग है वो लेट हो रही है कि नहीं अभी हमको फैमिली अभी प्लान नहीं करनी है। तो उस कारण से जो पहली बार प्रेगनेंसी रखने के लिए हमारे पास पेशेंट ही 30+ में आ रही हैं, फीमेल्स 30 ईयर्स के बाद आ रही हैं या 35 ईयर्स के बाद आ रही है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन अभी एक कारण देखने में आया है वो है लेट मैरिजेस एंड लेट प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि उम्र के साथ रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ बताऊँगी, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये हम बात करते हैं, जब भी एक बच्ची पैदा होती है तो उसके पास, और जब उसको पीरियड्स चालू होते हैं, मेनार्की अटेंड करती है, तो उसके पास एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो हर साइकिल उनके मासिक का जो चक्र चालू रहता है उसके साथ वो एग्स, ओवेरियन रिजर्व उनकी कम होती जाती है। और 30 साल के बाद महिलाओं में ये जो अंडे का खजाना है या ओवेरियन रिजर्व है बहुत जल्दी कम होता है। तो सबसे मेजर इसका एक कारण है कि लेट मैरिजेस, लेट प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी और अंडा कम होना, ओवेरियन रिजर्व की कमी। अगर हम लोग फीमेल की एनाटॉमी के बारे में समझें तो सपना आपको बराबर एक्सप्लेन करेगी। अभी ये जैसे हमारा फीमेल का यूट्रस का मॉडल है, इसमें यूट्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं, यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। यूट्रस के अंदर या तो फाइब्रॉइड हो सकता है, या फिर पॉलिप हो सकता है, या फिर एडिनोमायोसिस हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब एक साइड की नली बंद हो सकती है, नली के अंदर पानी भरा हुआ हो सकता है, यहाँ बंद हो सकती है, यहाँ बंद हो सकती है, मिड फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, या फिर ओवरीज के अंदर अंडे ना बनना, अंडे ज़्यादा बनना, अंडे कम होना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारी एक फीमेल एनाटॉमी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये बताओ सपना कि फर्टिलिटी क्या होती है, और नॉर्मल लोगों को समझाने के लिए कि तीसरे कब से बीज बनना चालू होता है, कब ओव्यूलेशन होता है, कौन से दिन पे फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये जनरल टर्म्स आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सबसे पहले प्रेगनेंसी रखने का जो प्रोसेस है वो हमको समझना है। जैसे अभी एक्सप्लेन करा गया बच्चेदानी, तो ये हमारी बच्चेदानी है। और प्रेगनेंसी रहने के लिए 3 प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ओव्यूलेशन, बीज का ओवरी से छूटना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं, 2 साइड की ओवरीज हैं। तो यहाँ ओवरी से हर महीने अंडा बनता है और अंडा छूटता है, और इसको हम स्त्री बीज छूटना या ओव्यूलेशन के नाम से समझते हैं। जब अंडा छूटता है तो जो नलियाँ होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो उसको अपने अंदर ले लेती हैं। फिम्ब्रियल एंड होते हैं यहाँ पे, जिसमें फाइबर्स होते हैं, फिम्ब्रिया होते हैं, सीलिया होता है, जो अंडे को अपने अंदर ले लेती है। और ये अंडे का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, 16 से 20 घंटे वो जीवित रह सकता है। उस टाइम में अगर इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, तो जो पार्टनर का स्पर्म है, मतलब जो सीमेन होता है, एक्चुअली उनका जो लिक्विड होता है, वो स्पर्म्स होते हैं, वो वेजाइना से असेंड करके दोनों फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं इंटरकोर्स के बाद। अगर उस समय फैलोपियन ट्यूब्स में स्पर्म को एग मिलता है, तो स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दोनों का मिलना। तो वो कहाँ पे मिल रहा है? फैलोपियन ट्यूब्स में मिल रहा है। और उसके बाद जो प्रेगनेंसी बनती है वो 48 to 72 आवर्स के बाद बच्चेदानी में आके चिपकती है। इसलिए बच्चा रहने के लिए अंडा छूटना, ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नली का खुला होना, अगर नली बंद है तो अंडा और बीज आपस में मिलेंगे ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ है टाइमिंग, जो आपने बोला कि कौन से दिनों में संबंध रखना है। फर्टिलिटी के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब अंडा छूटा है, और जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 16 से 20 घंटे ही उसका लाइफ स्पैन होता है, अगर उस समय के अंदर अगर इंटरकोर्स नहीं करा गया या अंडे को स्पर्म नहीं मिला, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म पैरामीटर भी नॉर्मल होना चाहिए, ओव्यूलेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, और बाद में जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में चिपक रही है उसके लिए बच्चेदानी बराबर होना चाहिए, जो हम और आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बताओ हमारी रूटीन प्रैक्टिस में हमको इनफर्टिलिटी का रेट कितना है, मतलब कितना ये कॉमन है इनफर्टिलिटी हमारे समाज में, लोगों में, जनरल पब्लिक में? ज़्यादा करके हम लोग के पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल बातें करते हैं। ऐसा होता है कि 15 to 20%, मतलब 15% के अप्रॉक्सीमेटली इनफर्टिलिटी हमको देखने में मिलती है। मतलब 100 में से 15 कपल्स में हमको ये देखने में मिलेगी। अच्छा, क्या ऐसा है कि हर एक दंपत्ति, हर एक कपल की इनफर्टिलिटी का कारण सेम होता है, ट्रीटमेंट सेम होता है, या हर एक ट्रीटमेंट, हर एक केस अलग अलग होता है? बिल्कुल, हर एक केस एकदम अलग अलग होता है। और जैसे आपने एक सवाल भी मेरे से पूछा था कि क्या क्या कारण होते हैं, क्योंकि इतने सारे कारण होते हैं, इसलिए मैंने आपको एक बहुत कॉमन और आज की लाइफस्टाइल का सबसे कॉमन लेट मैरिजेस और लेट प्लानिंग, वो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया। इसके अलावा फीमेल फैक्टर्स की हम बात करते हैं और मेल फैक्टर्स की बात करते हैं। और तीसरा आपने बताया अनएक्सप्लेन्ड, कि जहाँ पे आदमी और औरत दोनों ही नॉर्मल है लेकिन फिर भी उनको बच्चा नहीं ठहरता है। तो सबसे पहले महिलाओं में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम। इसलिए हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करा कि ओव्यूलेशन मतलब अंडा बनना और अंडा छूटना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई है। ओबेसिटी हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई, हार्मोनल प्रोलैक्टिन लेवल्स की प्रॉब्लम्स हो गई, और सबसे कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो एक अपने आप में एक पीसीओएस अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और एक ओवेरियन रिजर्व कम होना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स में आ गई। दूसरे नंबर पे है फैलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम, कि नलियाँ बंद है, नली ब्लॉक है, नली में पानी भरा हुआ है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण नली में अंडा और बीज मिल नहीं पा रहे, और नलियों में प्रॉब्लम्स है, और शरीर में किसी को टीबी की असर है जिसकी वजह से नलियाँ डैमेज हो चुकी है। तो ये दूसरा कारण हो गया, फैलोपियन ट्यूब प्रॉब्लम्स हो गई। यूट्राइन प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं बच्चेदानी की तकलीफ, बच्चेदानी में सूजन है, बच्चेदानी में गांठें हैं, छोटी गांठ, बड़ी गांठ, मल्टीपल गांठ्स, बहुत सारी गांठें, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, कॉमनली हम इसको चॉकलेट सिस्ट के नाम से ज़्यादा जानते हैं, आम जनता इससे ज़्यादा समझती है। पानी की गांठें, जो बार बार बोलते हैं कि पानी की गांठ हो जाती है, वो ओवरीज में होती हैं। तो ये सब एंडोमेट्रियम, कभी कभी बच्चेदानी की चमड़ी नहीं बनना, बच्चेदानी की चमड़ी के अंदर मस्सा होना, पॉलिप्स होना, तो ऐसे कई सारे कारण हैं जो बच्चेदानी में हो सकते हैं। और एक लास्ट में कई बार सर्वाइकल फैक्टर्स भी होते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पे पानी नहीं बन रहा है, या सर्वाइकल स्टीनोसिस है। ये कुछ रेयर कारण है, लेकिन दीज आर द मेजर फैक्टर्स जो फीमेल में देखने में आते हैं। इसके अलावा मेल्स में संबंध ना बना पाना, इम्पोर्टेंस, या फिर जल्दी स्खलन हो जाना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, या फिर काउंट्स कम होना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं।
कभी कभी मेल और फीमेल के अपेरेंट सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, फिर भी हमको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है पेशेंट्स को, तो उसको हम लोग मेडिकल जार्गन में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं, कि जिसमें हमको कारण नहीं मिलता है, उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसका क्या करना होता है, कैसा करना होता है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अगर किसी को एक ऑलरेडी आगे बच्चा रुक चुका है, तो दूसरी बार बच्चा अगर रुकने में उसको तकलीफ हो रही है, तो वो नॉर्मल है, डिफ़िकल्ट है, क्या है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में जी बात जी, कर रहे हैं। अभी हमने प्राइमरी इनफर्टिलिटी बात करी कि जिसको अभी तक एक बार भी बच्चा नहीं रुका है। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि आगे एक बच्चा है, फिर लाइक 3-4 ईयर्स तक कपल प्लान नहीं करते हैं, पहला बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, और फिर जब वो प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको बच्चा नहीं रुक रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। मतलब उनको एक बार प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, भले ही उनके पास कोई लाइव इशू नहीं हो, और अगर फिर भी प्रेगनेंसी अगर रुकी है तो भी हम इसको सेकेंडरी सब कंसेप्शन ही बोलते हैं, या सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो उसके टोटली कारण अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ महिला की उम्र और 4 से 5 साल बढ़ रही है, तो वो अलग अलग लेवल्स पे उसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। सबसे ज़्यादा कारण, जैसे सपना ने बताया, फीमेल की बढ़ती हुई एज होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की। उसके अलावा कभी कभी फीमेल्स बीच में प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, तो प्रेगनेंसी को या तो एमटीपी पिल लेके गिरा देते हैं, या फिर एबॉर्शन कराते हैं, तो उसके कारण इन्फेक्शन के कारण कभी कभी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, या फिर वो प्रेगनेंसी अगर आधी निकल जाती है तो अंदर उसको रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन के बाद में इंट्रायूट्राइन पॉलिप बन जाता है, जिसके कारण भी भविष्य में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसके कारण लेट एज में होने वाला एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, और आदमी और औरत दोनों में तकलीफ हो सकती है, और जब भी ट्रीटमेंट कराएं तो आदमी और औरत दोनों को साथ में आना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का मेंटल सपोर्ट भी करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश करना चाहिए, और दोनों का इलाज ज़रूरी है। दोनों की रिपोर्ट्स भी जरूरी है, Yes. दोनों का इलाज भी जरूरी है, और दोनों का ट्रीटमेंट में हाजिर होना भी जरूरी जरूरी है। है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल की एज, लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट से क्या क्या फ़र्क पड़ता है इनफर्टिलिटी में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू। नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निसंतानता के में डाइट, लाइफस्टाइल और उम्र का क्या क्या रोल है? राइट, फीमेल की एज के बारे में थोड़ा सा आप एलाबोरेट जानना करें। चाहूँगी कि ऑलवेज प्रेगनेंसी शुड बी प्लान। अभी है कि 35-40 साल की लेडीज को प्रेगनेंसी नहीं रोक सकती, हाँ जी। तो थोड़ा सा आप टाइम इंटरकोर्स के बारे में एलाबोरेट करें कि डे 1 लीक हो जाता है तो उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रोक रही है। इसका मेडिकल लॉजिक क्या है, क्या ये सही है या गलत है? अच्छा, बहुत सारे लोग लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे। जब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, जी। बच्चा रखना है, तो लुब्रिकेंट्स यूज करना चाहिए कि नहीं? क्या ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, बांझपने की तकलीफें फैमिली में रन करती हैं, जेनेटिक होती हैं, आनुवंशिक होती हैं? अच्छा, इंटरकोर्स करने का टाइम ऑफ द डे से कोई फर्क पड़ता है? कुछ लोग बोलते हैं सर दिन में इंटरकोर्स करें या रात को करें, उसका कुछ फर्क पड़ता है? आई थिंक हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की है, इनफर्टिलिटी सीरीज, जिसमें हम लोग इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे पहलुओं को टच करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जनरल इनफर्टिलिटी के बारे में बात किया, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निसंतानता के में डाइट, लाइफस्टाइल और उम्र का क्या क्या रोल है। सपना ये बताओ, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया जी। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं। फीमेल की एज के बारे में आपने टच किया था। राइट। फीमेल की एज के बारे में थोड़ा सा आप एलाबोरेट करें। फीमेल्स में क्या होता है कि जैसे एज 30 ईयर से बढ़ती है, 28, 29, 30 से ऊपर जब महिलाओं की एज बढ़ने लगती है, तो उनके जो अंडे होते हैं, न केवल उनके अंडे की क्वालिटी बट अंडे का नंबर भी कम होने लगता है। और ये बहुत कॉमनली हमारी प्रैक्टिस में देखने में आता है कि जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको एज फैक्टर के कारण प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होती है, या प्रेगनेंसी रहने के बाद मिस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एज के कारण अंडे की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है और अंडे का नंबर तो कम हो ही रहा है। इसलिए आइडियली अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो 25 से 30 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो सबसे बेस्ट है।
लेकिन अगर आपकी मैरिजेस लेट हो रही है या फिर आपके कोई प्रोफेशनल गोल्स हैं और आप प्रेगनेंसी को लेट प्लान करना चाहते हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलिए। हमारे पास एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH करके रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट होता है, जिससे हम महिला की ओवेरियन रिजर्व को असेस कर सकते हैं और उस रिपोर्ट से कपल्स को अपने आप में गाइड कर सकते हैं कि वो कितने साल के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर उनका AMH कम हो रहा है उन केस, तो उनको हम ये अवेयर कर सकते हैं, उनको हम गाइड कर सकते हैं कि अभी आपको जल्दी प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार मेरे पास कपल्स आते हैं कि हमको कभी किसी ने पहले बताया ही नहीं, हम अपने करियर और प्रोफेशनल गोल्स में लगे हुए थे, लेकिन जब 35 साल में वो मेरे पास आते हैं तो बहुत हताश और निराश आते हैं कि हमको किसी ने गाइड नहीं करा। AMH एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हम लोग इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है। हालांकि थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन AMH से हमको हमारा स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट पता चलता है। AMH की नॉर्मल वैल्यू 2.1 से लेकर 4.1 के बीच में होती है। अगर 4.1 से ज़्यादा AMH होता है तो पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है, और 2.1 से कम होता है तो डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। जब डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व होता है और पेशेंट की उम्र कम होती है तो या तो हम लोग जल्दी ट्रीटमेंट करने का बोलते हैं या फिर हम उसको जल्दी IUI या IVF करने का एडवाइस करते हैं ताकि उसके अपने अंडे से प्रेगनेंसी रुक सके। ये AMH हमको बायोलॉजिकल क्लॉक जो सपना ने बताया उसके बारे में भी हमको बताता है, और ओवेरियन रिजर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पहले ज़माने में FSH, इनिबिन A और बाकी बहुत सारे टेस्ट करते थे, लेकिन ओवेरियन AMH के साथ अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड पे हमारा एट्रल फॉलिकल काउंट देखेंगे तो ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस पॉइंट के साथ मैं एक पॉइंट यहाँ पे सामने लाना चाहूँगी कि ऑलवेज प्रेगनेंसी शुड बी प्लान। प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, ये हमने एक अलग वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करा है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट मैं यहाँ बताऊंगी कि जो भी कपल्स जब भी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, और खास तौर से महिलाएं जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, क्योंकि अंडे की क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो कई बार जब वो प्लानिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी रुक जाती है, लेकिन पहले 3 महीने में या तो उनको ब्लीडिंग हो जाता है या अबॉर्शंस हो जाते हैं या बच्चे की धड़कन आके, फीटस की धड़कन आके बंद हो जाती है और वो बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी को अगर प्लान करना है तो 3 महीने पहले गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले और वो आपको अप्रोप्रिएट प्री कंसेप्शनल विटामिन प्रॉपर डोज में चालू करेंगे, आपके बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स करेंगे और आपका एक बेसिक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके चेक करेंगे कि आपको और कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने ये बताया कि 25 से 30 साल के बीच में लेडीज़ को प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 35-40 साल की लेडीज़ को प्रेगनेंसी नहीं रोक सकती? बिल्कुल रुक सकती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होती है, प्रेगनेंसी रहने के बाद मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन प्रेगनेंसी को 9 महीने तक खींचना, बच्चे को एक अप्रोप्रिएट 37 to 48 वीक्स तक खींचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मदर को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा बढ़ना है, और बच्चा जो फीटस है उसमें IUGR ग्रोथ रिटार्डेशन है, बच्चे का वज़न कम है, पानी कम हो जाना, ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो एज फैक्टर के साथ एल्डर एज ग्रुप में देखने में आते हैं, और इस तरह की प्रेगनेंसीज को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बोलते हैं। सबने बधाई हो मूवी देखी होगी जिसमें नीना गुप्ता को ऐसा दिखाया गया है कि 45-47 की एज में प्रेगनेंसी रुकी है। हमारी इतने सालों की प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि जब पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तब इतना जल्दी प्रेगनेंसी आराम से रुकती नहीं है, क्योंकि उसमें सब क्लिनिकली स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रेगनेंसी आपको आराम से रुक जाएगी। हालांकि प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के साथ प्रेगनेंसी रुक सकती है और नेचुरल भी रुक सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल जिसकी उम्र 40 या 35 के आसपास हो उसको IVF ही कराने की ज़रूरत पड़े। जब हम लोग है ना पेशेंट को या कपल्स को पहली बार मिलते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे नोट्स में एक चीज़ होती है एक्टिव मैरिड लाइफ। इसमें क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि ऑन पेपर की शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन हम उनको पूछते हैं कि आप ट्राई कब से कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो ट्राई ही नहीं कर रहे होते। लेकिन क्या होता है कि एक सोशल प्रेशर बैकग्राउंड में रहता है कि अरे हमारी शादी को तो 5 साल हो गए और अभी तक हमको बच्चा ही नहीं हुआ है, जबकि एक्चुअली कपल 2 या 3 महीने से ही ट्राई कर रहे होते हैं। इसलिए एक अप्रोप्रिएट गाइडेंस और क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ये आपने जो ट्राई करने का बोला, हमारी OPD में बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि पता ही नहीं होता है कि साइकिल के कौन से दिन पे ट्राई करना है, साइकिल का कौन सा दिन है वो भी उनको नहीं पता होता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जब पीरियड खत्म हो जाता है उसको डे 1 गिनते हैं। हाँ जी। तो थोड़ा सा आप टाइम इंटरकोर्स के बारे में एलेबोरेट करें कि डे 1 किसको बोलते हैं, डे 10 किसको बोलते हैं, कब कब कितने दिन एक साइकिल में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स होना चाहिए।
सबसे पहले तो जो पीरियड जिस दिन आता है उसको हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, हम कभी भी पेशेंट हमारे फीमेल हमारी कैबिन में आती है, हम सबसे पहले बोलते हैं कि आपकी मासिक चक्र का तारीख क्या है, व्हाट इज़ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो वो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होता है, और उसमें ये समझना ज़रूरी है कि पीरियड जिस तारीख को आया है उसको हम डे 1 गिनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉर्निंग में आया, शाम को आया, रात को आया, दैट इज़ कॉल्ड एज डे 1। और अंडा की और अंडा बनने और हार्मोन्स की साइकिल को थोड़ा सा अगर हम समझें कि एक मासिक चक्र अगर 28 से 30 दिन का होता है तो उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 14 डेज़ के एक आइडियल साइकिल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, हालांकि हर महिला की साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग होता है। तो 14 दिन है उसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फॉलिकल मतलब अंडा, अंडा बनने का जो प्रोसेस है और अंडा छूटने का प्रोसेस है उसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और जो सेकंड हाफ ऑफ द फेज है उसको हम लूटियल फेज बोलते हैं, जब अंडा छूट गया है और अगर स्पर्म और अंडा मिलते हैं तो उससे प्रेगनेंसी चिपक रही है तो उसको हम ल्यूट्रल फेज बोलते हैं। तो इस तरह से 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो अंडा जो बनने का प्रोसेस है वो 5वें-6ठे दिन से चालू हो जाता है। धीरे धीरे शुरू में अंडे छोटे होते हैं, तीसरे दिन से ये प्रोसेस इन द फ्लो चालू रहता है, लेकिन अंडा जो ग्रो करता है 5वें-6ठे दिन से इतने सारे अंडों में से कोई 1, 2 या 3 अंडे बढ़ने शुरू होते हैं और उसको हम बोलते हैं फॉलिकल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। और जब वो अप्रोप्रिएट साइज का बन जाता है तो वो ओव्यूलेट होता है। लगभग 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में एवरेज हम समझाते हैं, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि उनकी साइकिल्स कैसे है। अगर किसी की शॉर्ट साइकिल होती है, 22 या 25 दिन की साइकिल होती है तो 8वें दिन से भी अंडा बनने लग जाता है, या किसी की 35 या 40 दिन की साइकिल होती है तो उनका 15वें 16वें दिन या 20वें दिन तक भी अंडा बनता है या छूटता है। इसलिए आइडियली 9वें 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में, पीरियड के 9वें 10वें दिन से 20वें दिन के बीच का जो टाइम होता है यह मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें रेगुलर इंटरकोर्स करना चाहिए। इंटरकोर्स करने का अलग अलग तरीका होता है। ऑल्टरनेट डे भी आप ट्राई कर सकते हैं, 2 दिन 1 दिन भी कर सकते हैं कि 2 दिन ट्राई करा, 1 दिन का ब्रेक करा, बट दैट इज़ द टाइम पीरियड जो हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी रहने का मैक्सिमम चांसेस होते हैं। हर रोज लेकिन करने का नहीं बोलते, क्योंकि मेल्स में तीसरे दिन के बाद चौथे दिन इजैकुलेशन होने का चांसेस बहुत कम होता है, इसलिए बीच में 1-1, 2-2 दिन का गैप रखने का बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स की और उनके हस्बैंड्स की एक कंप्लेन है कि जब वो लोग इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद सीमेन लीक हो जाता है, तो उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। इसका मेडिकल लॉजिक क्या है? क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एवरी कपल हमसे पूछता ही है। लेकिन जब इंटरकोर्स होता है तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। अगर जिन्हें 4 या 5 दिन संबंध नहीं रखा है तो ऑटोमेटिक उनका जो वॉल्यूम ऑफ सीमेन है वो थोड़ा हाई होता है, तो वो फ्लो आउट करता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरकोर्स रखने के बाद विदिन 10-15 मिनट्स जो स्पर्म्स होते हैं वो असेंड करना शुरू हो जाते हैं नलियों की तरफ। अब कई बार वो बोलते हैं कि लेग ऊपर करने हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, वो करना है तो कर सकते हैं, बट साइंटिफिकली इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप क्या बोलेंगे? सीमेन के अंदर स्पर्म्स होते हैं और वो जब इजैकुलेशन होता है तो सीमेन लिक्विड फॉर्म में होता है, उस सीमेन एक जेल फॉर्म में होता है, उसके बाद उसमें लिक्विफेक्शन होता है 45 मिनट्स के बाद, और उसमें से सीमेन में से स्पर्म्स तैर के ऊपर जाते हैं। राइट। जो जब फीमेल एक लेटी हुई होती है तो यूट्रस की पोजीशन ऐसी होती है और वजाइना स्लाइटली नीचे की साइड होता है, इसलिए जब वो सीमेन उसमें से जाता है तो वो बाहर ऑटोमेटिक आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सीमेन स्पर्म्स लीक आउट हो जाते हैं। सीमेन लीक होना और स्पर्म्स लीक आउट होने में फ़र्क है। जैसा सपना ने बताया, बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई है कि इंटरकोर्स के विदिन 10 to 15 मिनट्स बाद स्पर्म्स ऊपर फेलोपियन टिप्स तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वो पोजीशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे। जब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, बच्चा रखना है, तो लुब्रिकेंट्स यूज़ करना चाहिए कि नहीं? हमने हमारी वीडियो में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की बात करी थी, और वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का मतलब ही है कि कोई भी जेलीज, लुब्रिकेंट्स, डिओड्रेंट्स, फ्रैगमेंटेड आइटम्स, ये सब अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज दे कैन बी स्पर्मिसाइडल, वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि वेजिटेबल, अगर बहुत डिफिकल्ट इंटरकोर्स है तो वेजिटेबल ऑयल या प्लांट बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि उसको, बट हम जनरली उनको अवॉइड करने का ही बोलते हैं। क्या ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, बांझपने की तकलीफें फैमिली में रन करती हैं, जेनेटिक होती हैं, आनुवंशिक होती हैं? मेल्स में कुछ तरह की डिजीजेज होती हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस एक हम देखते हैं। इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो फैमिलीज़ में रन करता है। तो इसलिए अगर मेल रिपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस टाइम में हम लोग और जेनेटिक टेस्टिंग या कैरोटाइप टेस्टिंग हम ये सोचते हैं। और फीमेल्स में जैसे हमने बहुत सारे चीज़ें देखी हैं, लाइक PCOS। तो PCOS में भी एक
थोड़ा बहुत जेनेटिक फैक्टर होता है। अच्छा, इंटरकोर्स करने का टाइम ऑफ द डे से कोई फर्क पड़ता है? कुछ लोग बोलते हैं सर दिन में इंटरकोर्स करें या रात को करें, उसका कुछ फर्क पड़ता है? आई थिंक साइंटिफिकली तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि सबके जॉब टाइमिंग्स अलग होते हैं, कोई नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब अंडा छूट रहा है वो टाइम पे ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा ओव्यूलेशन के समय इंटरकोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनकी फॉलिकल मॉनिटरिंग एक बहुत कॉमन टेस्ट है, कई लोग रेडियोलॉजिस्ट के पास करवाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी बार बार अंडा देखने के लिए बुलाते हैं, तो हम फॉलिकल मॉनिटर करके उनको बताते हैं कि आपका अंडा कब तैयार है और कब छूटने वाला है, और उन दिनों में खास उनको संबंध रखने का हम समझाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एज के बारे में बात किया। फीमेल की एज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि लाइफस्टाइल और डाइट हम लोग बात करना रह गया, वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हमको आप मैसेज करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। जब कोई हस्बैंड वाइफ ट्राई कर रहे होते हैं तो घर के बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, सबसे पहली एडवाइस आती है चिंता नहीं करो, रिलैक्स करो, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। कितना सच कितना झूठ इस स्ट्रेस का कितना इंपॉर्टेंस है फीमेल इनफर्टिलिटी? बताओ, अल्कोहल दारू पीना प्रेगनेंसी रहने के लिए मददगार है, मुश्किल है, या फिर इनफर्टिलिटी बढ़ती है उससे? तो अल्कोहल में ऐसा है कि है ना, एक ऐसा बोलते हैं कि लिटिल अल्कोहल 1 और 2 कप्स जो होते हैं वो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। बट अगर उसको एक्सेसिव क्वांटिटी में लिया जाए तो वो सब हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। बहुत बड़ी के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से हमको प्रेगनेंसी नहीं रुकती। चाय कॉफी पीने से प्रेगनेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? फिर ज़्यादा मोटापा से इनफर्टिलिटी का कोई लेना देना है? कुछ ऐसी तो खाने की चीज़ें हैं कि ये खाने नहीं खाना, इनको अवॉइड करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जी। फर्टिलिटी सुपर फूड जैसा कुछ होता है? क्वेश्चन, पाइनएप्पल और पपाया बहुत ज़्यादा इसमें वो है जिन लोगों को बच्चा नहीं रुक रहा है, पाइनएप्पल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पपाया खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अजय, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल बड़ोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज में हम लोग आज का टॉपिक है लाइफस्टाइल और डाइट, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एल्डरली जब कोई हस्बैंड वाइफ ट्राई कर रहे होते हैं तो घर के बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, सबसे पहली एडवाइस आती है चिंता नहीं करो, रिलैक्स करो, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। कितना सच कितना झूठ, इस बारे में कितनी सच्चाई? जी, हम लोग हमने आगे की वीडियो में बताया कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी कि कोई भी कपल अगर 30 इयर्स के बाद आ रहा है या कोई भी फीमेल्स जो 35 इयर्स के बाद है, तो हमको तुरंत सब इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए बोलते हैं। हस्बैंड का भी सेवन पैरामीटर्स कराते हैं, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर एल्डर एज में अगर प्रेगनेंसी किसी को प्लान करनी है, चाहे वो पहली करनी है चाहे दूसरी करनी है, तो आप डॉक्टर की कंसल्टेशन और गाइडेंस में करें, अपने रिपोर्ट्स करवाएं और अपने प्री कंसेप्शनल विटामिन्स लें, ताकि प्रेगनेंसी रहे तो प्रेगनेंसी टिके, मिसकैरेज नहीं हो, प्रेगनेंसी अच्छी बने। और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसके कारण हमको ढूंढने पड़े हैं। स्ट्रेस का कितना इम्पोर्टेंस है फीमेल इनफर्टिलिटी में? देखिए क्या होता है ना, आपने जैसे पहले भी आगे बोला हुआ है कि जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो वो बार बार रुक जाती है, और जब प्रेगनेंसी चाहिए होती है तो वो नहीं रुकती है। तो ऑफकोर्स स्ट्रेस का एक सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ख़ास तौर से ये एक हमारे समाज में सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि आपकी शादी को 4 साल हो गए, कुछ है बार बार, मतलब सासू से भी लोग, आसपास के रिलेटिव्स हुए, रिश्तेदार हुए, वो पूछते हैं, फीमेल से भी कई बार पूछते हैं कि कुछ है, आपको कोई दिन चढ़े हुए हैं। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेस है, इट इज़ अपने आप में एक। और आजकल का जो ज़माना है, जब कपल्स प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं तो वो इस बारे में सोचते नहीं, और जब वो सोचते हैं वो थोड़ी देर हो जाती है। तो स्ट्रेस, एंटी स्ट्रेस या स्ट्रेस मैनेजमेंट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल क्या है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमको ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में सब कुछ पॉसिबल है, और वो सोचते हैं हम ट्राई करेंगे और तुरंत प्रेगनेंसी रह जाएगी। इनफैक्ट जो कपल्स हमारे साथ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, या हमारा एक ही महीना होता है और अगले ही महीने में वो पूछने लगते हैं हमको रुकता क्यों नहीं है, हमको रुकता नहीं है। एक्चुअली हमको इस तरह से समझना पड़ेगा कि एक साइकिल में, एक फीमेल की साइकिल में अगर अंडा छूटा है, ओव्यूलेशन हुआ है,
इंटरकोर्स प्रॉपरली हुआ है और स्पर्म्स नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है, तो एक नॉर्मल 25 से 30 साल की महिला में अगर एक साइकिल में अच्छे से ट्राई करा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, तो 7 to 10% चांस होते हैं प्रेगनेंसी रहने के। ऐसा नहीं कि हर साइकिल में ट्राई कर रहे हैं और हर साइकिल में प्रेगनेंसी रह जाए। तो इसलिए हमको उनकी एक्सपेक्टेशन समझानी पड़ती है कि देर आर 7 to 10% चांस, और एक साल अगर वो ट्राई करते हैं, 8 से 10 साइकिल के लिए अगर कंटिन्यूस वो ट्राई करते हैं, तो कोई भी एक साइकिल में उनको प्रेगनेंसी रहने का चांस है। बट ये उनके लिए जो यंग कपल्स है नॉर्मल है और एकदम हेल्दी हैं। बट जिनकी एज ज़्यादा है, जैसे फीमेल की एज ज़्यादा है, हस्बैंड में ओबेसिटी है या और भी स्ट्रेस है, उनके दोनों अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो जो हम 7 से 10% की बात करें, प्रैक्टिकली अगर वो गिने तो एक साइकिल में 4 to 5% चांस ही होता है। इसलिए उनको 10 से 12 महीने, इनफैक्ट 15 से 18 महीने अगर वो ट्राई करें, तब जाके प्रेगनेंसी रहने का चांस बढ़ता है। हालांकि स्ट्रेस के कारण क्या होता है, जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में ओवरऑल वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है। वाजो मतलब वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना। तो बॉडी की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, और जब बॉडी की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं तो खाली जो इसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, हार्ट और किडनी, वहीं पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती है, और नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, ओवरीज, वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम जाती है। इसीलिए स्ट्रेस के कारण प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत टाइम हमने ये देखा है कि जब भी लोग ट्रीटमेंट से ब्रेक लेते हैं या फिर हताश होके, फ्रस्ट्रेट होके ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, फाइल फाड़ देते हैं, जला देते हैं, उनको अगले महीने या अगले 3-4 महीने के अंदर प्रेगनेंसी रुक जाती है। या फिर कभी कभी बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि अपना कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, वो अडॉप्शन के बाद उनको 2-4 महीने के बाद प्रेगनेंसी रुक जाती है। ये सब हमको इनडायरेक्टली यही बताता है कि जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो टाइम पे उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। जब उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया या फिर उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, तो स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली डाउन हो गए, तो फिर उनको प्रेगनेंसी रुक गई। हमको हमारे बॉडी में ऐसा कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमारा ब्रेन स्ट्रेस को ना ले। कहना बहुत आसान है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, मोबाइल का कम से कम उपयोग, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हमको करनी पड़ेंगी। अच्छा ये बताओ, अल्कोहल, दारू पीना प्रेगनेंसी रहने के लिए मददगार है, मुश्किल है, या फिर इनफर्टिलिटी बढ़ती है उससे? तो ये आप फीमेल्स की बात कर रहे हैं कि मेल्स की बात कर रहे किसी हैं? में भी। फॉरेन कंट्रीज में तो फीमेल्स भी पीते हैं, इंडिया में थोड़े कम पीते हैं। इंडिया में थोड़ा कम देखने में आ रहा है, बट मेट्रो सिटीज़ और बड़े शहरों में तो ये बहुत आम चीज़ है। नॉट ओनली अल्कोहल, स्मोकिंग। अल्कोहल में ऐसा है कि है ना, एक ऐसा बोलते हैं कि लिटिल अल्कोहल 1 or 2 कप्स जो होते हैं वो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। बट अगर उसको एक्सेसिव क्वांटिटी में लिया जाए तो वो सब हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। स्मोकिंग के बारे में क्या बोलोगे? स्मोकिंग में अगर कोई भी एक पार्टनर अगर स्मोक कर रहा है तो दूसरा पार्टनर भी पैसिव स्मोकर की तरह हो जाता है, क्योंकि वो स्मोक को इनहेल कर रहा है। भले ही अगर फीमेल स्मोक नहीं कर रही है, लेकिन वो हस्बैंड का जो स्मोक है उसको इनहेल कर रही है, तो वो उसमें उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। और हस्बैंड अगर मेल स्मोक कर रहे हैं तो वो उनके स्पर्म्स को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। स्मोकिंग के कारण अर्ली ओवेरियन फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग के कारण मेल्स के काउंट्स में प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। बाकी के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं और बच्चे में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग बंद अगर सपोज कोई कपल कर चालू है हस्बैंड का और उसने बंद कर दिया, तो उसके कितने महीने, कितने सालों के बाद उसका इफेक्ट नॉर्मल हो सकता है? क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे ऐसा कुछ स्टडीज नहीं है, हालांकि 9-10 महीने के बाद उसके रिपोर्ट्स हल्के हल्के नॉर्मल होने चालू होते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, जब हम कपल्स आते हैं कि हमको प्रेगनेंसी रखनी है, तो हमारे लिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ज़रूरी ये पॉइंट पूछते हैं कि आपकी ये सब लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं क्या, और अगर वो है तो वो ऐसा होता है नहीं मेरी थोड़ी है, मैं एक पी लेता हूँ, नहीं मैं कभी पी लेता हूँ, वो एक और कभी नहीं चलेगा। अगर प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो दोनों को हेल्दी होना है, हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, और इसके लिए वो बंद कर देना ही सबसे बेस्ट है। मैं वही अगला पॉइंट पे आ रहा था, टोबैको इन एनी फॉर्म, पड़ी की, मसाला, पान, तंबाकू, ये सब भी बंद करना पड़ेगा। हम जब पेशेंट्स को पहली बार बोलते हैं कि आप बंद कर दो और अगली बार पूछे कि आपने बंद किया, तो बोलते सर हमने कम कर दिया, पहले 10 खाता था अभी 2 कर दिया। जैसा सपना ने बोला, इधर ऑल और नन, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जहर थोड़ा भी खाओ तो शरीर में जहर का ही काम करेगा। बिल्कुल। प्रेगनेंसी अगर रखनी है तो स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इन एनी फॉर्म शुड बी स्टॉप्ड टोटली ऑल टुगेदर। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं बीच में, 2 बच्चों के बीच में, या फिर पहली प्रेगनेंसी ना रखे उसके लिए, और ये बहुत अवधारणा है बहुत बड़ी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से हमको प्रेगनेंसी नहीं रुकती, भविष्य में प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती, बांझपन के केसेस बढ़ जाएंगे। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? हाँ जी,
ये टोटली गलत है, साइंटिफिकली टोटली रॉन्ग है। एक्चुअली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम समझें तो जो हॉर्मोन्स की पिल्स हैं ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, थोड़ा बहुत सर्वाइकल म्यूकस में या एंडोमेट्रियम में चेंजेस क्रिएट करती है जिससे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और जिस साइकिल में आप है ना पिल्स बंद कर देंगे उसके नेक्स्ट साइकिल में आप अच्छे से कंसीव करने के पूरे चांस है। और इनफैक्ट आईवीएफ सेंटर्स में तो साइकिल की प्लान करने के पहले कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक साइकिल दी भी जाती है। तो ये जो अवधारणा है इसको दिमाग से निकाल दीजिए, दे आर टोटली सेफ। और जब आप बंद करेंगे उसके तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी रहने का पूरा चांस है। चाय कॉफी पीने से प्रेगनेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? चाय हुई, कॉफ़ी हुई, इनमें कैफीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और ये अगेन कैफीन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ इन टू मच एक्सेस। अच्छा, ओकेजनली सुबह 1 कप या शाम को 1 कप या थोड़ा कम क्वांटिटी में कंज्यूम करें, इट इज़ ओके। लेकिन अगर आप बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार कॉफ़ी पी रहे हैं तो ये आपकी भूख मिटाएगा, आपका पानी का इंटेक कम हो जाएगा। कैफीन के कारण अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स है, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि हम लोग ये इतना सारा स्ट्रेस और इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रेगनेंसी रुकने का प्रोसेस है वो आदमी और औरत के हार्मोन से जुड़ा हुआ है। ये हार्मनी ऑफ हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टडी में ऐसा बताया गया है कि जो हैबिचुएटेड कैफीन कॉफ़ी ड्रिंकर्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी का परसेंटेज कंपेयर टू नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स ज़्यादा होता है। इसलिए अगर ज़्यादा आप कॉफ़ी नॉर्मली नहीं प्रेफर करते हैं तो उसको अवॉइड करें, चाय की क्वांटिटी भी आप कम से कम रखें। अच्छा, अब बात आ गई डाइट पे। क्या ओबेसिटी का इनफर्टिलिटी से रिलेशन है? मेदस्वीतापंथी या फिर ज़्यादा मोटापा से इनफर्टिलिटी का कोई लेना देना है? ये तो है ही और साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। और आईवीएफ सेंटर्स भी हमेशा कपल्स को बोलते हैं कि अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको वेट लॉस करना है। अब सबसे पहले ओबेसिटी क्या होता है ये हमको समझना पड़े तो 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, हाइट और वेट का रेशियो हम करके निकालते हैं। और इंडिया में समवेयर 19 to 22 हम बोलते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 21-22 के आसपास अगर बॉडी मास इंडेक्स है तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल। ये हमारा नया कट ऑफ है, पहले इट वाज 25, अभी 22.9 है, 22 के आसपास है। सेकंड थिंग इज कि जैसे ही आप 22 या 23 को क्रॉस करते हैं, मैं यहाँ बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो ये ओवरवेट कैटेगरी में आ जाता है। 30 को क्रॉस करते हैं तो ग्रेड 1 ओबेसिटी आ जाता है, 34 को क्रॉस करते हैं तो ग्रेड 2 ओबेसिटी आ जाता है, और एक बार ये 40 क्रॉस हो जाता है तो मॉर्बिड ओबेसिटी में आ जाता है। तो दिस इज़ वन पैरामीटर जिससे हम ओबेसिटी लेवल्स को जज कर सकते हैं। वैसे भी हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन अगर ज़्यादा है तो हमको पता ही होता है वो। दूसरी चीज़ है वेस्ट सरकमफरेंस, क्योंकि हम ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं आजकल। इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि एशियंस में, महिलाओं में जो कमर का सरकमफरेंस है, नाभि के बाजू अगर हम देखें तो हमारा जो वेस्ट सरकमफरेंस है वो हमारा 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और आदमी में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ये वेस्ट सरकमफरेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर से हमारी हार्मनी ऑफ हार्मोन्स को बिगाड़ेगा, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा जो हमारे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। आपने बताया ओबेसिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी वाला कपल जब ट्राई कर रहा होता है प्रेगनेंसी के लिए तो क्या कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं कि ये खाने नहीं खाना, इनको अवॉइड करना, ये जी। सारी ऐसी चीज़ें हैं? जी, अभी क्या है ना, हमने जो इतना ओबेसिटी और वेट की बात करी, तब फीमेल आई वो 90 kg की, 100 kg की, उसको प्रेगनेंसी प्लान करना है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप 50 किलो करके आओ। वी जस्ट टॉक अबाउट 10% वेट लॉस। और ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि 10% वेट लॉस के साथ उनकी साइकिल्स रेगुलराइज हो जाती हैं, उनके हार्मोन लेवल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, ओवरऑल प्रेगनेंसी रहने का चांस बढ़ता है और क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ता है और लाइव बर्थ रेट भी बढ़ता है। ये थोड़े मैं साइंटिफिक वर्ड्स यहाँ यूज़ कर रही हूँ कि हाथ में जो बच्चा आ रहा है और प्रेगनेंसी के जो 8 से 9 महीने हैं उनके, वो भी बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस के निकलते हैं। इसलिए हम यहाँ 10%, अगर 100 किलो की महिला है तो अगर वो 10 किलो वजन कम कर लेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 months तो उनके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ वन। सेकंड, आपने जो डाइट की बात करी है तो डाइट में यहाँ पे 3 चीज़ें हैं कि हमारा रिफाइंड, प्रोसेस्ड और फ्रोज़न और डीप फ्राइड, ये चारों ही चीज़ें बॉडी के लिए हानिकारक है। और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बात करें वो हमारी कमर के रेशियो को बढ़ाता है, हमारा पेट बढ़ाता है। और शुगर और मैदा, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर हुआ, कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर बहुत ज़्यादा है, और ये जितना भी आर्टिफिशियल चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कई बार हम बोलते हैं चीनी मत खाइए तो वो स्वीटनर डालना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ।
ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बंद करिए, लेकिन वेट लॉस के प्रोसेस में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय एक बार सब कुछ बंद करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर वेट लॉस हो जाता है उसके बाद ग्रेजुअली आप एक मेंटेनेंस लेवल पे सब चीज़ें ले सकते हैं। हेल्दी फूड्स खाना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमको होल सीरियल्स में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, वो खा सकते हैं। वाइट ब्रेड, कोई भी वाइट ब्रेड, वाइट मैदा, वाइट फ्लावर, वाइट शुगर, बिस्किट, कुकीज, कुकीज, पेस्ट्रीज, मैगी, पिज्ज़ा, पास्ता, ये सारे समोसा ना, गोलगप्पे, ये यूजुअली हमको अवॉइड करने हैं। ऑकेजनल ईटिंग इज़ फाइन, बट वो ऑकेजनल भी ऑकेजनल ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होना चाहिए। फर्टिलिटी सुपर फूड्स जैसा कुछ होता है, बहुत सारे गूगल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे फर्टिलिटी सुपर फूड्स करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो मतलब बॉडी को अंदर से हमको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। डॉक्टर से ज़्यादा, डॉक्टर के साथ और विटामिन्स के साथ ये अपने आप में इक्वल उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना हेल्दी खा रहे हैं और कितना हेल्दी जी रहे हैं। तो जैसे आपने फर्टिलिटी सुपर फूड्स में बोला, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सब कुछ आ गया, सैलेड्स आ गए, बीट रूट जैसे है, लेमन है, नींबू पानी है, उसमें विटामिन सी बोलते हैं, सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। ऑरेंज हो गया, संतरा, मौसम्बी, कीवी, स्ट्रॉबेरी, सो दीज आर वेरी गुड फूड्स जिसमें हमको विटामिन सी मिल रहा है, जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति और ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। अगेन कर्ड हो गया, दही हो गया, तो दिस इज़ गुड। छाछ हो गई, तो दिस इसमें प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा है। कोई भी फॉर्म ऑफ फ्रेश वेजिटेबल जूस जो आप घर में बना सकते हैं, ये भी अच्छा है। फ्रूट्स आप होल खाइए क्योंकि उसमें फाइबर होता है। वेजिटेबल्स को आप जूस करके यूज़ कर सकते हैं बिना छाने, उनको फुल फाइबर के साथ खाइए, तो ये बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करेगा, आपको हेल्दी विटामिन्स और मिनरल्स देगा जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है। फर्टिलिटी सुपर फूड मतलब हेल्दी फूड का एक अनदर ऑप्शन है। बेचने के तरीके हैं अपने अपने चीज़ें, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज लोग जो खाते थे, कंद मूल, फ्रूट्स, प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। मैन मेड फूड्स कम खाना है, जैसे मैन मेड फूड में आ गया शुगर, मैन मेड फैट आ गया, जितनी भी चीज़ें आर्टिफिशियल स्वीट्स होती हैं तो वो कम खाएं। और अगर मीठा खाने की इच्छा हो तो गॉड मेड स्वीट खाएं। गॉड मेड स्वीट माने फ्रूट। फ्रूट में जो भी शुगर होती है वो हेल्दी होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फाइबर होता है, तो वो बॉडी में जल्दी से रिलीज नहीं होता है, आपको फुलनेस का ज़्यादा वो करता एक्चुअली क्या है ना, ये सब चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में कि सब कोई, और आजकल को ये सब लोगों ने कुकिंग भी बंद कर दिया, अपने हाथ से बनाना बंद कर दिया। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक दृढ़ संकल्प हमको रखना पड़ेगा कि हमको हेल्दी बनना है अंदर से। आप दोनों हेल्दी होंगे तो आपका बच्चा भी उतना ही स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा, और हमारी जो लाइफस्टाइल है वही आगे जाके जब बच्चे बड़े होंगे तो उनमें भी वही लाइफस्टाइल आएगी। तो पूरे घर के वातावरण को ही बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हमको अंदर से दृढ़ संकल्प के साथ ये करना पड़ेगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, हालांकि ओबेसिटी और वेट लॉस के ऊपर हम लोग अगली सीरीज करेंगे, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, पाइनएप्पल और पपाया बहुत ज़्यादा इसमें वो है, जिन लोगों को बच्चा नहीं रोक रहा है, पाइनएप्पल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पपाया खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या राय है उसकी? देखिए, पाइनएप्पल और पपाया हमने हमारी प्रेगनेंसी वीडियोस में बताया हुआ है कि उसमें कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में शायद अबॉर्शन कर सकते हैं अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में लिए जाए तो ही, लेकिन अभी तो प्रेगनेंसी है ही नहीं। पाइनएप्पल और पपाया में इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए, सी, जितने भी विटामिन हम देखें वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्रेगनेंसी रुकती है तब हम उनको मना कर देते हैं, अवॉइड करने का बोलते हैं, क्योंकि एक वहम है जो हमारे समाज में फैला हुआ है और हमारी मान्यताओं में है। लेकिन अभी राइट नाउ जब तक प्रेगनेंसी नहीं है तब तक तो दे आर रियली गुड एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स। मॉडरेशन में कुछ भी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स होते हैं, इसलिए खाने अच्छा, में मैं कोई एक दो नुकसान पॉइंट नहीं। और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग इतना जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन पानी का इंटेक, हाइड्रेशन, दिन में 10 से 12 ग्लास, एक ग्लास 200 या 250 ml, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हमको क्या होता है कि प्यास लग रही होती है और हम कुछ चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, उसकी जगह हमको पानी का इंटेक हमारा बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमको खुद भी पीना चाहिए और सबको पिलाना चाहिए, ताकि सब घर में सबको आदत आनी चाहिए कि हमको पानी पीना है, और हाइड्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में कुछ हमको इम्प्रूव करना है तो उसके भी सजेशंस हमको दें। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी और पीसीओएस के जनरल टॉपिक्स के बारे में, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। कृपया करके उसको जरूर दें।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। इनफर्टिलिटी सीरीज़ में मेल फैक्टर, पुरुष फैक्टर का इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। कितने नॉर्मल काउंट्स होते हैं, सीमेन टेस्ट में क्या रिपोर्ट्स आती है, उसका एनालिसिस कैसा करना है, ज़ीरो काउंट हो तो क्या करना है, IUI की कब ज़रूरत पड़ती है, IVF की कब ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ उसका ट्रीटमेंट क्या है, रिपोर्ट कितनी बार करवानी चाहिए, ज़ीरो काउंट में सही में टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की ज़रूरत पड़ती है, ज़ीरो काउंट में क्या पुरुष के खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी रोक सकती है, मोबाइल्स का कितना नुकसान होता है स्पर्म काउंट्स पे, ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सपना, मेल इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस हमारे ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस में कितना है? कितने लोग मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं? जी, 30 to 40% हम ये देखते हैं कि मेल में भी तकलीफ़ होती है। तो ओवरऑल 30 to 40% इसका इंसिडेंस है, और मेल में भी कई बार ये अनडायग्नोज रहता है। क्या स्त्रियों की तरह पुरुषों में भी उम्र का कुछ नुकसान होता है? जी, एज फैक्टर जो हम बात करेंगे तो इसमें स्त्रियों के लिए एज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है, लेकिन पुरुषों में एज इतना फैक्टर नहीं होता है, लेकिन एज के साथ उनका भी फर्टिलिटी डिक्लाइन होता है। बट मोस्टली ये 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी साथ में आ जाते हैं। ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, और ओवरऑल स्पर्म की जो क्वालिटी है, नंबर है, मोटिलिटी है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। हालांकि लेडीज़ की तरह मेल्स में बहुत ज़्यादा एज का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, फिर भी 40 से 50 के बीच में स्पर्म काउंट्स नॉर्मल होते हैं। उसके बाद स्पर्म काउंट्स और वॉल्यूम और मोटिलिटी धीरे धीरे कम होना चालू होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं और मेल्स की एज 50 के ऊपर है तो थोड़ा सा काउंट्स में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मेल इनफर्टिलिटी के कोई सिम्टम्स होते हैं? अगर हमारी OPD में कोई पेशेंट उसके हस्बैंड के साथ आता है तो हम लोग सिम्टम्स से पता चल सकता है कि इसको इनफर्टिलिटी है? ज़रूरी नहीं है कि सब में सिम्टम्स हो, इसलिए हमारे लिए हम लोग जब कपल हमारे पास आता है और लंबे समय से उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, और शायद स्त्रियों की अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हम आदमी में भी हम पूरा हिस्ट्री टेकिंग और चेकअप हमारे साथ में हमारे माइंड में रहता है, और वो हम पहले से ही शुरू से हम उस पर भी फोकस करते हैं। अब कई सारी चीज़ें हैं कि जैसे उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ख़ासतौर से इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स, इजैकुलेशन होने में तकलीफ़ हो रही है, इरेक्शन होने में तकलीफ़ हो रही है। ओवरऑल ये जो मेन 2 फैक्टर्स है, इसमें क्या है, स्पर्म बन रहा है, सीमेन बन रहा है, लेकिन वो प्रॉपर इजैकुलेट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, मतलब वो पीछे के साइड जा रहा है। तो इस तरह के कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ हमको पूछना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, और उसके बाद ही ये चीज़ सामने आती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो चलो मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन काफ़ी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो नहीं पता चलती हैं। अपेरेंटली एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली मेल नॉर्मल रहता है। कुछ लोगों को दाढ़ी के और फेस के बाल कम होते हैं, उनकी वॉइस में थोड़ा सा फेमिनिन वॉइस होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, पतले होते हैं, या फिर रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार सर्दी खांसी होना, उन लोगों को भी मेल इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, ये हर बार ये नहीं बताता है कि इसके सिम्टम्स ही हैं। जी। अच्छा, कुछ हम लोग आज मिथ्स और फैक्ट्स से चालू करेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं। ये वीडियो का स्टार्टिंग हम लोग मिथ्स और फैक्ट्स से करेंगे। क्या बार बार इजैकुलेशन होने से मेल के काउंट्स कम हो जाते हैं? जी नहीं, ये साइंटिफिकली बिल्कुल ही फॉल्स है। क्या किसी मेल की सीमेन टेस्ट की अगर रिपोर्ट ख़राब हो तो उस मेल से होने वाले बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी रहने में वैसे भी स्पर्म्स का नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि उसमें से सबसे जो अच्छा स्पर्म होगा उसी से प्रेगनेंसी रुकेगी। इसलिए नॉर्मल और IUI प्रेगनेंसी में यूजुअली प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। क्या एक सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट में सारे स्पर्म्स अच्छे होते हैं? नहीं, सारे स्पर्म्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये तो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। उसमें डेड स्पर्म्स भी होते हैं, डेब्रीज भी होती है, कचरा भी होता है, कई बार पस सेल्स भी देखने में आते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कौन कर सकता है? क्या हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, और कई बार अगर कुछ स्पेशल केसेस में एंड्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है।
हालांकि पहले चूंकि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोगों को लाइफस्टाइल, डाइट और मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर वेरिकोसील हो, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो फिर हम लोग एंड्रोलॉजिस्ट का ओपिनियन मांगते हैं। मेल इनफर्टिलिटी का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको रिजल्ट्स कब पता चलते हैं? कितने टाइम के बाद हम लोगों को दोबारा मिनिमम रिपोर्ट 3 to 4 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्पर्म की साइकिल है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम जो बात करते हैं, जिस प्रोसेस से स्पर्म या शुक्राणु बन रहा है, उसकी नॉर्मली 74 से 90 डेज़ के आसपास की साइकिल होती है। तो अगर एक रिपोर्ट अगर हम कराते हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी आ गया कि अगर किसी मेल की रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है या सीमेन रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो रिपोर्ट हमको कितने दिन के बाद रिपीट करना चाहिए? तो मिनिमम 74 डेज़ के बाद हम उसको रिपीट कर सकते हैं। जल्दी भी कर सकते हैं, थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, केस टू केस डिपेंड करेगा। क्या कोई ऐसी दवाइयाँ, मेडिसिन या सप्लीमेंट्स हैं जो मेल इनफर्टिलिटी वाले जिनके काउंट्स कम हैं वो ले सकते हैं और उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ले सकते हैं। डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट और एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पुरुष ने नसबंदी का ऑपरेशन कराया है, वाजेक्टोमी का ऑपरेशन कराया है, तो वो और उसको दोबारा बच्चे चाहिए, तो क्या वो ऑपरेशन खुल सकता है? ऑपरेशन खुल सकता है, लेकिन कोई भी सर्जरी के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। एक बार ऑपरेशन कराने के बाद वो कितना सक्सेसफुल है और उसके बाद प्रेगनेंसी रुकेगी कि नहीं, इसके बारे में हमेशा रिजल्ट्स वेरिएबल है। कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन के दवाइयाँ, इंजेक्शंस लेते हैं, उनको ऐसा मानना है कि उससे लेने से सीमेन काउंट, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। क्या वो लेना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। जो रूट कॉज है उसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है और उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और साथ में ये लाइफस्टाइल, जो आज के वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो वही है, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल, इनको चेंज करना, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। वेरिकोसील करके एक चीज़ होती है जिससे पुरुष के काउंट्स कम होते हैं, वो क्या होता है और उसमें क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी रोक सकती है या IVF की ही ज़रूरत पड़ती है? जी, वेरिकोसेल क्या होता है ना, जो टेस्टिकल्स होते हैं जहाँ से स्पर्म फॉर्म होते हैं, वहाँ पे वेन्स होती हैं कई सारी। इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में वेन्स का गुच्छा। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, वहाँ का जो स्पर्म का हीट का एक्सपोजर है वो भी बढ़ने लगता है। तो इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो माइल्ड जो ग्रेड 1 है उसमें तो आराम से नेचुरल प्रेगनेंसी रुकने का चांस है, लेकिन जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, कई बार है ना 2 में भी प्रेगनेंसी रुक जाती है, लेकिन 3 में कई बार अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हमको उसका सर्जिकल करेक्शन करना पड़ता है। जैसे सपना ने बोला, मोस्टली सारे केसेस में नॉर्मल प्रेगनेंसी रोक सकती है अगर बहुत सीवियर हो और फीमेल की एज बढ़ रही हो, फीमेल में दूसरा कोई हाई रिस्क फैक्टर हो, तो हम लोग एंड्रोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेते हैं और वेरिकोसिलेक्टोमी का एडवाइस करते हैं। क्योंकि वेरिकोसिलेक्टोमी करने के बाद स्पर्म काउंट तो नॉर्मल हो जाते हैं, पर खाली अकेला वही फैक्टर के कारण प्रेगनेंसी नहीं रोक रही है ऐसा नहीं होता है। इसलिए वेरिकोसिलेक्टोमी के कॉस्ट और एक्सपेंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स में, अगर फीमेल की एज 30 क्रॉस कर रही है, तो IVF करने का एडवाइस करते हैं, या फिर 2 या 3 साइकिल IUI के बाद हम लोग IVF करने का एडवाइस करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय। अगले भाग में हम लोग, जैसे सपना ने डाइट और लाइफस्टाइल की बात की है, वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्या खाने से, क्या अवॉइड करने से स्पर्म काउंट्स पे फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा पड़ता है, नुकसान पड़ता है, उस बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज़ के अगले टॉपिक में मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लाइफस्टाइल और डाइट मैनेजमेंट के बारे में बात किया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। जी, सबसे पहली और बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है मेल इनफर्टिलिटी की? सीमेन टेस्ट। तो मेल का जो पानी होता है, वीर्य का टेस्ट हम उसको बोलते हैं यहाँ पे। तो सीमेन टेस्ट हम करते हैं
और उसको करने का एक पूरा प्रोसीजर हम समझाते हैं और उसमें हम स्टडी करते हैं कई सारे पैरामीटर्स की स्पर्म सीमेन वॉल्यूम कितना है, स्पर्म काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, कोई पस सेल्स है और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमको पता पड़ता है कि मेल फैक्टर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। मतलब सबसे पहले हमको मेल फैक्टर अगर जांचना हो तो हम लोग एक सीमेन टेस्ट करवाते हैं। सीमेन टेस्ट के लिए हम लोग मिनिमम 3 days ऑफ एब्सटिनेंस बोलते हैं, या तो पिछले 3 से 5 दिन के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ ना चाहिए या फिर कोई भी इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए। 3 to 5 days, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 5 दिन से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर 3 दिन से कम होगा तो स्पर्म काउंट्स कम आएंगे और 5 दिन से ज़्यादा होगा तो मोटिलिटी कम आएगी जो फॉल्स होगी। इसलिए मिनिमम 3 to 5 days ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा सवाल कि सीमेन कलेक्शन कहाँ करना चाहिए, घर पे, हॉस्पिटल पे या लैब पे। जहाँ भी कंफर्टेबल हो वहाँ कर सकते हैं। आइडियल सिनेरियो में घर पे नहीं करना चाहिए, या तो हॉस्पिटल पे करना चाहिए या लेबोरेटरी पे करना चाहिए, क्योंकि घर से हॉस्पिटल या लेबोरेटरी का जो ट्रांसपोर्ट टाइम होता है वो 30 मिनट्स के अंदर वहाँ पहुँच जाना चाहिए और मोस्टली बहुत सारे केसेस में नहीं पहुँचता है। और गर्मी के कारण अगर सीमेन कलेक्शन और लेबोरेटरी पहुँचने के टाइम में ज़्यादा टाइम हुआ तो वो स्पर्म्स मर जाते हैं और एबनॉर्मल फॉल्स रिपोर्ट हमको आती है। अगर सैंपल घर पे कलेक्ट किया है तो प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है और उस रिपोर्ट में वो भी लिखा होना ज़रूरी है फॉर्म पे कि सैंपल घर पे कलेक्ट किया है। तीसरा चीज़, कैसे कलेक्ट करते हैं। यूजुअली मस्टरबेशन करके कलेक्ट करते हैं, उसका एक प्रॉपर हाइजीनिक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हाथ धो के जेनिटल पार्ट्स को बराबर क्लीन करते हैं साबुन से और उसके बाद मस्टरबेशन करके वाइड माउथ बोतल में कलेक्ट करते हैं, स्टेराइल बोतल में कलेक्ट करते हैं। और सीमेन का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है स्पर्म्स का वो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सीमेन में होता है। इसलिए हम लोग हमेशा अपने पेशेंट को समझाते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% स्पर्म्स फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सीमेन में होते हैं। हालांकि उसके बाद भी 4 to 5 ml जैसा सीमेन बाद में आता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कलेक्ट करना, क्योंकि उससे हमको प्रोस्टेट के कलेक्शंस और सेमिनल वेजिकल के कलेक्शन, फ्रक्टोज और बाकी सब पता चलता है। सीमेन का वॉल्यूम पता चलता है, इससे हमको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। अच्छा, सबका एक सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट जो हमारे पास लेबोरेटरी से आती है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, काउंट्स, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, फ्रक्टोज, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। नॉर्मल काउंट क्या होता है? जी, नॉर्मल काउंट क्या होता है कि WHO के जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं उनके हिसाब से एनीथिंग मोर देन 15 मिलियन तो वो एक नॉर्मल होता है। लेकिन ये बहुत वेरिएबल है। अगर उससे कम आ रही है रिपोर्ट्स, लाइक समवेयर 5 to 10 आ रही है, तो हम वो बॉर्डर लाइन ओलिगोस्पर्मिया करके बोलते हैं। और एनीथिंग लेस देन 5 या लेस देन 1 तो बहुत ही वो सीवियर ओलिगोस्पर्मिया हम बोलते हैं। दूसरी चीज़ है, काउंट के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोटिलिटी, क्योंकि मोटिलिटी में अगेन ग्रेडिंग्स होती है, प्रोग्रेसिव, तो एटलीस्ट मिनिमम 40% मोटिलिटी, 40 to 50% मोटिलिटी नॉर्मल कहलाती है। इसके अलावा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का आकार। तो स्पर्म के अगर शेप को समझे तो उसमें हेड होता है, नेक होता है और टेल होती है। तो स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो 3 to 4% होनी चाहिए और जो वॉल्यूम है एटलीस्ट मिनिमम 1 to 1.5 ml वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि हर पैरामीटर में अगर कुछ प्रॉब्लम है नॉर्मल से तो हम बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोज कर पाते हैं। साथ में पस सेल्स हैं, फ्रक्टोज पॉजिटिव है कि नहीं, पीएच कैसा है, अगेन स्पर्म मोटिलिटी इंडेक्स भी आजकल देखने में आते हैं, कई सारे मशीन से रिपोर्ट्स आते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि एक रिपोर्ट खराब आने का मतलब ये नहीं है कि स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है। हो सकता है एबनॉर्मल मेथड ऑफ कलेक्शन हो, स्पर्म कलेक्शन करते टाइम पे स्पिल हो गया हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए एक रिपीट रिपोर्ट कराना ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखा है हर महीने रिपोर्ट कराते हैं, वो भी कराने का मतलब नहीं है। राइट। एक रिपोर्ट अगर खराब आती है तो मेडिसिन लेने के बाद आप 3 महीने के बाद रिपोर्ट करवाएं। बार बार रिपोर्ट कराने का मतलब स्पर्म की जो साइकिल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस वो हमारी लगभग 74 डेज की हम बोलते हैं, 74 to 90 डेज की। इसलिए रिपोर्ट को अगर रिपीट कराना है तो एटलीस्ट थोड़ा गैप के बाद हमको कराना चाहिए। जैसा सपना ने बोला कि नॉर्मल स्पर्म काउंट्स 15 to 20 मिलियन होते हैं। आज से लगभग 40, 50, 60, 70 साल पहले काउंट्स लगभग 100 मिलियन, 200 मिलियन के आसपास होते थे। लेकिन एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड एक्सपोजर के कारण ओवरऑल एवरी मेल इज एक्सपोज टू फाइटोएस्ट्रोजेंस जो पेस्टिसाइड्स में होते हैं, जो सोयाबीन्स में होते हैं, उसके कारण ओवरऑल सबका जनरल काउंट्स कम हुआ है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 20 मिलियन काउंट्स पर प्रेगनेंसी नहीं रह सकती या 10 मिलियन पे नहीं रह सकती। बहुत सारे पेशेंट्स में नॉर्मल प्रेगनेंसी रुक भी सकती है। हम लोग
एक ओव्यूलेशन जब होता है एक एग के लिए 50,000 स्पर्म्स चाहिए, और जितना भी स्पर्म काउंट सीमेन टेस्ट में होता है उसका अराउंड 5 to 10% ही यूट्रस तक पहुंचता है, बाकी सब सर्विक्स के पहले ही रुक जाते हैं। इसलिए स्पर्म काउंट जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेटर है। अभी किसी को स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम आया, उसकी सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, जी, आगे हम लोग क्या रिपोर्ट्स करवाते हैं दूसरे, और कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? डिपेंडिंग ऑन द काउंट वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर ओलिगोस्पर्मिया है, थोड़ा सा काउंट्स कम है, मोटिलिटी कम है, तो हम उसे बाकी सारी हिस्ट्री जो हमने अभी इतना सारा डिस्कस करा वो भी पूछते हैं, क्योंकि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का 74 डेज है, पिछले 74 डेज में उनका स्ट्रेस लेवल्स क्या है, उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनका एक्सपोजर कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो ये हम साथ में लेके चलते हैं, प्लस कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हम ऐड ऑन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है थायराइड हार्मोन TSH, अगेन प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ज़रूरत है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हम करा सकते हैं, और डायबिटीज़ को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि कई बार मेल्स बोलते हैं कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, उनका वजन ज़्यादा है, पेट पे चर्बी ज़्यादा है, तो भी शुगर लेवल्स भी टेस्ट कराने चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन हम लोग नॉर्मली तब ज़्यादा कराते हैं जब मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या फिर डिक्रीज इन सेक्सुअल डिज़ायर हो, तब ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन गोनेड्स का फंक्शन कम करता है, हार्मोन्स कम करता है। इसके अलावा जिस पेशेंट्स में एजोस्पर्मिया हो, जीरो स्पर्म काउंट हो, उसमें हम लोग टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन रेशियो करवा के देखते हैं, और FSH LH भी करवाते हैं। FSH जो हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हमको बताता है कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, और LH हार्मोन जो है वो बताता है कि स्पर्म्स टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कैसा है। ये दोनों हार्मोन एक स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्टिंग के लिए और एक उसका मेंटेनेंस के लिए काम करता है। उसके अलावा अगर हमको वेरिकोसिल क्लिनिकली सस्पेक्ट हो रहा है, पेशेंट हमको बोलता है कि टेस्टिस गरम रहती है, तो हम लोग स्क्रोटल डॉपलर करवा सकते हैं। और एडवांस इन्वेस्टिगेशंस में कभी कभी हम लोग जीरो स्पर्म काउंट्स में कैरियोटाइप भी करवाते हैं, ताकि हमको पता चले कि उसका जेनेटिक एनालिसिस क्या है। तो ये थी हमारी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशंस। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जीरो स्पर्म काउंट एजोस्पर्मिया। कृपया वीडियो जरूर देखें। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल बड़ोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनफर्टिलिटी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे, सुपरफिशियल बात करेंगे, डिटेल वीडियो में हम लोग बाद में बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी और PCOS के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। अच्छा ये बताओ, यूजुअली मेल्स आते नहीं हैं ट्रीटमेंट में, खाली फीमेल्स आती हैं, या तो अपनी मदर इन लॉ के साथ आती हैं, या मदर के साथ, या सिस्टर के साथ, या फ्रेंड्स के साथ। जी, बहुत टाइम ऐसा देखा गया कि मेल्स अपनी रिपोर्ट भी नहीं कराते। हाँ जी, क्या बोलेंगे उसके बारे में? जी, ये तो है ही, ये तो काम आम है। लेकिन जब मदर इन लॉ या मदर्स आती है तो हम उनको समझाते हैं कि महिला का तो हम ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, उनके लिए हम विटामिन और चेकअप्स तो कर ही रहे हैं, पर उनको भी आप साथ में लेके आइए, क्योंकि हमको उनको गाइड करना रहता है कि किस तरह से है ना इंटरकोर्स करना है, कौन से दिनों में करना है। क्योंकि क्या है, जब बच्चा, अगर एक बच्चा है और प्रोफेशनल लाइफ है, तो वो वर्क प्रेशर का भी, वर्क का भी स्ट्रेस रहता है। कई बार क्या होता है कि जिन दिनों में ट्राई करना होता है वो लोग ट्राई ही नहीं कर रहे होते प्रॉपरली, तो फिर प्रेगनेंसी उस कारण से भी नहीं रहती है कई बार, तो उनको भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बार ऐसा हमने देखा है कि अगर हम लोग खाली फीमेल का ट्रीटमेंट करते हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, और तब जाके हम लोग मेल का रिपोर्ट्स करवाते हैं, तो उसमें रिपोर्ट्स पे प्रॉब्लम आता है, या तो कम काउंट्स आता है या फिर ज़ीरो काउंट आता है, तब हमारे पास उतना टाइम हमारा वेस्ट हो गया होता है एक्चुअली। इसलिए सबसे पहला रिपोर्ट फीमेल के साथ हम लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि मेल्स का सीमेन एनालिसिस भी करा लेना चाहिए। हालांकि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिसमें आगे ऑलरेडी फीमेल्स को बच्चा रुक चुका है और मेल्स को उस प्रेगनेंसी और अब तक के बीच में कोई सर्जरी नहीं हुई है, कोई उनको एक्सीडेंट नहीं हुआ है, या फिर कोई बीमारी नहीं हुई है, या फिर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो फिर यूजुअली हम लोग शुरू के 3-4 महीने मेल्स की रिपोर्ट
नहीं करवाते सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें मेल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि है ना हम लोग जो विटामिन चालू कर रहे हैं, फॉलिक एसिड हुआ, विटामिन B12 हुआ, और एक विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा कॉमन विटामिन डेफिशिएंसीज देखने में आ रही है। अगर वो आदमी भी ले, अगर वो मेल पार्टनर्स भी अगर वो विटामिन ले, तो खास तौर से ऐसे कपल्स जिनको बार बार प्रेगनेंसी अगर मिस हो रही है, रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, या फिर किसी कपल्स में अगर आगे के बच्चों में अगर जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए तो स्पेशली दोनों पार्टनर्स को हम ये विटामिन देने का बोलते हैं। हालांकि मेल्स को मिलने के बाद हम लोग उनको, अगर उनके ऐसे कोई स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको कंजम्पशन है, तो उसके बारे में भी हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग फीमेल पार्टनर को बताते हैं कि आप अपने हस्बैंड को ऐसा बोलें कि ये सब बंद करने का बोला है, तो वो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। एज ए डॉक्टर जब हम लोग 1-on-1 कंसल्टेशन उनको बात करेंगे, उनको सीरियसनेस समझाएंगे, तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आता है कि हम लोगों को ये बंद करना है। अच्छा, बहुत सारे मेल्स का ऐसा मानना है कि मेरी हेल्थ नॉर्मल है, मेरे को कोई रोग नहीं है, तो मेरी रिपोर्ट कराने की क्या ज़रूरत है, मेरे में तो सब नॉर्मल ही होगा, जो प्रॉब्लम है मेरी वाइफ में होगी। जी, इस बारे में क्या बोलेंगे? हाँ जी, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है जो देखने में मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, हम फीमेल्स की ट्रीटमेंट चालू करते हैं, अगर 3 to 4 साइकिल्स के अंदर अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेशेंट भी हमारे पास रिजल्ट के लिए आ रहा है, तब हम उनको समझाते हैं कि उनको लाइए और एक रिपोर्ट उनका भी कराते हैं, ताकि हमको पता पड़े। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी ट्रीट करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हम एक प्रॉपर काउंसलिंग इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको भी सामने आना चाहिए और ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये महिलाओं की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे मैंने आगे वाली वीडियो में बात किया था, मेल्स में डिक्रीज काउंट्स का तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत बार संबंध बनाने में भी तकलीफ होती है। प्राइमरी इंपॉर्टेंस, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, या फिर डिलेड इरेक्शन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वो भी हम लोग पेशेंट्स को बात करके ही पता कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। कभी कभी उनको इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स होती है, एमिशन प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन हम लोग वीडियो पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, लेकिन मेल से मिलने के बाद ही बात कर सकते हैं। कभी कभी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन बाहर आने के बदले यूरिनरी ब्लैडर में वापस जाता है, उस केसेस में भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। वो सब हमको उनसे बात करके, उनका हिस्ट्री टेकिंग करके, उनकी क्या समझ है उसके बारे में करना पड़ता है। अच्छा, मेल्स को कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग अश्वगंधा, मोलेठी, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स लेके आते हैं हमारे पास। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, या फिर अगर उनकी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है तो उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? हम लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट लें, और मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स लें, तो दैट इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा हर्बल सप्लीमेंट्स के हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, और चूंकि बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट्स में अवेलेबल हैं, ये सप्लीमेंट लो, वो सप्लीमेंट लो। हालांकि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गुड क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट, एक रेप्यूटेड कंपनी का एंटीऑक्सीडेंट अगर आप लें, और गुड क्वालिटी मल्टीविटामिन जिसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन डी हो, तो वो ज़्यादा फायदा तो जैसे आपने बताया कि हमारा जो फर्टिलिटी डाइट, मतलब अगर वो हेल्दी डाइट हर दिन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं और हेल्दी खा रहे हैं, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं हल हो जाती है। और लाइफस्टाइल जैसे स्ट्रेस कम लेना, एक्सरसाइज करना, मोबाइल का रात को उपयोग नहीं करना। अब ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं मोबाइल का रात को उपयोग नहीं करना? हर एक आदमी की एक सर्केडियन रिदम होती है। सर्केडियन रिदम, जैसे हम लोग सुबह 6-7 बजे उठते हैं, सूर्य के साथ हमारे बॉडी में हार्मोन सब पीक पे होते हैं, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है शाम को 4-5 बजे के आसपास, हमारे सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। उस सर्केडियन रिदम के हिसाब से हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। ये मोबाइल के अंदर जो ब्लू लाइट्स होती हैं, एलईडी लाइट्स, ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को एक फॉल्स सेंस देते हैं कि अभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ है, तो वो बॉडी में हार्मोन्स वो टाइम पे भी एलिवेटेड रहते हैं, और उससे बॉडी का, जैसे सपना बोलती है, हार्मोनी ऑफ हार्मोन्स, वो बिगड़ जाता है, और वो अल्टीमेटली ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये बात हुई हमारी मेल इनफर्टिलिटी के डिटेल वीडियो हम लोग एक बाद में बनाएंगे। अभी एक सुपरफिशियल पीसीओएस के बारे में बात करते हैं। ये बताओ पीसीओएस में इनफर्टिलिटी क्यों होती है? हमने एक डिटेल वीडियो तो बना रखी है, सुपरफिशियल आप मेरे को बताओ।
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है जिसमें है ना ओव्यूलेशन का मेन इशू होता है। बेसिकली साइकिल्स आर एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, उनका अंडा प्रॉपर नहीं बनता है और ओव्यूलेट नहीं होता है, तो ये मेजर एक प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ हम क्लिनिकली महिला को बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि किसी को ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, पिंपल्स दिखते हैं, कई लोगों को दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं, बॉडी में वजन बहुत ज़्यादा है, पीरियड्स इरेगुलर है टोटली, और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो इस तरह से सब मिला के हम डायग्नोस करते हैं, प्लस हमारी सोनोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट या होमा इंडेक्स टेस्ट हम करते हैं, जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि उनको पीसीओएस है कि नहीं। क्या इस पीसीओडी में कोई मैजिक पिल या मैजिक डाइट या मैजिक सप्लीमेंट होता है? जी, मैजिक डाइट में तो वही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर उनमें ओबेसिटी है तो 10% वेट लॉस की हम बात करते हैं। जो भी है आप 10% वेट लॉस करिए ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 months ग्रेजुअली। डाइटिंग के साथ नहीं करना है, हेल्दी खा के करना है, एक्सरसाइज के साथ करना है, कैलोरी इन कैलोरी आउट का डेफिसिट क्रिएट करके करना है, ताकि जब आप बच्चा रखने के प्रोसेस में रहेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन साथ में हम लोग मेटफॉर्मिन और मायोइनोसिटोल करके कुछ ड्रग्स हैं जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं। हम इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करवाते हैं और उनकी वैल्यू पे हम डिसाइड करते हैं कि उनको कितना डोज वो लेने की ज़रूरत है। तो वेट रिडक्शन और इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जैसे मेटफॉर्मिन और मायोइनोसिटोल, दीज आर 2 कंपोनेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, वो हम प्रेस्क्राइब करते हैं। और साथ में विटामिन डी, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। 2 आखिरी क्वेश्चन इस सेशन के। पीसीओडी रिवर्सिबल है क्या? वो नॉर्मल हो सकता है कभी? पीसीओडी रिवर्सिबल नहीं है। अगर आपकी बॉडी में टेंडेंसी है इस चीज़ की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लिए वेट मैनेजमेंट एंड आप क्या खा रहे हो। क्योंकि हम लोग ये बार बार हेल्दी डाइट करते हैं, लेकिन फिर कई बार हमारी इच्छा हो जाती है वो हम जंक फूड खाने लग जाते हैं। एक्चुअली जंक फूड खाने से ही क्या होता है, मैदा हुए और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फिर से उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, और जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है उनके जो पीरियड्स वाले हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए थ्रू आउट लाइफ उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी, वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिससे उनके पीरियड्स रेगुलर बने रहे, ओवरऑल वो हेल्दी रहे और भविष्य में जो पीसीओएस के कॉम्प्लिकेशंस है वो भी उससे बच सकते हैं। पीसीओडी में जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हालांकि मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर होता है जिसमें लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और अगर हम उसको कंट्रोल में रखें तो पीसीओडी का नॉर्मल मेंटेन रह सकता है, हालांकि रिवर्स कभी नहीं होता है। आखिरी क्वेश्चन, पीसीओडी से डायबिटीज कितने % लोगों को होता है, क्यों होता है, कब होता है? जिनको बॉडी में पीसीओडी है क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। डायबिटीज़ का भी एक मेजर मैकेनिज्म जो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं उनमें, उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी, और यहीं पे हम वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कर रहे हैं कि वेस्ट सरकमफरेंस। अगर आप महिला 80 सेंटीमीटर मेंटेन करके रख रही है और आदमी 90 सेंटीमीटर मेंटेन करके रख रहे हैं, हम जो एशियंस की बात कर रहे हैं, तो वो हेल्दी रहेंगे, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आने की चांस बहुत कम है। लेकिन जिनको पीसीओडी है, अगर वो वेट मेंटेनेंस नहीं करेंगे, अभी क्या करती है महिलाएं प्रेगनेंसी रखने के लिए ये सब करती हैं और बाद में फिर बिंदास हो जाती है और फिर वो उनका पूरा वजन बढ़ जाता है डिलीवरी के बाद। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से उनको भविष्य में डायबिटीज़ और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगले वीडियो में हम लोग आईयूआई और आईवीएफ के बारे में जनरल सुपरफिशियल बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजत की बात सपना के साथ में हम लोग इनफर्टिलिटी सीरीज़ के बारे में सेकंड पार्ट मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात किया था मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में, इस वीडियो में हम लोग डिक्रीज स्पर्म काउंट्स मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, किन कारणों से होता है, मेडिकली किन किन चीज़ों से होता है। तो सपना, डिक्रीज स्पर्म काउंट्स या जीरो स्पर्म काउंट्स के कारण क्या होते हैं? जी, स्पर्म काउंट सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी
कि जो पुरुष होते हैं उनमें स्पर्म्स होते हैं और स्पर्म के काउंट को हम बात कर रहे हैं। तो जो सीमेन टेस्ट होता है उसमें हम जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें स्पर्म काउंट होता है, मोटिलिटी होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी होती है और हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम वो रिपोर्ट को रीड करते हैं। तो स्पर्म काउंट कम होने के कई सारे कारण से हो सकते हैं, जैसे स्पर्म्स या तो बन नहीं रहे हैं, बराबर उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जो टेस्टिकल्स एक जगह होती है, ऑर्गन होता है जहाँ से स्पर्म्स बनते हैं, और एक होता है कि स्पर्म्स तो नॉर्मल बन रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं रहे हैं, मतलब उसमें इजैकुलेटरी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? नॉर्मली क्या होता है, ये टेस्टिस पे स्पर्म्स बनते हैं और वो स्पर्म्स बन के ये यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर, ये वाज डिफरेंस से होके यहाँ से जाके वो वापस प्रोस्टेट फ्लूइड के साथ मिल के पेनिस से बाहर आता है। अगर टेस्टिस बन नहीं रहे हैं तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन या फंक्शन होता है। जैसे उसके बहुत सारे कारण होते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकता है, वेरिकोसील हो सकता है, या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो गोनेडोटॉक्सिक होती है, पेशेंट ने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लिया है उस चीज़ में। और अगर स्पर्म्स यहाँ से बनते हैं लेकिन ये इजैकुलेटरी डक्ट का कोई इन्फेक्शन होता है या उसका ब्लॉकेज होता है, या वास डिफरेंस का कोई इन्फेक्शन होता है या ब्लॉकेज होता है, या प्रोस्टेट का कोई इन्फेक्शन होता है या ब्लॉकेज होता है, या फिर यूरेथ्रा में कुछ तकलीफ होती है, तो वो स्पर्म्स बाहर नहीं आ सकते। वो दो मेन कारण होते हैं जिनके कारण ये स्पर्म्स का फंक्शन या बनना या अमाउंट कम होता है। इसके अलावा जैसा सपना में बताया, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के भी अलग अलग ग्रेडिंग्स होते हैं और इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। या तो एन इजैकुलेशन होता है, मेल पार्टनर का सीमेन बाहर नहीं आता है, या फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब है सीमेन बाहर आने के बदले पीछे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। उसका भी डायग्नोसिस हमको पोस्ट इजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस से पता चलता है। ये मेन कारण है। अब ये इनके क्या कारण हैं, क्यों हो रहे हैं, लाइफस्टाइल और डाइट बहुत ज़्यादा महत्व करता है। एक एक करके हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अल्कोहल। हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, अल्कोहल से मेल इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। जी, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल तो हमको पता है कि ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करेगा। ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, तो इसके साथ ही इसका कोरिलेशन रहता है। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटेक है तो लिवर डिसऑर्डर्स भी देखने में आए हैं। कोई भी फॉर्म ऑफ अल्कोहल, इवन सोशल ड्रिंकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, पर इंडिया में हम लोग नॉर्मली एडवाइस नहीं करते। सेकंड पॉइंट है स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव। पैसिव का तो हमने बात किया था पिछली वीडियो में, एक्टिव स्मोकिंग के बारे में बताएं। स्मोकिंग करेंगे तो स्मोकिंग में जो कंपोनेंट्स होते हैं, निकोटीन वगैरह जो रहता है, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वो स्पर्म की क्वालिटी को, मोटिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी वो हानिकारक है। निकोटीन कोई भी फॉर्म में, पड़ीकी, पान, तंबाकू, बीड़ी, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए जब तक हमको प्रेगनेंसी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इस पे कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, इन्फेक्शंस हो रखे हैं, एक्चुअली ये जो वर्ड है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो स्पर्म के प्रोडक्शन को इंटरफेयर करेगा। अगेन जो उनकी डक्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर सकता है, उनमें इन्फेक्शंस कर सकता है, उनमें फाइब्रोसिस कर सकता है, टेस्टिकल्स में फाइब्रोसिस हो जाएगी तो स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, पस सेल्स होंगे सीमेन पैरामीटर्स में, तो ये भी एक अपने आप एक मेजर फैक्टर है। मेल को अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इससे कितना फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ेगा। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दिस इज ऑल हार्मोनल। हमारे जो हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक्चुअली ये हार्मनी ऑफ हार्मोन्स नहीं है, तो फिर से प्रॉपर हार्मोन लेवल्स नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा। तो थायराइड कंट्रोल में रहना चाहिए। हालांकि मेल्स में हम बहुत रूटीनली थायराइड टेस्ट नहीं कराते हैं, बट जिनके पैरामीटर्स, सीमेन पैरामीटर्स अगर ख़राब आते हैं तो हम उनके लिए थायराइड टेस्ट, डायबिटीज़ का टेस्ट, अगेन प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, वो सब टेस्ट हम साथ में करवाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट है, नॉट प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन हम मेल्स में करवाते हैं। ओबेसिटी, मेल का वजन ज़्यादा होना, इससे स्पर्म काउंट पे कितना फर्क पड़ता है? इस पे आपकी क्या राय है? ओबेसिटी भी एक स्पर्म काउंट का बहुत मेजर फैक्टर है। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है और इसके स्पर्म काउंट्स कम है तो वो, क्योंकि ओबेसिटी के अंदर
एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है एडिपोज टिश्यू में, तो वो स्पर्म काउंट्स को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसलिए वो वाले पेशेंट को हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट मॉडिफिकेशन का सलाह देते हैं। ऑक्यूपेशन का कितना फ़र्क पड़ता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड एक अपने आप में एक मेजर फैक्टर है, और हम जब भी मेल पार्टनर्स आते हैं तो उनसे भी हम ये हिस्ट्री में पूछते हैं कि आप किस तरह का जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क बहुत ज़्यादा देखने में आया है, और ख़ास तौर से जो लोग लैपटॉप्स अपने लैब में रख के बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो उससे कंटिन्यूसली हीट जनरेट होती रहती है, और वो स्पर्म के लिए हानिकारक होते हैं। सो दैट इज़ वन। इसके अलावा जो लोग कंपनीज में काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब उनके स्किन में, उनकी बॉडी में वो इनहेल कर रहे होते हैं, उनका एक्सपोजर होता रहता है। खास तौर से जो सिविल इंजीनियर है, जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट है, डस्ट है, उनको वो इनहेल कर रहे होते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड से जो अनअवॉइडेबल है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और मेल पैरामीटर, सीमेंट पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है, तो वो वाले बात पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ऑक्यूपेशन जिनमें केमिकल और हीट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसके कारण स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं। उस ऑक्यूपेशन को या तो वो ऑक्यूपेशन बदल लेना चाहिए, और नहीं बदल सकते तो उस जगह से थोड़ा चेंज करने का ट्राई करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडरवेयर्स कौन से पहनने चाहिए। अच्छा, भगवान ने जो टेस्टिस बॉडी के बाहर दिया है मेल्स में, उसका एक रीज़न है, क्योंकि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37-38 डिग्री के आसपास होता है, और स्पर्म्स जो होते हैं वो गर्मी में मर जाते हैं। बाहर का एवरेज टेम्परेचर 32-30 डिग्रीज होता है, और टेस्टिकल्स स्क्रॉटम करके एक स्किन की थैली में बाहर लटके हुए होते हैं, ताकि हवा से वो उनको एयर सर्कुलेशन हो सके और ज़्यादा गर्मी ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्मी करेगी, अगर टाइट अंडरवियर पहनेंगे, टाइट जीन्स पहनेंगे, जिससे स्क्रॉटम और टेस्टिस बॉडी से टच रहेगी, तो बॉडी की हीट टेस्टिस में ट्रांसमिट होगी, और उससे स्पर्म काउंट होने के चांसेस डिक्रीज हो सकते हैं। इसलिए ब्रीफ्स पहनने का अवॉइड करें, बॉक्सर्स या लूज फिटिंग अंडरगारमेंट्स पहनने का एडवाइस करते हैं, टाइट जीन्स भी नहीं पहने। अच्छा, डाइट का कितना फ़र्क पड़ता है? डाइट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और स्ट्रेस, साथ में दोनों चीज़ें साथ में चलती है। और हेल्दी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, गुड फैट, ज़्यादा से ज़्यादा गुड फैट, क्योंकि हमारे ये गुड फैट जैसे हमारे वॉलनट्स हो गए, बादाम हो गए, मूंगफली के दाने हैं, चने हैं, ये सब हमारी बॉडी में गुड फैट देते हैं। और ये जो गुड फैट है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, इससे हमको जो गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उसी से हमारे हार्मोन्स बनते हैं। तो स्त्रियों के लिए और आदमियों के लिए, दोनों के लिए गुड फैट, हेल्दी फैट बहुत ज़रूरी है। ट्रांस फैट और जो सैचुरेटेड फैट्स जो आ गए हैं, वो हमको अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ वन। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि बहुत सारी हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खास तौर से बीट रूट हो गया, नींबू पानी हो गया, जिससे हमको विटामिन सी मिलता है, पालक है, जो हम हरी सब्जियों की बात करें, गाजर, टमाटर में लाइकोपीन होता है, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हमको दे रहे हैं बॉडी में। अभी जो गुड फैट की बात हुई है, तो गुड सीड्स भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तो ये सब भी अपने यहाँ पे बहुत अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में देते हैं। तो गुड फैट की बात हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात हो गई। पानी का इंटेक, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, 10 से 12 ग्लास पानी, अगर आप मेक श्योर करेंगे 12 घंटे का 12 ग्लास पानी 250 ml, तो आपका 2.5 लीटर पानी के आसपास हो जाता है। इसके अलावा बाकी जो इंटेक है वो एडिशनल है। तो पानी का इंटेक, हाइड्रेशन, और फ्रूट्स की जो हम बात करें, जिसमें बहुत सारा हमको फिर से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं। सारे विटामिन सी जो रिच फूड्स हैं, या येलो कलर फ्रूट्स है, जैसे पपीता है, या फिर हमारे ग्रेप्स है, ये भी मेल इनफर्टिलिटी, और पोमेग्रेनेट, अनार है, ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट्स हैं। बहुत सारे लोगों में ये गैर मान्यता है कि मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट्स डिक्रीज होते हैं। साइंटिफिकली कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि मास्टरबेशन पास्ट में या करंटली अगर कोई पुरुष करता है तो उसके कारण स्पर्म काउंट्स डिक्रीज होते हैं। हीट एक्सपोजर का जैसे मैंने बात किया, कपड़े से टाइट अंडरवेयर्स नहीं पहनने चाहिए, टाइट जीन्स नहीं पहननी चाहिए। ऐसे उसके साथ साथ गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का या फिर हॉट सोना बाथ से एक्सपोजर से भी स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जितना हो सकता है उसको अवॉइड करें। देखो, मैसेज हमारा ये है कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या जिसमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, या जिनके सीमेन पैरामीटर्स बराबर नहीं है, उनको ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो हमने इस वीडियो में बताया है कि क्या क्या है, ये हर चीज़ अवॉइड करनी है। बहुत सारे मेल्स बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं,
वो स्टेरॉइड्स के कारण भी कभी कभी स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वो बॉडी बनाने के लिए जब तक एक्सरसाइज कर रहे हो तब तक ठीक है, डाइट ले रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन कोई भी एनाबॉलिक सप्लीमेंट्स ना लें। सबसे इम्पोर्टेंट आज का सफेद तीखा तड़कता भड़कता पॉइंट है मोबाइल। मोबाइल का यूज़ अगर आप पॉकेट में रख रहे हैं अपने पैंट के पॉकेट में, तो मोबाइल से रेडिएशन एमिट होता है और उसके कारण टेस्टिस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि इसकी स्टडीज़ होनी बाकी है, लेकिन जब तक हो सके मोबाइल को पैंट की पॉकेट में ना रखें। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलती है। टेस्टिस नॉर्मली जब बच्चे पेट में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो वो टेस्टिस बच्चे के पेट में होती है और जैसे जैसे 7वां 8वां 9वां महीना आता है वो टेस्टिस बाहर आती है। कंजेनेटली अगर ये चीज़ का डायग्नोस हो जाता है डिलीवरी के बाद तुरंत, तो उसको तुरंत ऑपरेशन करके डिसेंड कर देना चाहिए। और अगर वो डायग्नोस नहीं होता है, बाद में पता चलता है, तो वो अनडिसेंडेड टेस्टिस को ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए, क्योंकि अनडिसेंडेड टेस्टिस वैसे भी कोई काम की नहीं होती और भविष्य में उसमें टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पीडियाट्रिशियन को कंजेनेटली मोस्टली सारे पीडियाट्रिशियन गायनेक डॉक्टर्स को बताते हैं कि टेस्टिस अनडिसेंडेड है और उसका प्रॉपर फॉलोअप और इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। एक और पॉइंट मैंने देखा है, बहुत सारे मेल्स सुबह एक्सरसाइज करते टाइम पे साइकिलिंग भी करते हैं। हालांकि साइकिलिंग से कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन परसिस्टेंटली अगर कोई मेल साइकिलिंग को एज ए फॉर्म ऑफ प्रोफेशन या एक्सरसाइज करेगा तो उससे प्रेशर बढ़ता है टेस्टिस के ऊपर बार बार और माइक्रो ट्रॉमा होता है, जिसके कारण भी काउंट कम हो सकते हैं। तो ये हमारा लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर एक हमारा पार्ट था। आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। अगले पार्ट में हम लोग मेल इनफर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा से गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज को हम लोग जारी रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग, जो हम लोग मुख्यतः HSG माने हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी के नाम से जानते हैं, वो करते हैं। और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में लेप्रोस्कोपी की कब कब कैसे कैसे ज़रूरत पड़ती है, उसके फ़ायदे गैरफायदे नुकसान, कब क्यों कैसे करना चाहिए, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सपना, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताओ, फेलोपियन ट्यूब जो हमारा इनफर्टिलिटी में जो चीज़ होती है, ये फेलोपियन ट्यूब ये बहुत काम की होती है जी। ये हम लोग कब टेस्ट करते हैं और उसको टेस्ट कैसे करते हैं? हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, सब लोग जानते हैं जी। हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी होता क्या है जी? सबसे पहले तो नमस्ते दर्शकों। सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगी एक बार फिर से कि ये हमारे फीमेल्स का एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये बच्चेदानी है। ये बच्चेदानी का मुंह, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, योनि का भाग वेजाना बोलते हैं। 2 फेलोपियन ट्यूब्स, दोनों साइड नलियाँ होती हैं और दोनों साइड अंडकोश दैट इज ओवरीज होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब्स है। और एक बात और समझ लीजिए कि फेलोपियन ट्यूब्स ओवरीज के बिल्कुल पास में है, एकदम नज़दीक में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने कहा HSग्राफी, HSG मतलब हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। सैल्पिंग जो वर्ड है उसका हमारे मेडिकल लैंग्वेज में मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब्स, और उसका हम एक्सरे निकाल रहे हैं, इसलिए हमने उसको हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी बोल दिया। यूट्रस और सैल्पिंग्स, फेलोपियन ट्यूब दोनों का एक्सरे होता है, इसलिए यूट्राइन केविटी भी हमको पता चलती है और फेलोपियन ट्यूब भी पता चलती है। जब दोनों का हम लोग एक्सरे निकालते हैं तो उसको हम लोग HSG बोलते हैं जी। नली का एक्सरे, अभी इसमें नली का एक्सरे क्या होता है वो हम समझ रहे हैं कि हम लोग नली का एक्सरे मतलब फेलोपियन ट्यूब्स को टेस्ट कर रहे हैं कि नलियाँ खुली है कि नहीं। कभी कभी नलियों में कचरा आ जाता है, या कभी कभी ये जो हम प्रोसीजर करते हैं इससे हमको मेनली फेलोपियन ट्यूब्स, हमारी नली खुली है कि नहीं, ये पता पड़ता है। और एक दूसरा फायदा होता है कि छोटा मोटा जो कचरा भी होता है तो वो डेब्रीज है वो फ्लश आउट हो जाते हैं। ये हम लोग HSG, अभी हम लोग ये हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी पूरा वर्ड यूज नहीं करेंगे, HSG वर्ड यूज करेंगे। HSG अगर हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस हैं, कोई यंग कपल आया है, छोटे टाइम से ट्राई कर रहा है, कम टाइम से ट्राई कर रहा है,
तो उसमें हम लोग HSG कब एडवाइस करते हैं? जैसे आपका पहला सवाल है कि यंग कपल आया है, तो यंग कपल हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि 1 साल तक अगर वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो वो हमारे पास आते हैं, फिर हम अपना ट्रीटमेंट का प्रोसेस चालू करते हैं और 4 से 6 महीने अगर उनको अच्छी साइकिल्स मिल रही है, ओव्यूलेटरी साइकिल्स है और अंडा छूट रहा है, रिलेशनशिप हो रहा है, चमड़ी बन रही है, बहुत सारे हमारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर 6-7 महीने में भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो फिर हमको 8 से 10 महीने हम उनको समझाते हैं, काउंसिल करते हैं और अगर ऐसा है तो फिर हम नली के एक्सरे के बारे में उनको समझाते हैं कि हो सकता है कि नली में कचरा हो, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स ही वह स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे अंडा और स्पर्म मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर नली अगर बंद है या उसमें ब्लॉकेजेस हैं या फिर उसमें कचरा है तो प्रेगनेंसी में जो हमारा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। नॉर्मली यंग पेशेंट में अगर उसका ओव्यूलेशन बराबर हो रहा है, जैसा सपना ने बोला, और बेसिक हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल है जी। और हमने 4, 5, 6 साइकिल उसकी ओव्यूलेशन स्टडी की है और वो सब नॉर्मल है, तो ही हम लोग फेलोपियन ट्यूब स्टडी का बोलते हैं। यूजुअली HSG हमारे लिए फर्स्ट चॉइस होती है, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग HSG जल्दी भी बोलते हैं। सपना, वो कब बोलते हैं? पेशेंट हमारे पास अगर आता है तो हम लोग 6-7 महीने वेट करने के बदले जल्दी HSG बोलते हैं। जी। 1 साइकिल 2 साइकिल में वो कब होता है? जैसे पहला केस था कि हमारा यंग कपल है, बिल्कुल हेल्दी है, तो उनके लिए हम 8 से 10 महीने वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास दूसरे तरह का एक पेशेंट आए हैं या कपल आए हैं जिनके बार बार अबॉर्शंस हो चुके हैं, IUI के प्रोसीजर्स हो चुके हैं, लंबे समय से वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ट्रीटमेंट लेने का मतलब है कि बार बार उनकी सोनोग्राफी हो रही है, बार बार उनके IUI, ये सब इन्वेजिव प्रोसीजर्स है जिससे अंदर यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है। अबॉर्शन के प्रोसीजर में जैसे कई बार वो DNCs कराई हुई होती है, सफाई कराई होती है, तो इस तरह के केसेस में हम जल्दी अपना कॉल लेते हैं कि भाई हमको अभी नली का एक्सरे करना चाहिए। मे बी 2 से 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही हम इमीडिएटली वो टेस्ट करना चाहते हैं। कुछ यंग पेशेंट्स में भी हम लोग जल्दी HSG करते हैं अगर पेशेंट को बार बार लेकोरिया या वाइट डिस्चार्ज के कंप्लेन है या फिर वजाइनाइटिस, बार बार इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहता है उसको, तो उससे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। उस केसेस में हम लोग HSG जल्दी करते हैं। अच्छा, ये बताओ, HSG हम लोग साइकिल के कौन से दिन पे करते हैं? हाँ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मली पीरियड बंद होने के बाद हम करते हैं। जिस दिन पीरियड आता है उसको पहला दिन गिनते हैं। 4 से 5 दिन में लगभग सभी महिलाओं को पीरियड बंद हो जाता है, तो मुझसे पीरियड होने के बंद होने के 3-4 दिन बाद, मतलब 8वें 9वें 10वें दिन कभी भी हम उसको प्लान कर सकते हैं। चालू पीरियड में और पीरियड बंद होने में क्या फर्क है? क्यों हम लोग चालू पीरियड में हम लोग HSG नहीं करते हैं? जैसे आपने पीरियड की बात करी, सेम थिंग अप्लाइज फॉर इन्फेक्शन। कोई भी अगर एक्टिव इन्फेक्शन है या पीरियड चालू है तो जब हम नीचे से डाई डालेंगे, जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि एचएसग्राफी का प्रोसीजर कैसे करा जाता है, तो वो इन्फेक्शन फेलोपियन ट्यूब से रिट्रोगेट होके अंदर फैल सकता है। और उसके अलावा एक और कारण है, जब पीरियड चालू होता है यूट्रस के अंदर साइनसिस ओपन होते हैं। साइनसिस माने ब्लड की कलेक्शन के स्पेसिस, और जब हम लोग डाई डालते हैं तो वो साइनसिस में जा सकती है, जिसके कारण एम्बोलिज्म हो सकता है और पेशेंट को रिस्की हो सकता है। इसलिए पीरियड बंद होने के 3 से 4 दिन के बाद ही टेंटेटिवली 9वें 10वें 11वें दिन पे करते हैं। हालांकि ओव्यूलेशन होने के बाद हम लोग HSG करने का अवॉइड करते हैं जी। अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप ये समझाएं HSG प्रोसीजर करते कैसे हैं। हाँ जी, तो एचएसग्राफी का प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहला सवाल है कि कहाँ करते हैं। तो ये हम एक एक्सरे सेंटर पे करते हैं जहाँ पे एक्सरे मशीन होती है, क्योंकि इसमें हम लोग डाई डाल के एक्सरे करना होता है। तो इसलिए हमारे क्लिनिक्स में ये नहीं हो सकता है, हमको पेशेंट को एक एक्सरे सेंटर पे, रेडियोलॉजी सेंटर पे रेफर करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग खुद गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पेशेंट को सबसे पहले ड्रेस वगैरह चेंज कराया जाता है और उनको जैसे हम गायनिक चेकअप्स करते हैं, लिथोटमी पोजीशन या नीचे से ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, उसी पोजीशन में उनको लिटाया जाता है। और हम लोग कौन करता है, गायनेकोलॉजिस्ट खुद करता है, लेकिन वो उस एक्सरे सेंटर पे जाके करता है। अपना उनका एक प्रॉपर किट होता है, ट्रे होती है, जिसमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स और उनका पूरा सामान लेके जो हम यूज़ करते हैं। पेशेंट की पोजीशन देने के बाद हम लोग स्टेराइल कंडीशंस में ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छे से क्लीनिंग करके, हमारी कैन्यूला होती है, LW कैन्यूला होती है, जो हम एलिस से पहले हम माउथ ऑफ द सर्विक्स, मतलब बच्चेदानी का जो माउथ है, सर्विक्स को पकड़ते हैं और वहाँ से हम कैन्यूला को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक सीरीज में हम डाई भर के पहले से ही रेडी कर दें। डाई मतलब वह डाई जो रेडियोग्राफिक होती है, जो एक्सरे से वो डाई डालने के बाद हम एक्सरे निकालते हैं, तो वो हमको फिर एक्सरे मशीन पे हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो वो डाई हम इंसर्ट करते हैं, जैसे ही हम रेडी होते हैं उसका फिल्म निकाला जाता है और फिर उसको स्टडी करा जाता है। क्या इस प्रोसीजर के पहले पेशेंट को क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? वो खा पी सकता है? कितनी देर पहले खाना पीना नहीं चाहिए? और इस प्रोसीजर में कितना देर लगता है, कितना टाइम लगता है?
देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पेशेंट की और डॉक्टर की कन्वीनियंस के साथ हम बुलाते हैं और रेडियोलॉजी सेंटर पे हमको सब कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो अर्ली मॉर्निंग उनको 7 से 8 के बीच में हम लोग कुछ मतलब प्रोसीजर के 3 से 4 घंटे पहले हमको बोल देते हैं कि वो हल्का नाश्ता या कुछ भी हल्का डाइट ले सकते हैं। और प्रोसीजर में ओवरऑल एक्चुअली कम्यूटिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम ये ज़्यादा होता है, जबकि प्रोसीजर करने का जो टाइम होता है वो तो कुछ हमारा 5 to 7 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स का होता है। और जो एक्सरे की फिल्म निकालने का जो रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर है वो बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए होता है। तो मोस्टली पेशेंट हमारे यहाँ आया, वहाँ पहुँचा, प्रोसीजर करवाया, ड्रेस चेंज करी, 1.5 to 2 आवर्स का टाइम उनको लेके चलना पड़ेगा। और खाने का 3 से 4 घंटे पहले उनको खाना पड़ेगा। और प्रोसीजर के बाद वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के बाद नॉर्मल सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं। क्या HSG में बहुत पेन होता है, और अगर वो पेन हो तो पेशेंट को तकलीफ होती है, उस पेन को कम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? जी, एचएसग्राफी में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, ये थोड़ा सा एक मिथ है। कई बार क्या हुआ, कुछ पेशेंट्स के पहले के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब होते हैं तो वो बहुत डरे हुए से रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पेन को कम करने का ये है कि प्रोसीजर के घंटे हाफ एन आवर टू 1 आवर पहले हम उनको कुछ पेन किलर इंजेक्शंस दे सकते हैं, डायनापार वगैरह वोविरोन के इंजेक्शंस दे सकते हैं, जिससे उनको प्रोसीजर के समय तकलीफ कम होगा। और थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, क्रैम्पिंग, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ये तो होता है, पर बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। HSG में हालांकि बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन उसका एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब भी हम लोग डाई को इंजेक्ट करते हैं, यूट्राइन कैविटी जो होती है 1 या 2 ml की उसकी कैपेसिटी होती है, और हम लोग डाई अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 ml इंजेक्ट करते हैं डाइल्यूटेड नॉर्मल सैलाइन के साथ। जब इतनी छोटी कैविटी में हम लोग डाई इंजेक्ट करेंगे, और अगर ये हमने ओपनिंग बंद कर दी है, डाई यहाँ से बाहर निकलेगी, अगर हमारा स्पीड ऑफ इंजेक्शन फास्ट होगा तो तुरंत कोलिक की स्पाज्म होगा, जिसके कारण पेशेंट को पेन होता है। इसलिए टेक्निकली एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हमको बहुत स्लो डाई इंजेक्ट करनी होती है, ताकि ये तुरंत स्पाज्म नहीं हो और पेन कम हो। और जैसा सपना ने बोला, प्रोसीजर करने के 1.5 से 2 घंटे पहले अगर हम लोग एनाल्जेसिक इंजेक्शन या फिर एनाल्जेसिक टैबलेट दे दे तो पेशेंट को पेन होने के चांसेस लगभग ना जैसे हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा 1-2 दिन बाद तक थोड़ा भारी भारी रहता है। HSG करने के तुरंत बाद आधे घंटे, पौने घंटे, 6 घंटे तक पेशेंट को कुछ तकलीफें होती हैं। क्या क्या होती हैं? जैसे अभी हमने बात करी कि उनको थोड़ा लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे के जो पार्ट में डिस्कम्फर्ट रहता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, और इसीलिए हमने पहले इंजेक्शन दिया ही है। और हम उनको पेन किलर टैबलेट्स और कोई भी प्रोसीजर जब करा जाता है तो एंटीबायोटिक्स भी रेकमेंड करे जाते हैं, और हम उनको प्रेस्क्राइब भी करते हैं। और इसमें वो है ना, थोड़ा आराम रखें, डाइट सॉफ्ट लें, और थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन भी वो कर सकते हैं, तो वो मोस्टली सॉल्व हो जाता है। और विद इन 1 or 2 days दे आर टोटली कंफर्टेबल। 1-2 दिन हल्का थोड़ा सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग जैसा भी होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा चक्कर जैसे भी आते हैं। क्या ये HSG के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ साइड इफेक्ट हैं जो पेशेंट को तकलीफ दे सकते हैं पेन के अलावा? बहुत ही रेयरली, देखिए नॉर्मली हम इतने सारे लोगों का एचएसग्राफी करते हैं, पर बहुत रेयरली कभी कभी फीवर या इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हाउ यू आर चूजिंग द पेशेंट को करेक्ट टाइम पे चूज़ करना कि उनको ब्लीडिंग नहीं है, उनको इन्फेक्शन नहीं है, अगेन उनको और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर ये, और हम किस कंडीशन में कर रहे हैं, कितना हम स्टेराइल कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, एसेप्टिक कंडीशंस में अगर ये प्रोसीजर करा जाता है तो कोई तकलीफ नहीं होती है। अमूमन HSG में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बहुत रेयर केसेस में जो डाई हम लोग यूज़ करते हैं उसके कारण एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है या फिर एम्बोलिज्म हो सकता है, वो भी बहुत रेयर केस में होता है। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि HSG कब नहीं करना चाहिए, कौन से केसेस में हमको HSG नहीं करना चाहिए? जैसे हमने वो बात करी कि भाई एक्टिव इन्फेक्शन है या ब्लीडिंग चालू है, तो इस तरह के केसेस में तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या फिर हम लोग प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं तब HSG नहीं करना चाहिए। अगर हमने पेशेंट को काउंसिल किया कि हम आपके अगली साइकिल में HSG करेंगे और पेशेंट को स्कैंटी पीरियड्स आता है, तो वो साइकिल में हमको HSG करने से पहले पेशेंट को या तो अल्ट्रासाउंड करके देख लेना चाहिए या फिर उसका एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो तभी हमको HSG करना चाहिए। पीरियड तो आया है लेकिन पीरियड बराबर नहीं आया है, और कोई हम प्रेगनेंसी अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमको वेट करके उसको करेक्टली यूज देखना पड़ेगा। HSG हम लोग रेडियोलॉजिस्ट के पास इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास एक IITV करके एक मशीन होती है, उसको इमेज इंटेंसिफाइड टेलीविजन बोलते हैं। जब हम लोग डाई डालते हैं तो वो यूट्रस के ऊपर उससे रख के वो डाई की फ़ोटो खींचते हैं और फिर एक्सरे निकालते हैं। उस मशीन से कुछ रेडिएशन निकलता है और बहुत सारे पेशेंट्स को रेडिएशन का बहुत डर रहता है। आजकल के गूगल के ज़माने में सबको रेडिएशन से बहुत डर लगते हैं। कितना रिस्क होता है रेडिएशन का?
रेडिएशन का बहुत ही लो और मिनिमल रिस्क होता है, और अगर देखा जाए तो जो चेस्ट एक्सरे हैं उससे भी कम होता है। हम चेस्ट एक्सरे, हमारा छाती का एक्सरे, लंग्स का एक्सरे निकालते हैं तो उससे भी कम होता है। और एक बात मैं बता दूं कि जो एक्सरे जो एक्सपोजर है दैट इज़ ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। हमने डाई डाल दिए, हम बिल्कुल रेडी है, हम इंजेक्ट कर रहे हो, फिल्म निकाल रहे हैं, दैट्स लाइक इट्स लाइक ओनली 4-5 सेकेंड्स। लोग पूछते हैं एचएसजी आप क्यों कर रहे हो, क्या इससे प्रेगनेंसी रहने में मदद मिलेगी? जी। आपका क्या आंसर है? एक्चुअली नली का टेस्ट करने का ये बेस्ट तरीका है, लो कॉस्ट और नॉन इन्वेसिव काइंड का। मतलब इन्वेसिव तो है बट इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है, बेहोश नहीं करना है, ऑपरेशन नहीं करना है। अगर आप दूसरा में सवाल आपको बोलो कि भाई एचएसग्राफी नहीं करना और नली को चेक करना है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। एक दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन जो इन्वेसिव प्रोसीजर है वो हमारा लेप्रोस्कोपी है। अब लेप्रोस्कोपी एक प्रॉपर ऑपरेशन है, उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पेशेंट के लिए एक बड़ा ऑपरेशन की तरह है। लेकिन ये एक छोटा प्रोसीजर है जिससे हम आराम से ये पता कर सकते हैं कि नली में कचरा तो नहीं है, नली बंद तो नहीं है। और कई बार हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ये टेस्ट करने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर प्रेगनेंसी पेशेंट कंसीव भी हो जाते हैं। कभी कभी फेलोपियन ट्यूब्स में जो सिक्रीशंस होते हैं उसके अंदर जो पानी होता है वो सूख जाता है, और वो सूख जाने के कारण फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम लोग एचएसजी करते हैं, डाई पुश करते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस रिलीव होते हैं और उसको हमारी मेडिकल भाषा में ट्यूबल फ्लशिंग बोलते हैं। ट्यूबल फ्लशिंग थेरापेटिक काम करती है। थेरापेटिक मतलब प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ाते हैं, और रिपोर्ट्स की माने तो एचएसजी करने के 3 से 6 महीने के अंदर लगभग 70 to 80% चांस होते हैं, और ये थेरापेटिक इफेक्ट का भी काम करते हैं। अच्छा, एचएसजी जब पेशेंट करवाने जाता है तो उसको क्या कोई रिलेटिव को साथ में लाना चाहिए, जरूरी हाँ है? जी, कोई भी प्रोसीजर है तो हम बोलते हैं कि आप अपने एक रिलेटिव को लाइए, प्रेफरेबली अगर हस्बैंड है, और नहीं तो कोई भी फ्रेंड हो, मदर हो, कोई भी हो तो अच्छा रहता है। कितने क्योंकि बाद में क्या है, वो पेट में डिस्कम्फर्ट है, क्रैम्पिंग है, तो वो शायद घर पहुंचने में उनको अगर ड्राइव नहीं कर पाएंगे या कोई साथ में रहेगा तो बेटर है। रिपोर्ट मिलने में कितना टाइम लगता है? और तुरंत ही मिल जाती है, विदिन आफ्टर द प्रोसीजर विदिन हाफ एन आवर रिपोर्ट हो जाती है, बन जाती है। कितना लगभग चार्ज होता है आजकल अपना यहाँ पर बड़ोदरा गुजरात में? लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 3000 to 4000, इट वेरीज 2500 to 3000 to 3500। पहले किसी की एचएसजी में प्रीवियस रिपोर्ट्स में अगर ब्लॉक्ड ट्यूब्स बता रही है, और तो वो ब्लॉक्ड ट्यूब्स को हम लोग एचएसजी करके खोल सकते हैं? ब्लॉक ट्यूब्स को हम एचएसजी करके खोल सकते हैं कि नहीं, ये तो मोस्टली डिफिकल्ट है, लेकिन हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि रियली में ब्लॉक है कि नहीं। क्योंकि क्या है कि अगेन जैसे मैंने बताया कि आगे अगर एक प्रोसीजर में एचएसग्राफी में ट्यूब ब्लॉक है या मे बी 1 ट्यूब ब्लॉक है, तो अब पेशेंट बहुत कंफ्यूज है कि रियली मेरा ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं। और अगर उनको और कोई भी पैथोलॉजी नहीं है अंदर, अगर बच्चेदानी में और ओवरीज में कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर जो हम एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कभी कभी हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको प्रीवियस एचएसजी के दौरान वैसा बताया गया है कि एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। हालांकि क्योंकि हम लोग इनफर्टिलिटी का इतना टाइम से मैनेजमेंट कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब कौन सी जगह पे ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जगह जहाँ फेलोपियन ट्यूब यूट्रस को मिलती है उसको हम लोग कॉर्नू बोलते हैं। अगर कॉर्नू ब्लॉक है एचएसजी करते टाइम पे, तो 95% केसेस में वो यूजुअली ओपन होती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पेन, जैसा ही पेशेंट को पेन होता है और जैसे ही हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं, ये कॉर्नो स्पाजम में चला जाता है। स्पाजम माने फेलोपियन ट्यूब अपना तुरंत बंद कर लेती है और वहाँ से डाई नहीं जा पाती, और उसको हमको फॉल्स पॉजिटिव ब्लॉकेज का रिपोर्ट मिलता है। अगर फिमरियल एंड पे ब्लॉक है तो यूजुअली चांसेस हैं कि वो फेलोपियन ट्यूब सही में ब्लॉक है, लेकिन उसको भी हम लोगों को थोड़ा डाई का वॉल्यूम ज़्यादा दे के हमको देखना पड़ता है कि वो सही में फिमरियल एंड पे ब्लॉक है कि नहीं। क्योंकि फिमरियल एंड पे ब्लॉक माने हम लोगों को लेप्रोस्कोपी करके उसको फिमरियल एंड को खोलना पड़े। कभी कभी फिमरियल एंड के अंदर डाई ज़्यादा भर जाती है, लेकिन वो ट्यूब खुली होती है, पेटेंट होती है, उसको हमारी भाषा में टर्मिनल हाइड्रोसाफ्लेंस बोलते हैं। वो सारी चीज़ों को हमको देखने के लिए एक्सरे एचएसजी दोबारा रिपीट करना पड़े। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि एचएसजी हम लोग करने के कब ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी रखने का? इस महीने हमने एचएसजी ट्राई किया। आइडियली तो क्या है ना कि एचएसग्राफी साइकिल्स में रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, हालांकि ये एक्सपोजर बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट साइकिल से ही उनको प्रॉपर फिर से ट्राई करने का बोलते हैं। कुछ को डर रहता है कि वो रेडिएशन ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स को खराब डैमेज कर सकता है। हम बता ही रहे हैं ना कि बहुत कम है एक्सपोजर और बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए, तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है।
अच्छा, कुछ लोगों को एचएसजी से बहुत डर लगता है, पिछली बार एचएसजी किया तो बहुत डर लग रहा है, तो उसके अलावा एचएसजी के अलावा हमारे जी, पास क्या क्या दो तरीके हैं एक्चुअली। आजकल जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है और जो नए डॉक्टर्स हैं तो मोस्टली वो तो सब लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, लेकिन एचएसग्राफी के अलावा एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम सलाइन सोनोग्राफी बोलते हैं। तो इट इज एसएसजी, सलाइन सोनोग्राफी। मतलब हम सोनोग्राफी के साथ नीचे से सलाइन इंजेक्ट करते हैं और सोनोग्राफी मशीन से हम ये जो हम फिमरल एंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोनोग्राफी मशीन से हम ये फिमरल एंड्स चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से पानी जो सलाइन है वो बाहर आया है कि नहीं। हालांकि एक और टेस्ट है, CAT बोलते हैं, क्लैमाइडियल एंटीजन टेस्ट। फॉरेन कंट्रीज में यूजुअली वो लोग HSG पहले नहीं करते हैं, वो लोग पहले क्लैमाइडियल एंटीजन टेस्ट करते हैं, और अगर क्लैमाइडियल एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी वो लोग HSG या फिर लेप्रोस्कोपी का एडवाइस करते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जैसे सपना ने बोला सलाइन सोनोग्राफी एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है। हालांकि पेन तो लगभग उस प्रोसीजर में भी उतना होता है, ओनली थिंग इज कि उसमें रेडिएशन एक्सपोजर अगर पेशेंट को कुछ डर हो तो वो करते हैं। अब आते हैं HSG की हम लोग रिपोर्ट के इवैल्यूएशन के बारे में। सपोज HSG बताता है कि आपका सब कुछ फेलोपियन ट्यूब पेटेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम लोग पेशेंट को अगले महीने से एडवाइस बोलते हैं कि आप अगले महीने से आप टाइम इंटरकोर्स करें। बिल्कुल। सपोज उसका एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक आता है, हाँ जी। फिर क्या करेंगे? अभी हमारे पास एक डायग्नोसिस है, क्योंकि पेशेंट 8 से 10 महीने से कंसीव नहीं हो रहा है, तो अगर उनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो हमको उनको समझाना पड़ेगा कि 2 फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं और उसमें से आपकी एक ब्लॉक है, लेकिन उनकी एक खुली है। तो ये हमको पेशेंट को पूरा काउंसलिंग करनी पड़ेगी उनके एक ही नली खुली है। अगेन हर साइकिल में जो उनका कंसेप्शन का जो रेट है, मतलब उनका कंसीव होने का जो चांस है वो कम हो रहा है। और अगेन ऐसा माना जाता है कि जिस साइड से वो अंडा बनता है, अगर सपोज जिस साइड के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है और उस साइड का अगर अंडा बना है, तो वो भी हम उनको समझाते हैं कि उस साइकिल में उनको प्रेगनेंसी रहने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। तो मतलब 50% ओवरऑल प्रेगनेंसी रहने का चांस उनका नेचुरल जो वो ट्राई करेंगे उसमें कम हो जाएगा। सो दे हैव टू ट्राई फॉर मोर मंथ्स। सपोज एक साइड का कॉर्नुअल ब्लॉक है, Right. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 95% केसेस में कॉर्नुअल ब्लॉक यूजुअली स्पाज्म के कारण होता है, तो हम लोग गुड एनाल्जेसिक के बाद हम लोग रिपीट HSG 3 महीने 6 महीने बाद कर सकते हैं, और यूजुअली हमने देखा है कि वो हमको दोबारा खुली हुई मिलती है। सपोज कॉर्नुअल ब्लॉक नहीं है, मिड ट्यूबल ब्लॉक है या फिमरियल ब्लॉक है, तो यूजुअली वो साल्पिंजाइटिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण होता है, तो उस केस में हमको लेप्रोस्कोपी करके देखना चाहिए। हालांकि अगर एक ही साइड ब्लॉक है, मिड ट्यूबल ब्लॉक या फिमरल ब्लॉक, और दूसरी साइड खुली है, तो हम लोग 4-6 महीने साल भर वेट कर सकते हैं पेशेंट को, दूसरी साइड से पेशेंट कंसीव हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट की प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री कितनी है, पेशेंट का AMH लेवल कितना है, पेशेंट के हस्बैंड के काउंट्स कितने हैं, पेशेंट वर्किंग है नॉन वर्किंग है, पेशेंट का हस्बैंड उनके साथ रहता है कि नहीं। जैसे हमारे कुछ पेशेंट्स आते हैं कि उनका हस्बैंड महीने में साल में 1 या 2 बार ही उनके साथ में 1 महीने रह सकते हैं, कुछ लोग आर्मी में होते हैं 6 महीने 8 महीने बाहर रहते हैं, तो हम लोग वो केसेस में ज़्यादा वेट नहीं करते। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग के बिना, HSG के बिना हम लोग IUI कर सकते हैं? बहुत सारे डॉक्टर्स IUI हम आइडियली नहीं करना चाहिए, क्योंकि IUI में क्या हो रहा है कि हम लोग है ना, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली हो रहा है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, प्रेगनेंसी नेचुरली रह रही है। जब हम इतना प्रोसीजर कर रहे हैं, टाइमिंग कर रहे हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन, हम ड्रग्स दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, और IUI का सैंपल मतलब सेमेन का सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग अच्छा है, कंपलसरी अगर हम पहले उसको कर लें तो वी आर वेरी श्योर कि उनके फेलोपियन ट्यूब्स खुले हैं। तो आइडियली हमारे सेटअप में, हमारे हॉस्पिटल में तो हमारा प्रोटोकॉल यही है कि पहले हम एचएसग्राफी करें और फिर हम IUI की साइकिल स्टार्ट करें। नॉर्मली यंग फीमेल्स में अगर कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, प्रीवियस सर्जरी नहीं है, प्रीवियस DNC नहीं है, प्रीवियस डिलीवरी नहीं है, प्रीवियस कोई उन्होंने MTP पिल नहीं लिया हो, या वाइट डिस्चार्ज वजाइनाइटिस की हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं कि यूजुअली फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस बहुत कम है, और 98-99% केसेस में फेलोपियन ट्यूब खुली होती है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग IUI बिना HSG के कर सकते हैं, पर हालांकि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे पेशेंट्स को IUI की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर IUI करना पड़े तो यूजुअली ऐसा करना चाहिए कि पहले HSG करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी IUI में हम लोग अगर हमारे राइट साइड 2 फॉलिकल बने और अगर उसकी राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, तो वो IUI करने का कोई मतलब नहीं होता है, पेशेंट को अनड्यू एक्सपेंडिचर होता है और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं। इसलिए क्लैरिटी रखने के लिए IUI करने से पहले HSG करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, HSG के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे कई सारे, अभी हमने इतनी सारी बात करी फेलोपियन ट्यूब्स की, लेकिन उसमें यूट्रस का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है
कई बार कुछ पेशेंट्स में यूट्राइन अनोमलीज होती है, एबनॉर्मल यूट्रस होती है, 2 बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के 2 मुंह होते हैं, बाइकॉन्वेट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, तो आर्क्यूएट यूट्रस है। तो इस तरह के केसेस में भी जब हम फिल्म देखते हैं, एक्सरे की फिल्म, तो हम उससे भी हम उसमें अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत यूट्राइन एनोमलीज हमको पता चल सकती है। अगर अंदर इंट्रा यूट्राइन फिलिंग डिफेक्ट है तो शायद पॉलिप हो सकता है, शायद फाइब्रॉइड हो सकता है, पर वो चीज़ें हमको सोनोग्राफी पे ज़्यादा पता चलती हैं। HSG एक बहुत सस्ती चीज़ है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, बहुत कम टाइम लेती है, नॉन इन्वेजिव है, पेशेंट को एडमिट नहीं होना होता है और पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको फेलोपियन ट्यूब के अंदर की सीलियरी पैटर्न्स पता चलते हैं जो हमको यूजुअली लेप्रोस्कोपी में नहीं पता चलते। हालांकि लेप्रोस्कोपी में एक चीज़ होती है साल्पिंगोस्कोपी करके, जिसमें हम लोग फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्कोप डालते हैं और उसमें फेलोपियन ट्यूब के मिकोजल पैटर्न, सीलियरी पैटर्न्स पता चलते हैं, पर वो टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कम लोग करते हैं। HSG लेप्रोस्कोपी के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, पुअर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सब्सिडाइज नहीं है और इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती हैं, HSG शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग। लेप्रोस्कोपी के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। HSG और फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो हमको मैसेज करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेके भेजें। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज को जारी रखते हुए आज का हमने जो टॉपिक चुना है वो है ओव्यूलेशन इंडक्शन और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। ओव्यूलेशन इंडक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग पेशेंट को बीज बनने के गोली या फिर टैबलेट या फिर इंजेक्शन देते हैं, उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन नेचुरल साइकिल IUI या IVF में करते हैं। हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो IUI या नेचुरल साइकिल की ही बात करेंगे, IVF के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का यूजुअली मतलब होता है हम लोग सोनोग्राफी करके फीमेल के जो बीज बनते हैं, कैसे बनते हैं, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ये बताओ ओव्यूलेशन इंडक्शन की जरूरत कब पड़ती है? ओव्यूलेशन इंडक्शन नेचुरल साइकिल के लिए, IUI के लिए और IVF के लिए, इन तीनों में क्या फर्क है? ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन हर एक पेशेंट में सेम होता है? तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। सपना, कैसे हो? बिल्कुल मैं अच्छी हूँ। अच्छा, ये बताओ ओव्यूलेशन इंडक्शन क्या होता है और वो कैसे काम करता है? जी, उसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल फर्टिलिटी साइकिल क्या होती है, कैसे प्रेगनेंसी रहती है। हमने पिछली वीडियो में तो डिस्कस किया है। ओव्यूलेशन इंडक्शन को आगे बढ़ाने से पहले नेचुरल फर्टिलिटी समझाते हैं अपने व्यूअर्स को। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में बैकग्राउंड देती हूँ कि जैसे कोई कपल आते हैं कि जिनको लंबे समय से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही और वो घर पे ट्राई कर रहे हैं, तो हम लोग उनका सब एक बार बेसलाइन चेकअप करने के बाद, हार्मोनल टेस्ट करने के बाद उनको पीरियड्स के 2nd या 3rd डे पे हम नॉर्मली बुलाते हैं। और 2nd और 3rd डे पे बुलाने का एक मेजर कारण होता है कि अगर हमको उनमें बीज बनाने का गोली चालू करना है, जो आप ओव्यूलेशन इंडक्शन बोल रहे हैं, तो अगर वो गोली चालू करना है तो हमारे लिए 2nd और 3rd डे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम तीसरे दिन से, पीरियड के तीसरे दिन से लगभग ये दवाइयाँ देते हैं। कई बार वो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट के नाम से होती हैं, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम। इसके अलावा हमारे पास लेट्रोजोल नाम की टैबलेट होती है 2.5 मिलीग्राम की। इसको हम अलग अलग डोजेस में महिला को दे सकते हैं। और इंजेक्शंस होते हैं जिसमें फॉलिकल, FSH के इंजेक्शंस या HMG के इंजेक्शंस, ये कॉम्बिनेशंस में हम दे सकते हैं। इसलिए हमारे लिए 2nd डे और 3rd डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको उनका इंडक्शन स्टार्ट करना है तो हमको साइकिल की स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। अभी स्टेप नंबर 1 है कि कई बार क्या होता है, महिला आके बोलती है कि मेरा अभी पीरियड चालू है, क्या चेकअप करना ज़रूरी है? क्योंकि ओव्यूलेशन इंडक्शन करने के पहले हमको बेसलाइन स्कैन, जो हम बोलते हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की ही बात हो रही है। कोई भी इनफर्टिलिटी साइकिल्स होती है तो प्रेफरेबली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ही कंपलसरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट वेजाइना से
हम वेजाना में हम इसको इंसर्ट करते हैं प्रोब को, और ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, इट इज़ ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये दोनों तीनों बातों के लिए मैं मिथ्स दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ कि कई बार लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि ये कैसे होगा, और उनको बहुत डर लगता है, खास सोचे वो शुरुआत में 1-2 बार करा रहे होते हैं। लेकिन मैं उनको जब काउंसिल करती हूँ, जब मैं टेस्ट करती हूँ, तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपको कोई तकलीफ हुआ, तो बोलते नहीं, हमको तो पता भी नहीं पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो वेजाना के एकदम यूट्रस के पास में होता है, ओवरीज के पास में होता है। तो हमको ओवरऑल रेजोल्यूशन और क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है, और हम बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं। तो बेसलाइन स्कैन हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि हमको ये टेस्ट करना है, ये चेक करना है कि कोई पिछली साइकिल का कोई सिस्ट तो नहीं है, पानी की गांठ, या उनको पीरियड बराबर नहीं आया। कई बार बहुत पीरियड आने के बाद भी कई बार शुरुआत की प्रेगनेंसीज रह जाती है, तो हमको वो भी कंफर्म करना पड़ता है कि कोई प्रेगनेंसी तो नहीं रुकी हुई है, और कोई सिस्ट तो नहीं है, या फिर और कोई तकलीफ है कि वहाँ पे नहीं है। तो बेसलाइन स्कैन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आगे मैं और विस्तार से इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, और ये जो चीज़ है इसीलिए हमारे लिए डे 3 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फीमेल फर्टिलिटी समझना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली मेंसिस, 2 मेंसिस के बीच में ओवुलेशन लगभग 14 से 18वें दिन के बीच में होता है। एक जिस भी फीमेल को पीरियड रेगुलर आता है, मतलब उसका एक साइकिल में एक एग रेगुलरली जरूर बनता है। वो एग जब हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं तो हमारा टारगेट होता है एक या एक से ज़्यादा अंडे बने, और उस एग बनने की जो मेडिसिन हम लोग चालू करते हैं यूजुअली दूसरे, तीसरे या चौथे दिन से चालू करते हैं। अलग अलग प्रकार की मेडिसिन, इंजेक्शन अलग अलग दिन पे चालू करते हैं। उसके बाद हम लोग 10वें दिन से सोनोग्राफी करके फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, ये बताओ, ओवुलेशन इंडक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है? मतलब शुरू में कोई भी यंग कपल आता है, थोड़े टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, या फिर कुछ समय के बाद करते हैं? यस, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको केस टू केस वाइज जाना पड़ता है। अगर यंग कपल से 8-10 महीने से ट्राई कर रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रहा है, तो एक बेसलाइन साइकिल भी हम सोनोग्राफी से मॉनिटरिंग करके देखते हैं कि हम उनको नेचुरल साइकिल मॉनिटरिंग करते हैं विदाउट स्टिमुलेशन, कि उनके खुद के अंडे बन रहे हैं और उनके अंडे बन के फूट रहे हैं कि नहीं, ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं। तो जैसे इसको फॉलिकुलर स्टडी बोला जाता है या फॉलिकल मॉनिटरिंग भी बोला जाता है, और उसमें भी हमारे लिए डे 3, सेकंड डे और थर्ड डे का बेसलाइन स्कैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लगभग उनकी साइकिल, जैसे अगर उनकी 28 से 30 दिन की साइकिल है, तो हम उनको 9वें-10वें दिन के आसपास बुलाते हैं चेक करने के लिए कि उनका कोई अंडा बनना शुरू हुआ है कि नहीं। यहाँ पे अंडे को हम बार बार फॉलिकल बोलते हैं, और वो फॉलिकल, कई सारे फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन उनमें से 1 या 2 फॉलिकल ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, और उसको हम डोमिनेंट फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम लोग उनको एक अंडा और एक फॉलिकल जो बनना शुरू होता है, लगभग एक बार अगर वो 12 या 13 मिलीमीटर से बनना शुरू होता है, तो उसको हम डोमिनेंट फॉलिकल बोल देते हैं। और डोमिनेंट फॉलिकल को फिर हमको फर्दर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि एक दिन में 2 to 3 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से वो बढ़ता है। तो अगर वो बढ़ रहा है कि नहीं, तो उसको हम फिर से उनको ऑल्टरनेट डे या 2 दिन के गैप में हम उनको गाइड करते हैं कि बुलाते हैं, और इस तरह से हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सारे पेशेंट्स में ओवुलेशन इंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर यंग कपल हो और बहुत लंबे टाइम से ट्राई नहीं कर रहे हो, तो फिर हम लोग यूजुअली ओवुलेशन इंडक्शन नहीं बोलते हैं। अगर पीरियड रेगुलर आ रहा हो तो ओवुलेशन इंडक्शन का एडवाइस नहीं करते हैं। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी हो, 2-3 साल से ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, बाकी सब फैक्टर्स रूल आउट हो गए हो, तो ही हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। या फिर एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी हो, जिसमें फॉलिकल नहीं बनते हो, पीरियड रेगुलर नहीं आता हो, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो, तो उस पर हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं। कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब है कि हमको कोई भी मेडिकल कारण नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उस केस में ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं। इस क्वेश्चन का कैरी होम मैसेज ये है कि ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे पेशेंट्स खुद ही ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दूसरे या तीसरे दिन से ले लेते हैं, या फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स भी ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दे देते हैं। आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों वो ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन खुद नहीं लेनी चाहिए बिना अल्ट्रासाउंड के, और ज़िंदगी में कितनी बार ओवुलेशन इंडक्शन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बताया ओवुलेशन इंडक्शन नेचुरल साइकिल के लिए, IUI के लिए और IVF के लिए, इन तीनों में क्या फ़र्क है? मतलब एक होता है ओवुलेशन इंडक्शन और एक होता है कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। इसमें क्या फ़र्क है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ओव्यूलेशन इंडक्शन हम एक नेचुरल साइकिल के साथ कर सकते हैं, जिसमें हम तीसरे दिन से बीज बनाने की गोलियां दे रहे हैं, हम फॉलिकल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम उनको नेचुरल टाइम्ड इंटरकोर्स करवा रहे हैं। मतलब उनके खुद के ही अंडे बन रहे हैं,
उनको घर पे उनको ही इंटरकोर्स करना है, लेकिन वो टाइमिंग हम करवाते हैं थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी फॉलिकल मॉनिटरिंग जो हम बोलते हैं उसको, कि अंडा का जब रेडी है या छूटने के लिए तैयार है उन दिनों में हम उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन इंडक्शन इन नेचुरल साइकिल। सो ये एक टाइप का चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नेचुरल साइकिल में विथ ओव्यूलेशन इंडक्शन, मतलब बीज बनाने की गोलियों के साथ हम उनको ये टाइम इंटरकोर्स करा रहे हैं, बट फिर से वो नेचुरल साइकिल ही है, वो घर में ही ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज हो गई कि ओव्यूलेशन इंडक्शन विथ IUI। अब ओव्यूलेशन इंडक्शन में हमने क्या करा, फिर से बीज बनाने की गोलियां दी, लेकिन यहाँ पे हम लोग है ना टाइमिंग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का जो प्रोसीजर है उसके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज IUI? इसमें पार्टनर का जो सीमेन सैंपल है उसको लेके प्रोसेस करके जो बेस्ट ऑफ द स्पर्म्स है वो हम ओव्यूलेशन के समय फीमेल की बॉडी में डालते हैं, IUI का प्रोसीजर करते हैं। तो इसके लिए पूरा टाइमिंग और पूरा हमको हार्मोनल साइकिल का एक हार्मनी बनी रहे वो हमको ध्यान में रखना पड़ता है। वो तो हम और विस्तार में आएंगे। तो एक हो गया कि हमने स्टिमुलेशन करा और IUI का प्रोसेस करा, बट जो आपने बोला IVF, तो IVF जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे जो नॉर्मली जो नेचुरल साइकिल में अगर हम जाए तो ऐसा बोलते हैं कि एक अंडा पर साइकिल या 2 अंडे मैक्सिमम बनते हैं। लेकिन अगर हम IUI साइकिल्स में जब हम प्रोसीजर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट रहता है कि 2 to 3 एग्स हमको मिले। लेकिन अगर हमको है ना IVF साइकिल्स में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा एग बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें हमको बहुत कंट्रोल्ड वे में ओवेरियन स्टिमुलेशन करना पड़ता है। हमको बहुत अच्छे से इंजेक्शंस की डोज टाइम टू टाइम चेकिंग के साथ, सोनोग्राफी के साथ मॉनिटर करके हमको डोज कम ज़्यादा करनी पड़ती है। नेचुरल साइकिल या IUI में हमारा टारगेट होता है 1 या 2 मैक्सिमम 3 फॉलिकल बने, उससे ज़्यादा हम लोग ट्राई नहीं करते, वो हमारा टैबलेट्स या इंजेक्शन से आ जाता है। लेकिन IVF में हमारा टारगेट रहता है कि दोनों साइड कम से कम 5 से 6, 5 से 7 फॉलिकल्स बने, और टोटल दोनों साइड मिला के 10 से 15 हमारे फॉलिकल्स बने, तो हमारे एग्स की क्वालिटी हमको क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है और उससे एम्ब्रियो ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आगे बताया, हम लोग IVF के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग इस वीडियो में मेनली नेचुरल साइकिल या फिर IUI के ओवुलेशन इंडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओवुलेशन इंडक्शन हम लोग कौन से टैबलेट्स और इंजेक्शन से करते हैं, एक एक करके आप एन्यूमरेट करो। सबसे पहले क्लोमिफेन सिट्रेट। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप में होती है क्लोमिफेन सिट्रेट, और इसमें 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम तक हम दे सकते हैं। पेशेंट का क्या वजन है, उनका क्या केस हिस्ट्री है, उस पर डिपेंड करता है। और डे 3 स्कैन जो होता है हमारा, सोनोग्राफी होता है, बेसलाइन स्कैन करके हम चेक करते हैं, और उसके बाद हम डे 3 से डे 7 तक 5 डेज के लिए यूजुअली प्रेस्क्राइब करते हैं। सो दैट इज क्लोमिफेन सिट्रेट। सिमिलरली सेकंड टाइप ऑफ मेडिसिन हमारी है लेट्रोजोल विथ 2.5 मिलीग्राम, और ये 2 मेजर टैबलेट्स है जो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए कॉमनली यूज होता है। और इसके अलावा जो इंजेक्शंस है तो हमारे पास FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं। अगेन वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH जो हमको HMG इंजेक्शंस के नाम से जाने जाते हैं, और इनमें डोसेजेस होती है लाइक 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम। तो डिपेंडिंग ऑन द केस, उनकी हिस्ट्री और उनका रेस्पॉन्स, पिछली साइकिल में उनका कैसा रेस्पॉन्स रहा है ओव्यूलेशन इंडक्शन को, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उनको क्या देना चाहिए। क्लोमिफेन सिट्रेट सबसे पुरानी मेडिसिन है और बहुत इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल भी है। बहुत साल पहले क्लोमिफेन सिट्रेट डायरेक्टली बिना अल्ट्रासाउंड के दे देते थे, अभी भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड करे बिना हम लोग क्लोमिफेन सिट्रेट नहीं दे सकते। क्लोमिफेन सिट्रेट सबसे पहली मेडिसिन, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है हम लोग जो यूज़ करते हैं, और उसका रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्लोमिफेन सिट्रेट का रेस्पॉन्स नहीं आता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रोइड, एडिनोमायोसिस, ये सारे केसेस में हम लोग यूजुअली लेट्रोजोल प्रेफर करते हैं। लेकिन पेशेंट अगर हमारे पास आता है और पहले से 3-4 साइकिल क्लोमिफेन सिट्रेट पहले से ली हुई होती है, तो हम लोग दोबारा क्लोमिफेन सिट्रेट उसको नहीं देते। उसका कारण है कि क्लोमिफेन सिट्रेट पूरी ज़िंदगी में मैक्सिमम 12 बार दे सकते हैं, और सुपरवाइज एक्सेसिव सेल्फ यूज़ अगर क्लोमिफेन सिट्रेट का होता है तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि भविष्य में ओवरियन कैंसर भी हो सकता है। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और सारे डॉक्टर्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि उन्होंने अपने वहाँ कितनी क्लोमिफेन सिट्रेट की साइकिल दी और आगे पेशेंट कितनी क्लोमिफेन सिट्रेट की साइकिल लेके आया है। लेट्रोजोल थोड़ा सा रिलेटिवली रिसेंट मॉलिक्यूल है, पिछले 15-20 साल में आया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके क्लोमिफेन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कम एंडोमेट्रियम बनना और सर्वाइकल म्यूकस थिन होना, वो लेट्रोजोल में नहीं होते।
ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं और बहुत ही अच्छी है। और अभी तक ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं आई हैं कि लेट्रोजोल हम लोग इतनी ही साइकिल के लिए दे सकते हैं, हम लोग उसको लंबे टाइम तक भी दे सकते हैं। इसलिए अभी धीरे धीरे लास्ट फ्यू ईयर्स में लेट्रोजोल फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस बनती जा रही है ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के लिए। जैसा सपना ने एफएसएच और एचएमजी इंजेक्शन के बारे में बताया, वो हम लोग यूजुअली बहुत शुरुआत में नहीं प्रेफर करते। एल्डरली पेशेंट है, बहुत कम टाइम बाकी है, या हमको डायरेक्ट आईयूआई करना है, 35 साल के ऊपर पेशेंट है, और तो फिर हम लोग ये प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इंजेक्शंस थोड़े से कॉस्टली होते हैं और इनको टेम्परेचर कंट्रोल्ड रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन जब रियली इंडिकेटेड होता है, आईयूआई करना है या फिर पेशेंट्स के एग बहुत कम है, तो ही हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन हर एक पेशेंट में सेम होता है? अगर कोई एक पेशेंट ए को दिया और पेशेंट बी को दिया तो सब में सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे दवाई मॉलिक्यूल भले ही सेम है, लेकिन उनका जो रेस्पॉन्स है वो टोटली डिफरेंट होता है। नाउ देयर कैन बी 2-3 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स। जैसे एक पेशेंट है जिसको हमने क्लोमिफेन सिट्रेट दी, 100 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम दी, और उनकी दवाई देने के बाद उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। नो रेस्पॉन्स का मतलब है कि उनका कोई डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बना, उनका कोई अंडा नहीं बना, कोई ओव्यूलेशन नहीं हुआ। एक दूसरी चीज़ है कि हमने 50 मिलीग्राम क्लोमिफेन सिट्रेट एक महिला को दी और उनके 3 या 4 अंडे बन गए। तो रेस्पॉन्स इज़ वेरी वेरिएबल, और इसके कई सारे हमको हमारे पास, इसलिए हमारा वो डिटेल हिस्ट्री टेकिंग होता है, उनके हार्मोनल रिपोर्ट्स भी हमारे पास माइंड में होते हैं कि उनको किस तरह का देना है। और सेम चीज़ है कि अगर 100 मिलीग्राम से भी है ना, कई बार है ना रेस्पॉन्स या तो बहुत ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो ये, और कई बार क्या हो रहा है कि बार बार 2 या 3 बार देने के बाद भी अगर उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि क्लोमिफेन सिट्रेट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सब एक्चुअली दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। कई बार क्या होता है, कपल लंबे समय से ट्राई कर रहा है और आके बोलते हैं कि मुझे गारंटी दीजिए और मेरे को कब प्रेगनेंसी रुक जाएगा। तो ये एक बहुत ही धर्म संकट वाला सवाल है, क्योंकि ऐसा जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना होता है। और सबसे पहले हम बेसिक डोज से और नंबर 1 मेडिसिन से चालू करते हैं। अगर उनका उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर हम उसकी डोज बढ़ा के देखते हैं। अगर उससे भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हमको दवाई को चेंज करना पड़ेगा, और ऐसे उनका टाइम स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि आपको कब प्रेगनेंसी रुकेगी, और अंडा बनने और ओव्यूलेशन होने के बाद भी प्रेगनेंसी रुकेगी, ये भी किसी के हाथ में नहीं है। ये ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन हम लोग कौन से दिन पे स्टार्ट करते हैं साइकिल के? जी, तो वीडियो के शुरुआत में हमने बताया कि हमारे लिए 2nd और 3rd डे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सोनोग्राफी के हम स्टार्ट नहीं करते। हमारे लिए बेसलाइन स्कैन और हमारी फाइंडिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम 3rd डे से चालू करते हैं और 4 to 5 डेज के लिए दिया जाता है। सो डे 3 to डे 7 हमारा ये टैबलेट दी जाती है। क्लोमिफेन सिट्रेट यूजुअली डे 2 से डे 6 तक हम लोग कभी भी दे सकते हैं। 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम की यूजुअली स्टार्टिंग डोज होती है। एक रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि अगर पेशेंट का वेट 50 kg से कम है तो 50 मिलीग्राम की टैबलेट स्टार्ट करते हैं पर डे, और अगर 50 kg से ज़्यादा है तो 100 मिलीग्राम की टैबलेट स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारे सेंटर पे मैक्सिमम 3 साइकिल से ज़्यादा क्लोमिफेन सिट्रेट एक साथ में नहीं देते। और क्लोमिफेन सिट्रेट को चालू करने से पहले या लेट्रोजोल को चालू करने से पहले, जैसे सपना ने बोला, हम लोग बेसलाइन स्कैन करते हैं। बेसलाइन स्कैन में अगर हमको प्रीवियस साइकिल का रेमिनेंट कॉर्पसलिटल सिस्ट या कोई फॉलिकल सिस्ट या ल्यूटिनाइज अनरप्टेड फॉलिकल दिखता है या फिर एंडोमेट्रियम ज़्यादा होता है तो हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टार्ट नहीं करते। लेट्रोजोल को खाली डे 3 से ही चालू कर सकते हैं, डे 4 या डे 2 से नहीं चालू कर सकते। और एफएसएच और एचएमजी इंजेक्शंस हम लोग डे 2 या डे 3 से चालू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बेसलाइन स्कैन्स और बेसलाइन हार्मोनल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, जो इस वीडियो में हम लोग नहीं बता पाएंगे अभी। अच्छा, ये बताओ कि ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दिन में एक ही टाइम पे लेनी होती है? सपोज एक बार हमने 150 मिलीग्राम की टैबलेट रात को 10 बजे चालू की तो 10 बजे लेनी होती है, दिन में कभी भी ले सकते हैं? नहीं, प्रिफरेबली अगर सेम टाइम पे ली जाए ना तो उसका वो 24 आवर्स उनका जो हार्मोनल साइकिल है, क्योंकि हम ये एफएसएच और एलएच की जो बात करें, इन्हीं का सारा खेल है। क्योंकि बिकॉज इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारा अंडा बन रहा है, हमारा जो oogenesis हो रहा है, मतलब अंडा बनने का प्रोसेस हो रहा है। इसलिए प्रिफरेबली अगर उसको हम सेम टाइम पर लिए थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे चलेगा, बट वही बेस्ट रहेगा। अगर पेशेंट कोई एक दिन की मेडिसिन भूल जाता है या 2 टाइम हम लोग मेडिसिन बोलते हैं उसमें से एक टाइम की मेडिसिन भूल जाता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है? क्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हमको कंप्लीट करना है डोज, बस ये है कि वो डोज हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा पे जाएगा। आइडियली नहीं भूलना चाहिए, लेकिन अगर भूल भी गए तो कंटिन्यू करें तो बेटर है, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स्ड रोल नहीं है कि यही टाइम पे लेना है, इतना लेंगे तो इतना एफएसएच बढ़ा, भूल गए तो एफएसएच कम बढ़ेगा। Right. भूले ना तो
बेहतर है। अच्छा ये बताओ कि बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन करके जो बीज ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके कारण उनके बीज खत्म हो जाएंगे और उनको मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा, ऐसा? नहीं नहीं, ये तो पॉइंट टोटली रॉन्ग है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ओनली थिंग इसकी जो नेचुरल साइकिल में उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है नॉर्मल नेचुरल अंडे से, तो हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन करके थोड़े अंडे 1 से 2 अंडे एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको प्रेगनेंसी रहने का चांस बढ़े। एक नेचुरल साइकिल की बात करें, अगर हस्बैंड वाइफ टोटली हेल्दी है, नॉर्मल एज ग्रुप में है, टाइम्ड इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो 7 to 10% हम मैक्सिमम बोलते हैं। ये यंग कपल्स की बात हो रही है जो टोटली हेल्दी है और अच्छे से रेगुलर इंटरकोर्स के साथ वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में भी कॉम्प्लिकेशंस या पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है तो यही चीज हमारी 5 to 7% और लेस देन 5% पे आ जाती है। तो ओवरऑल एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से मैं इससे समझाना चाहूंगी कि मैं उनको कपल्स को काउंसिल भी करती हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, बिकॉज दे हैव कम टू अस फॉर कंसेप्शन। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि एक साइकिल में अगर हम 7% चांस लेके चलते हैं या 10% चांस लेके चलते हैं तो ऐसी मैक्सिमम हमको 10 से 12 साइकिल्स अगर हमको अच्छी मिलती है जिसमें ओव्यूलेशन हुआ है, प्रॉपर इंटरकोर्स हुआ है, तो हमको उसमें फिर प्रेगनेंसी रहने का चांस रहेगा। 70 to 80% रहता है, राइट। वैसे भी जब फॉलिकुलर रिक्रूटमेंट होता है तो एक साइकिल में 1000 फॉलिकल्स रिक्रूट होते हैं। अगर वो ओव्यूलेशन हो या नहीं हो, वैसे भी वो 1000 फॉलिकल्स एट्रेटिक मतलब मर जाने वाले हैं फॉलिकल्स, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग वो 1000 में से मैक्सिमम 4-5 या अगर IVF हो तो 10-12 फॉलिकल ही रिक्रूट करने वाले हैं, तो उससे मेनोपॉज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ओव्यूलेशन इंडक्शन हमने किया, उसके बाद हमको फॉलिकल का रेस्पॉन्स कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा, और अच्छा रेस्पॉन्स नेचुरल साइकिल या IUI साइकिल में क्या होता है और ख़राब पुअर रेस्पॉन्स क्या होता है? जी, अभी हमने ओव्यूलेशन इंडक्शन करा तो हमने डे 3 से उनका स्कैन कर लिया है, उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी है। अब नॉर्मली हम उनको 8वें, 9वें या 10वें दिन बुलाते हैं। जिनकी शॉर्ट साइकिल्स हैं, लाइक 25 या 26 दिन की साइकिल, उनको 8वें, 9वें दिन पे ही हम बुला लेते हैं। और जिनकी लाइक 30 या 32 डेज की साइकिल होती है वो हम लोग देखते हैं 10वें या 11वें दिन में। इसमें हमारा उनका प्रीवियस साइकिल का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी हम साथ में लेके चलते हैं। तो 10वें 11वें दिन के आसपास हम वहाँ पे सोनोग्राफी, जो ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी करके देखते हैं कि उनके फॉलिकल्स, अंडा बन रहा है, डोमिनेंट फॉलिकल कितने हैं। दोनों साइड में एक एक है, कई बार एक साइड में भी 2 हो सकते हैं और कई बार दोनों साइड में 2-2 भी हो सकते हैं। तो जैसा आपने ये सवाल पूछा है कि उनका रेस्पॉन्स, तो कितने अंडे डोमिनेंट फॉलिकल रिक्रूट हुए हैं वहाँ पे, ये हमारे लिए, ये हमको इस चीज़ का जवाब देगा कि वो पुअर रिस्पॉन्स है कि नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि हाइपर रिस्पॉन्स है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से, अगर उनका एक नेचुरल साइकिल में अगर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कर रहे हैं और अगर एक अंडा भी उनका रिक्रूट नहीं हो रहा है तो ये हमारा बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स कहलाएगा। लेकिन 1 to 2 एग इज एन एडिक्वेट रिस्पॉन्स, लेकिन एनीथिंग मोर देन 3 और मोर देन 2 लाइक 3 और 4 इज अ लिटिल हायर रिस्पॉन्स। नॉर्मली अगर पेशेंट को पीरियड रेगुलर आ रहे हैं तो वैसे भी उसका एक साइकिल में एक फॉलिकल बनता ही होगा, इसलिए पीरियड रेगुलर आ रहे हैं। हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं तो हमारा टारगेट होता है कम से कम 2 या 3 फॉलिकल बने। 2 या 3 फॉलिकल अगर बनते हैं तो हम लोग उसको एडिक्वेट रेस्पॉन्स बोलते हैं। जैसा सपना ने बोला कि 3 से ज़्यादा फॉलिकल बनते हैं नेचुरल या IUI साइकिल में तो हम उसको हाइपर रेस्पॉन्स बोलते हैं, और 1 या 1 से कम फॉलिकल हो तो हम उसको पुअर रेस्पॉन्स बोलते हैं। अच्छा, ये पुअर रेस्पॉन्स के कारण क्या है, क्यों पुअर रेस्पॉन्स होता है? जी, पुअर रिस्पॉन्स के सबसे मेजर कारण जो है कि उनका ओवेरियन रिजर्व उनकी कम हो रही है, और खास तौर से जिनका एल्डर एज ग्रुप से, लाइक एनीथिंग एज अराउंड मोर देन 30। पर आज का जो वातावरण है उसमें कई बार 25 और 26 ईयर्स के फीमेल्स में भी पुअर रिस्पॉन्स देखने में आया है। और जब हम एंटी मुलेरियन हार्मोन, एक हमारा ब्लड टेस्ट होता है, और इस तरह के जब फाइंडिंग्स हमको उस पर बार बार दिखती है सोनोग्राफी में, तो हम उनका एक AMH करके ब्लड टेस्ट कराते हैं जो हमको उनकी ओवेरियन रिजर्व बताती है कि उनके अंडे कितने बाकी है और अंडे की क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा ग्रॉस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी ओवेरी रेजिस्टेंट होती है और नॉर्मल रूटीन केसेस ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन से रेस्पॉन्ड नहीं करती। इसलिए जैसा सपना ने बोला, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर विद डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व में पुअर रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर ग्रॉस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अनट्रीटेड जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन हो, बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, उसमें भी पुअर रिस्पॉन्स आने के चांस रहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि हम लोग पुअर रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। आपने वैसे बता दिया अगर AMH और पॉलीसिस्टिक ओवरी। जो ग्रॉस PCOS है, तो मैं दर्शकों को यहाँ समझाना चाहूँगी कि जिसमें ओवेरियन रिजर्व कम है, जिनकी एज ज़्यादा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, AMH लेवल्स कम है, उनके अंडे ओवरऑल ही कम है, इसीलिए जब हम इंड्यूस कर रहे हैं तो हमको रिस्पॉन्स उतना बराबर नहीं मिल रहा है। लेकिन जो अपने ग्रॉस PCO के पेशेंट्स बताए, उनके पास अंडों का तो खजाना है,
उन पेशेंट्स को अगर हम AMH देखेंगे ना तो उनका मोर देन 5 होता है, 4, 5, 7, 8, 10 तक भी हमने वैल्यूज देखी हैं। तो दे हैव अडिक्वेट एग्स इन देयर ओवरीज। ओनली प्रॉब्लम इज ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जो FSH और LH का जो रेशियो गड़बड़ा जाता है और मेल पैटर्न ऑफ हार्मोन उनकी बॉडी में जो बढ़ने लग जाता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से एग्स में रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो डोमिनेंट फॉलिकल नहीं हो पाता है और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक गुड डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको उनको किस डायरेक्शन में ट्रीट करना है, क्योंकि दोनों का जो ट्रीटमेंट है टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर पुअर रेस्पॉन्स हमारा एक साइकिल में डॉक्यूमेंट हो गया, हमने उसका वर्कअप करा लिया, AMH कम आया जी। अब हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, आगे कैसे ट्रीट करेंगे, ओव्यूलेशन इंडक्शन कैसे करेंगे? अभी ओव्यूलेशन इंडक्शन हम पहले 1-2 साइकिल कर चुके हैं और हमको पुअर रिस्पॉन्स आया है, तो हम टैबलेट को चेंज करेंगे, उसकी डोज को भी चेंज करेंगे। अगर उसके बाद भी हमको एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हम साथ में गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस को उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ हमको वी हैव टू स्टार्ट विद अगेन लो डोज। तो अगेन इट इज अ स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज। तो जो हमारे इंजेक्शंस है उनको भी हम लाइक 75 मिलीग्राम जो हमारी बेसिक डोज है 75 इंटरनेशनल यूनिट्स। यस, इंटरनेशनल यूनिट्स। इसके अलावा कुछ एडजुवेंट्स यूज करते हैं हम लोग डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व में कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बट सारे डॉक्टर्स इसके फेवर में नहीं है। देयर आर सर्टेन ड्रग्स लाइक DHEA हम बात करते हैं, ये अपने आप में एक अच्छी ड्रग है जो ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग एग्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि ओव्यूलेशन इंडक्शन के 2 to 3 मंथ्स पहले अगर ये स्टार्ट कर दी जाए, मिनिमम 40 to 50 डेज पहले, तो ओवरऑल एग की क्वालिटी अच्छी आती है और रेस्पॉन्स एडिक्वेट रेस्पॉन्स मिलने का चांस बढ़ता है। डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में अगर हमको पहले से हमने TVS करा होता है तो हमको ओवरी के साइज से पता चल जाता है कि इसको डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व है, उसको हम लोग AMH से कोराबोरेट कर सकते हैं कि सही में वो डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व है। और ओवेरियन रिजर्व में हम लोग एडजुवेंट्स चालू करते हैं, जैसे हाई गुड क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट जैसे मेलेटोनिन 3 मिलीग्राम और DHEA। जैसा सपना ने बोला कि DHEA बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेफर नहीं करते, पर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 8 से 10 सालों में DHEA के साथ बहुत अच्छा रहा है। हालांकि उसकी डोज अलग अलग होती है, इंडिविजुअल पेशेंट को अलग अलग टेलर करनी पड़ती है। DHEA क्या करता है, ओवरी में एंड्रोजेनिक माइक्रो एनवायरनमेंट करता है, जिससे फॉलिकल की क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार होने का चांसेस होता है। फॉलिकल का नंबर नहीं बढ़ता है, पर AMH लेवल को स्टेबल रखने में थोड़ा सा मेंटेन करता है। और अगर 8-10 साइकिल तक AMH लेवल मेंटेन रहता है, क्योंकि AMH लेवल जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे डिक्रीज होता है, अगर AMH लेवल मेंटेन रहता है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी परसों ही हमारा 0.2 AMH पे एक पेशेंट को प्रेगनेंसी रोका है, तो वो उससे बढ़ जाता है। अच्छा, हमने 8-10 साइकिल डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्राई किया, पेशेंट को अच्छे एग बने पर प्रेगनेंसी नहीं रखी जी। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? नहीं, प्रेगनेंसी अगर नहीं रुक रही है तो हमको दूसरे पैरामीटर्स भी हमको चेक करने पड़ेंगे। सीमेन पैरामीटर्स, पार्टनर के पैरामीटर्स की सब नॉर्मल है, ओके, फिर क्या ऑप्शन है? पेशेंट के पास हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो IUI करें या फिर हम लोग उसको IVF के लिए रेफर करें। तो जैसे आपने कहा ओवेरियन स्टिमुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं और अब हमको है ना एडिक्वेट रिस्पॉन्स अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में तो हम IVF का ज़्यादा एडवाइस करते हैं। और लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो IUI साइकिल्स भी हम ट्राई करते हैं। 3 से 6 साइकिल हम लोग टाइम्ड इंटरकोर्स ट्राई करते हैं, उसमें नहीं फ़र्क पड़ता है तो 3 साइकिल हम लोग सेल्फ साइकिल से IUI कर सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं फ़र्क पड़ता है और डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व हो तो हम लोग पेशेंट को IVF विद डोनर एग्स एडवाइस करते हैं। क्योंकि IVF सेल्फ एग से थोड़ी सी कॉस्टली पड़े और उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस कम होते हैं, इसलिए डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व में डोनर एग से IVF एडवाइस करते हैं। इसके अपोजिट कंडीशन जैसे आपने बोला पॉलीसिस्टिक ओवरी में हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन की हमारी क्या अप्रोच रहती है? ओव्यूलेशन इंडक्शन हमेशा जो जैसे फर्स्ट टाइम अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है और PCOS के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वो इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, होमा इंडेक्स वगैरह करते हैं, फास्टिंग इंसुलिन के लेवल्स चेक करते हैं। अगर पेशेंट ओबीस है कि नहीं और उसमें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हमको इंसुलिन सेंसिटाइजर स्टार्ट करने पड़ेंगे, और ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा और बॉडी में जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है उनको भी थोड़ा कम करेगा। अगर ये सब करे बिना ही हम डायरेक्ट अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन करेंगे तो उसके फेल होने के चांस ज़्यादा है, और अगर प्रेगनेंसी रह भी गई तो भी जो एबनॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से प्रेगनेंसी में मिसकैरेज रेट बहुत हाई है।
तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी उनकी 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी नहीं खींचती, और ऐसे हमने बहुत कॉमनली देखा हुआ है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन सेंसिटाइजर्स टाइमली स्टार्ट करे जाए। मेक श्योर पेशेंट को काउंसिल करना पड़ेगा कि एटलीस्ट उसका जो इफेक्ट आने में 10 to 12 वीक्स लगते हैं, मतलब 3 महीने की हम बात करते हैं, तो वो ले। और अगर 10% वेट लॉस का हम एडवाइस करते हैं, जो उनका प्रोसेस हम उनका चालू करवाते हैं, उनको एक्सरसाइज और डाइट पे और लाइफस्टाइल पे फोकस कराते हैं, और उसके बाद हम एटलीस्ट मिनिमम 8 वीक्स अगर उन्होंने कर लिया है, 2 महीना कर लिया है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। ओवुलेशन इंडक्शन पॉलीसिस्टिक ओवरी में एडजुवेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे बेस्ट एडजुवेंट है मेटफॉर्मिन और माइनोसिटॉल। अगर डॉक्यूमेंटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मेटफॉर्मिन माइनोसिटॉल 12 वीक्स के देने के बाद हमको ओवुलेशन इंडक्शन स्टार्ट करना चाहिए आइडियल सिनेरियो में। उसके अलावा अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो हम लोग कैबरगोलिन भी स्टार्ट करते हैं, और कुछ केसेस में नॉन कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है तो उसमें हम लोग डेक्सामेथासोन भी देते हैं, पर वो हर एक केस को इंडिविजुअलाइज करके देते हैं, सारे केसेस में बिना देखे नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही एडजुवेंट्स की इफेक्ट आने लगती है तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में रिस्पॉन्स आ जाता है, क्योंकि वो बेसिकली एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी होती है, और एक बार ओवुलेशन होने लग गया तो पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम में 8 से 9 महीने में प्रेगनेंसी रुक जाती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ओवुलेशन स्टिमुलेशन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, कोई रिस्क है? जी, अगर कंट्रोल तरीके से करा जा रहा है, और ऐसा नहीं कि हम अनगिनत साइकिल करते ही जा रहे हैं, जैसे आपने पहले भी बताया कि एक पूरी लाइफ टाइम में क्लोमिफेन सिट्रान हमको 10 to 12 साइकिल से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो ये उसका एक रिस्क है कि हमको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टिमुलेशन नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट कंसीव नहीं हो रहा है तो उनको डिफरेंट मैनेजमेंट जो उनके केस में ज़रूरी है वो हमको एडवाइस करना चाहिए, और टाइमली एडवाइस करना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि कई बार ये स्टिमुलेशन से हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहा जाता है, OHSS। तो इसमें क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से अंडे ज़्यादा बन जाते हैं, मे बी लाइक मोर देन 4 या 5 अंडे बन जाते हैं, और उसमें कई बार पेशेंट को बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कई बार पेट में पानी भर जाना, सांस भरने लगना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट अगर हम कंट्रोल तरीके से करते हैं तो मोस्टली ये होने का चांस बहुत कम है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम नहीं होना चाहिए मॉडर्न इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। अगर वो होता है तो उसको हमको तुरंत हायर सेंटर पे रेफ़र करना चाहिए, और जो एक्सपर्ट है उसको रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेशेंट सीरियस हो जाता है। बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, हमने बहुत कम पेशेंट्स देखे हैं। लेकिन ओवेरियन कैंसर भी हमने नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवुलेशन स्टिमुलेशन ना करें, लेकिन अनसुपरवाइज तरीके से ओवुलेशन स्टिमुलेशन नहीं करें। ओवुलेशन स्टिमुलेशन या ओवुलेशन इंडक्शन से क्या बच्चा जो होगा उसमें कोई तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे हम ओवुलेशन इंडक्शन हम क्यों कर रहे हैं, जो चीज़ नेचुरली नहीं हो रहा है उसको हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं। जो बॉडी में जो एनओवुलेटरी साइकिल्स है कपल्स में, फीमेल्स में, उसमें हम ओवुलेशन करवा रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी, उनका ही अंडा है, उन्हीं की बॉडी से है, तो ये टोटली माइंड से निकाल देना चाहिए। और ख़ास तौर से जो आपने बच्चे के बारे में पूछा, इसीलिए PCOS पेशेंट या कोई भी अनप्लान प्रेगनेंसी मत करिए। जब भी ओवुलेशन इंडक्शन के लिए हम साइकिल स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो पहले से ही कपल्स में हम महिला को खास फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D, ये भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने में आ रही है, वो पहले से ही चालू कर देते हैं, और ये सब चालू होता है, और साथ में अगर ये होता है तो उससे बच्चे में डिफेक्ट्स नहीं आते। लेकिन अगर जेनेटिकली जो फीटस बन रहा है, अगर उसमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स है तो मिसकैरेजेस और ये सब देखने में आते हैं। जैसा सपना ने बोला कि अनप्लान प्रेगनेंसी में बच्चे में कंजेनिटल एनोमलीज आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर हमने पेशेंट हमारे पास आया और फर्स्ट साइकिल से ही ओवुलेशन इंडक्शन चालू कर दिया और तब उसको फॉलिक एसिड या विटामिन B12 चालू नहीं थी, तो बच्चे में कंजेनिटल एनोमलीज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम लोग हमारे सेंटर पर ट्राई करते हैं कि 3 to 4 साइकिल्स बॉडी में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जाए, उसके बाद ही हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करें। अगर पेशेंट को पीरियड रेगुलर आ रहा है तब तक लाइफस्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट से ही और टाइम इंटरकोर्स से ही हम लोग ट्राई करते हैं। हालांकि कुछ सालों पहले, लगभग 8 से 10 साल पहले, लेट्रोजोल को सपोजिटली कोई कंजेनिटल एनोमली होने के कारण बैन किया गया था, पर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए लेट्रोजोल फॉर ओवुलेशन इंडक्शन वापस स्टार्ट किया। आखिरी सवाल इस सेशन का, ओवुलेशन इंडक्शन से माँ को क्या तकलीफ हो सकती है, कुछ होती है पेशेंट को? पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि अगर 2 या 3 अंडे बन रहे होते हैं तो ओवुलेशन के समय शायद नॉर्मल पेट में डिस्कम्फर्ट या थोड़ा भारीपन या पेन रहता है, पर वो तो नॉर्मल साइकिल्स में भी होता है। इट डज नॉट डिपेंड कि एक अंडा, हाइपर स्टिमुलेशन में ज़्यादा तकलीफ होती है, जो आपने जैसे बताया कि इट इज़ वेरी रेयर, तो उससे फीमेल को कोई तकलीफ नहीं होती है।
इसके अलावा 2 और ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन मार्केट में लॉन्च हुई है। एक टेमोक्सिफेन है जो क्लोमिफेन सिट्रेट की सिस्टर कंसर्न जैसी ही टैबलेट है। वो जिस केसेस में क्लोमिफेन से एंडोमेट्रियम बहुत थिन रहता है, परसिस्टेंट, उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी है एनेस्ट्रोजोल, वो लेट्रोजोल की सिस्टर कंसर्न टैबलेट जैसी है, वो एरोमेटेज इनिवेटर है 3rd जनरेशन। लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में लेट्रोजोल और क्लोमिफेन से बेटर रेस्पॉन्स कोई और टैबलेट से आता नहीं है, क्योंकि सेम ही ग्रुप की बाकी टैबलेट्स हैं, इसलिए यही टैबलेट्स हम लोग यूज़ करते हैं। बात रही आईवीएफ में ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन की, वो जब हम लोग आईवीएफ का सेक्शन करेंगे, आईवीएफ की सीरीज करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे। तो ये था हमारा ओव्यूलेशन इंडक्शन टॉपिक नेचुरल साइकिल और आईयूआई के लिए। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में बात करेंगे। एक आखिरी सेंटेंस बोलना चाहूँगा, ओव्यूलेशन इंडक्शन इज एन आर्ट एज मच एज इट इज एन साइंस। सो साइंस तो है ही, लेकिन डॉक्टर जो ओव्यूलेशन इंडक्शन कर रहा है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसको फॉलिकल मॉनिटरिंग के साथ करना होता है, कौन से स्टेज पे कब दवाई चेंज करनी है, कितनी डोज में देनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। नमस्ते। नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ डॉक्टर सपना और मेरे साथ है डॉक्टर रजत। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम कुछ नए सवाल लेके आए हैं। लेप्रोस्कोपी क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है और किन कंडीशंस में इनको करना चाहिए। तो आइए आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। ये हमारी जो इनफर्टिलिटी की सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लेप्रोस्कोपी जो इनफर्टिलिटी में कैसे किया जाता है। तो रजत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लेप्रोस्कोपी क्या होता है। लेप्रो मतलब एब्डोमेन और स्कोपी मतलब अंदर हम लोग कैमरा डालते हैं। पेट के अंदर जब हम लोग एक दूरबीन डालते हैं उसको हम लोग लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। आजकल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉन इन्वेजिव सर्जरी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ नहीं होती, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि जैसा हम एक दूसरे को देख पाते हैं वैसे हम लोग पेट के अंदर कैमरा डाल के एकदम सारी सटीक चीज़ें देख पाते हैं। यूट्रस कैसा है, फेलोपियन ट्यूब्स कैसी है, ओवरीज कैसी है, अंदर कुछ चिपका तो नहीं है, अंदर कुछ एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, अंदर कुछ फाइब्रॉइड तो नहीं है, फेलोपियन ट्यूब अगर खुली है कि नहीं, हम लोग वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर ओवरी में कुछ गांठ है तो भी देख पाते हैं। बहुत सारे उसके फायदे हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि लेप्रोस्कोपी एक हमारी दूरबीन का जो ऑपरेशन वो हमारी एक आँख की तरह है कि हम अंदर सब चेक कर पाते हैं कि भाई प्रेगनेंसी ना रहने के क्या क्या कारण है, वो हम जान सकते हैं। यस। अब आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि लेप्रोस्कोपी कैसे किया जाता है। हम लोग ये सेशन में हम लोग इनफर्टिलिटी में ही खाली लेप्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपी एक डे केयर सर्जरी है और उसको हम लोग हमारे मेडिकल भाषा में की होल सर्जरी भी बोलते हैं। मतलब पेशेंट के एब्डोमेन में अम्बिलिकस के ऊपर हम लोग पेशेंट के एब्डोमेन में अम्बिलिकस के ऊपर हम लोग 1 सेंटीमीटर का इंसिजन रखते हैं और एक पेन शेप इंस्ट्रूमेंट हम लोग पेशेंट के एब्डोमेन में डालते हैं एनेस्थीसिया के अंदर, और उसमें कैमरा डालते हैं। उसके बाद हम लोगों को सारी चीज़ें हमको देखने लगती है, यूट्रस ओवरीज कैसा है। पेशेंट को प्रॉपर एनेस्थीसिया देते हैं, 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है और हम लोग स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस की तरह। कुछ लोग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली लेप्रोस्कोपी को बोला जाता है खाली लेप्रोस्कोपी। अगर हमको कुछ नहीं मिला तो हमने डायग्नोसिस किया कि हमको कुछ नहीं मिला, यूट्रस भी नॉर्मल है, फेलोपियन ट्यूब्स भी नॉर्मल है, ओवरीज भी नॉर्मल है, ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप भी नॉर्मल है, पीओडी भी क्लियर है, वहाँ कुछ एडिशंस नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, कोई फाइब्रॉइड नहीं है। और इनफर्टिलिटी में लेप्रोस्कोपी के साथ साथ हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं। लेप्रो माने एब्डोमेन, हिस्ट्रो माने यूट्रस। यूट्रस की कैविटी के अंदर हम लोग कैमरा डालते हैं और हम लोग सर्विक्स के ग्लैंड्स, यूट्राइन कैविटी, एंडोमेट्रियम, दोनों कॉर्नू, अंदर कोई पॉलिप है कि नहीं, कोई फाइब्रॉइड है कि नहीं, वो सब हमको पता चल जाता है। इसका फायदा क्या है, अगर हमको लेप्रोस्कोपी में कुछ पता चले और कि ये चीज़ ब्लॉक है, सपोज फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, हमने क्रोमोपर्टिब्यूशन करके देखा कि ट्यूब ब्लॉक है, अगर वो डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक है तो हम लोग वही सेटिंग में हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, फिम्ब्रियोप्लास्टी करके वो फेलोपियन ट्यूब हम लोग खोल सकते हैं। अगर हमको दिखा कि फाइब्रॉइड है तो हम लोग उसको मायोमेक्टोमी करके निकाल सकते हैं। अगर हमको दिखा कि वो ओवेरियन सिस्ट है तो हम उसको निकाल सकते हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट है तो हम लोग उसको रिलीव कर सकते हैं। अगर हिस्ट्रोस्कोपी में हमको पॉलिप दिख रहा है तो हम लोग पॉलिप निकाल सकते हैं, फाइब्रॉइड दिख रहा है तो फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं।
तो ये डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक सेम सिटिंग में होती है। पेशेंट को एडमिशन का सेम खर्चा होता है, मेडिसिन का सेम खर्चा होता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का सेम खर्चा होता है, खाली प्रोसीजर का थोड़ा खर्चे में फ़र्क पड़ता है। तो हमको अलग अलग सिटिंग में डायग्नोसिस और थेरापेटिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायग्नोसिस हमारा 3D अल्ट्रासाउंड से पहले से हो जाता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस जैसी चीज़ें वो खाली हमको लेप्रोस्कोपी करने के बाद ही पता चलती है। जी, एक्चुअली आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया साथ में कि वो हम क्यों करते हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपने बोला पेट के ऊपर नाभि के आसपास हम एक इंसिशन लगाते हैं, मतलब चीरा लगाते हैं, तो हमारे कितने होल आते हैं? जैसे की होल सर्जरी की बात करी हमने। सबसे पहले हम लोग पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं। एनेस्थेसिया देने के बाद हम लोग पेशेंट का सबसे खाली एक ही इंसिजन रखते हैं, और वो भी अम्बिलिकस के ऊपर स्कोप डाल के हम लोग अंदर देखते हैं कि कैसा है। जी। सपोज सब कुछ अच्छा है और पेशेंट में कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, वो हमको पहले से अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि हमको कोई फाइब्रॉइड नहीं है, कुछ एडेनोमायोसिस नहीं है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो हम लोग खाली एक होल और एक्स्ट्रा करते हैं। एक होल एक्स्ट्रा करने से, क्योंकि हमको क्रोमोपर्टिवेशन करना पड़ता है। क्रोमोपर्टिवेशन मतलब डाई टेस्टिंग के लिए जी। तो दूसरा होल डाला, क्योंकि हमको डाई टेस्टिंग करने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। क्रोमोपर्टिवेशन में अगर फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल आती है तो हमारा 2 होल में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, ये जो आप क्रोमोपर्टिवेशन बोल रहे हैं, ये क्या है? क्रोमो मीन्स डाई और पर्टिवेशन मीन्स डाई को हम लोग ट्यूब से बाहर निकालते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में HSG में बात किया कि HSG में हम लोग एक्सरे के अंदर डाई डालते हैं, वैसे ही लेप्रोस्कोपी में पेशेंट एनेस्थेसाइज होता है और हम लोग LW कैनुला से डाई नीचे सर्विक्स से पुश करते हैं, और वो मिथिलिन ब्लू डाई होती है। वो डाई हमारी जब फेलोपियन ट्यूब से बाहर आती है तो हम लोग कैमरे में देख पाते हैं कि कौन सी साइड से डाई आ रही है, प्रॉम्प्ट स्पिलेज है कि नहीं, स्लो स्पिलेज है। फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग हो रही है और आपने सेकंड होल से टेस्टिंग करी और हमने मान लिया अगर सब कुछ नॉर्मल है तो 2 होल में हमारी सर्जरी फिनिश हो गई। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप हिस्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो कौन सी चीज पहले करी जाती है या दोनों साथ में करी जाती है, कैसे होता है ये? अगर हमको अल्ट्रासाउंड पे कोई डाउट नहीं है कि पेशेंट का नॉर्मली कोई पॉलिप नहीं है, कोई फाइब्रॉइड नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग इंट्रायूट्राइन एडिशन एशरमेंट्स भी सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हिस्ट्रोस्कोपी खाली 1-1.5 मिनट का प्रोसीजर है। यूजुअली हम लोग हिस्ट्रोस्कोप से अंदर जाते हैं, दोनों साइड का कॉर्नर देखते हैं, यूट्राइन कैविटी देखते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो लेप्रोस्कोपी जब जैसे ही पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं और लेप्रोस्कोपी की तैयारी कर लेते हैं, कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे कोई एसोसिएट डॉक्टर या खुद सर्जन हिमसेल्फ हिस्ट्रोस्कोपी कर लेता है। मतलब वो पहले हिस्ट्रोस्कोपी फिनिश करते हैं अगर एक ही सर्जन है हमारे पास, और फिर बाद में वो लेप्रोस्कोपी के लिए प्रोसीड करते हैं। राइट। और अगर हिस्ट्रोस्कोपी में आपको ऐसा लगे कि हमको सब म्यूकस फाइब्रॉइड है उसका मायोमेक्टोमी करनी है या फिर हमको एशरमेंट्स रिमूव करने हैं, तो उस केस में हम लोग पहले हिस्ट्रोस्कोपी ही करते हैं। लेकिन उस केस में अगर हमको लेप्रोस्कोपी नहीं भी करना, फिर भी हम लोग लेप्रोस्कोप अंदर डाल के देखते हैं, क्योंकि कहीं हमको ये डाउट हो कि यूट्रस में इनएडवर्टेंट इंजरी तो नहीं हुई, कहीं परफोरेशन तो नहीं हुआ, वो सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम लोग लेप्रोस्कोप फिर भी डाल के देखते हैं। क्या ये अकेले हिस्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है कि लेप्रोस्कोपी को हम कंबाइन ना करें? होता है। अगर सपोज हमको HSG में कंफर्म है कि पेशेंट को बायलैटरल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और हमको पेशेंट को IVF के लिए ही लेना है, राइट, तो उस केस में हम लोग प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी में हम लोग छोटा छोटा पॉलिप होता है तो उसको निकाल देते हैं, अगर छोटा मोटा फाइब्रॉइड होता है तो उसको निकाल देते हैं। अगर हमको लगे कि एंडोमेट्रियम बहुत पेल है तो हम लोग उसको TB के लिए बायोप्सी के लिए रिपोर्ट भेज सकते हैं, TB PCR के लिए। तो हमको सर्वाइकल स्टेनोसिस कभी कभी लगता है, हमको लगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर में डिफिकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला है, तो सर्वाइकल स्टेनोसिस को हम लोग डायलेट करते हैं। तो ये सारी केसेस के लिए हम लोग प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी, खाली हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। बार बार हम यहाँ पे 2 शब्द यूज कर रहे हैं, थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक। तो जो नॉर्मल पेशेंट्स है, जैसे सिंगल हमने दूरबीन डाल के पहले चेक कर लिया और अगर पैथोलॉजी है तो उस हिसाब से हम आगे बढ़े। सपोज कोई चॉकलेट सिस्ट है या फाइब्रॉइड है, तो उसके लिए आपको फिर कितने होल रखने पड़ेंगे? तीसरा होल हम बनाएंगे? कम से कम 3 से 4 होल की जरूरत पड़ती है। राइट। मिनिमम 3 और आइडियली 4 होल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सामने एक असिस्टेंट को भी चीज़ें पकड़ने में मदद करना पड़ता है। ट्रैक्शन, काउंटर ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के लिए तीसरे आदमी के असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। अब आप मुझे बताइए कि लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट का रिकवरी टाइम कैसा होता है, डिस्चार्ज कैसा, मतलब कब उनको छुट्टी मिल सकती है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ऑन एन एवरेज लेप्रोस्कोपी का अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है तो यूजुअली हमारी भाषा में इन एंड आउट बोलते हैं, 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है। 1-1.5 मिनट का हिस्ट्रोस्कोपी और 10 मिनट का लेप्रोस्कोपी, और आधा घंटा पेशेंट बेहोश रहता है और पेशेंट शाम तक डिस्चार्ज हो सकता है। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कोई रिकवरी नहीं होती। नॉर्मल केस में लेप्रोस्कोपी में कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 घंटा? अगर कुछ है नहीं, डायग्नोसिस कुछ है नहीं, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आधे घंटे में बाहर भी आ सकते हैं हम लोग।
पेशेंट आधे घंटे में बाहर आ जाएगा, 6-8 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर हमने पेशेंट को कुछ प्रोसीजर किया है, करेक्ट, प्रोसीजर का मतलब है अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। सिस्ट रिमूव करा है, सपोज हमने सिस्ट रिमूव किया है, सपोज हमने फाइब्रॉइड रिमूव किया है, जी। सपोज हमने एंडोमेट्रियोसिस रिमूव किया है, चॉकलेटिस रिमूव किया है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर कितना लंबा टाइम लगता है, उतना लंबा एनेस्थेसिया पेशेंट को लगता है और उतना पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने के चांस रहते अब हैं। आपने बोला कि एनेस्थीसिया, तो किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाता है? जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, पेशेंट को कंप्लीट बेहोश करते हैं, मुंह के अंदर से एंडोट्रिकल ट्यूब डाल के पेशेंट को कंप्लीट बेहोश करते हैं 1.5-2 घंटे के लिए। करेक्ट। और अगर हमको सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी करना है तो उसमें किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाता है? आइडियली तो हमको जनरल एनेस्थेसिया देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग स्पाइनल एनेस्थेसिया में भी करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, हमको जनरल एनेस्थेसिया ही देना चाहिए। बढ़िया। और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आजकल के दिनों में नॉर्मली जनरल एनेस्थेसिया के साइड इफेक्ट्स लगभग नहीं होते हैं। शुरू के 4-6 घंटे सर्जरी के बाद थोड़ा सा तकलीफें रहती हैं, मुंह सूखा सूखा रहता है, गले में दुखता है, थोड़ा सा चक्कर ज़्यादा आते हैं, पूरे दिन नींद जैसा लगता है, पर वो 6-8 घंटे के बाद इट ऑल बिकम्स नॉर्मल। और इनके जो अगर पेशेंट को टाँके तोड़ाने आना है, और कब से वो काम अपना रिज्यूम कर सकते हैं, वर्किंग है तो? पेशेंट के नॉर्मली 7-8 दिनों में टाँके तोड़ देते हैं, राइट। और हल्का काम वो पेशेंट 1-2 दिन के बाद चालू कर सकते अपना हैं। प्रोफेशनल वर्क भी अगर डेस्क जॉब है तो 1-2 दिन के बाद चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, ये सब डिपेंड करेगा। तो आज हमारी इस बातचीत से ये समझ में आया है कि लेप्रोस्कोपी का जो इनफर्टिलिटी में जो प्रोसीजर है वो एक डे केयर प्रोसीजर है। ये डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों है, एक ही सिटिंग में हम डायग्नोस भी करेंगे और अगर कुछ पैथोलॉजी है तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी के यूजुअली बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन चूंकि हम लोग पेट में गैस भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं जी, और गैस के अंदर हम लोग काम करते हैं, तो कभी कभी गैस पूरी निकलने के बाद भी थोड़ा सा पेशेंट को शुरू के ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद शोल्डर टिप पेन रहता है बिकॉज ऑफ CO2। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण यूरिनरी रिटेंशन या यूरिन फ्रीक्वेंसी की थोड़ी सी तकलीफें रहती हैं, वो भी 2-3-4 दिनों में ठीक हो जाती हैं। और प्रोसीजर यूट्रस के अंदर करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन डालते हैं, इसलिए 2-4 दिन ब्लीडिंग होना थोड़ा सा स्वाभाविक है, इसलिए उसकी ज़्यादा चिंता करने की अच्छा, तो जरूरत नहीं मेरे होती। आपसे 2 सवाल हैं कि जो लेप्रोस्कोपी का हम टाइमिंग कैसे करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और क्या ऑपरेशन के पहले कुछ ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह कराना होता है? नॉर्मली जैसे हमने हिस्टोसल्पिंगोग्राफी में बात किया, वैसे ही HSG भी लेप्रोस्कोपी भी हम लोग पीरियड के 8वें 9वें 10वें दिन पे करते हैं। सेम लॉजिक है, पीरियड बंद होना चाहिए 3-4 दिन, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद नहीं करते क्योंकि वो टाइम पे एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा बन जाता है, और वो एंडोमेट्रियम जब ज़्यादा बन जाता है तो हमको हिस्ट्रोस्कोपी करने में तकलीफ हो सकती है, हमको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं पता चल सकती, कॉर्नू हम लोगों को बहुत ज़्यादा ओपनिंग कॉर्नल ओपनिंग नहीं पता चल सकती। और अगला सवाल जो आपने पूछा कि पेशेंट्स को ब्लड रिपोर्ट्स करानी होती है, जो कोई भी मेजर प्री ऑपरेटिव सर्जरी की जो ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं वो हम लोग सारी रिपोर्ट्स करवाते हैं, ECG, एक्सरे और वो सब हम लोग करवाते हैं प्री और ऑपरेटिव। इसमें पैथोलॉजी वाइज अगर हम चॉकलेट सिस्ट अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम प्री ऑपरेटिव बेसलाइन AMH लेवल्स भी कई बार कराते हैं। बिल्कुल। इनफर्टिलिटी में एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेटिस की सर्जरी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और सारे केस अलग होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। ऐसा नहीं कि मेरी बहन को भी एंडोमेट्रियोसिस था, मुझको भी एंडोमेट्रियोसिस था, हम दोनों का सेम होगा। हर एक एंडोमेट्रियोसिस का केस डिफरेंट होता है, कहाँ कितना एडिशन है, कितना उसका प्री ऑपरेटिव ओवेरियन रिजर्व है, ओवरी कितना चिपका हुआ है, कौन से ग्रेड का है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, POD कितना इन्वॉल्व है, बावेल कितना इन्वॉल्व है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी में। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी में ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास कराना होता है। स्पेशल लेप्रोस्कोपिक एंडोमेट्रियोटिक सर्जन्स होते हैं, वो जो खाली एंडोमेट्रियोसिस का ही काम करते हैं। कोई भी किसी भी यंग नए सर्जन के पास से एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी करवाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अच्छा, एक आप मुझे बताइए कि हमने एक वीडियो में HS ग्राफी की बात करी थी, जो एक ऑपरेशन है, एक माइनर प्रोसीजर की तरह है, उसमें भी हमने फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग और यूट्राइन कैविटी के बारे में बात करी, और एक अभी हमने लेप्रोस्कोपी एक मेजर ऑपरेशन की बात करी। तो दोनों के कुछ फायदे और नुकसान बताइए। सबसे पहली बात, अगर हमको खाली फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग करनी है तो हम लोग खाली HSG करेंगे, क्योंकि वो चीप है, नॉन इन्वेजिव है, और उससे हमको लगभग उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जितनी लेप्रोस्कोपिक में मिलती है। लेप्रोस्कोपी खाली फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग के लिए नहीं करनी चाहिए। हालांकि HSG में अगर हमको ऐसा लगे कि फेलोपियन ट्यूब में एक साइड में ब्लॉक है और वो रिपीट HSG करने के बाद भी वो ब्लॉक बार बार आ रहा है, तो हम लोग उसको कंफर्म करने के लिए या फिर उसको हम लोग थेरापेटिक मेजर करने के लिए हम लोग उसको लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी इन्वेजिव प्रोसीजर है, कॉस्टली प्रोसीजर है, पेशेंट को एडमिशन होने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लेप्रोस्कोपी में हमको फेलोपियन ट्यूब के अंदर के म्यूकोसा, सीलिया बहुत ज़्यादा पता नहीं चलते हैं,
लेकिन खाली लेप्रोस्कोपी में एडवांटेज है कि हम लोग उसी चीज़ को, सपोज कॉर्नुल स्पाजम है तो हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी से कैनुलेशन कर सकते हैं और कॉर्नुल स्पाजम को हम लोग रिलीव कर सकते हैं। अगर कॉर्नो में कोई मेम्ब्रेनस ब्लॉक है तो उसको रिलीव कर सकते हैं। अगर फिम्ब्रियल ब्लॉक है, डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक है तो हम लोग उसको नियोसाल्पिंगोस्टोमी कर सकते हैं या फिर फिम्ब्रियोब्लास्टी करके हम लोग उसको फैलोपियन ट्यूब को ओपन कर सकते हैं। लेकिन मिड ट्यूबल ब्लॉक है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होता है। मिड ट्यूबल ब्लॉक में हम लोग यूजुअली फैलोपियन ट्यूब को खोल नहीं सकते, और अगर हम लोगों ने साल्पिंगोस्टोमी करा या फिर साल्पिंगो एनास्टोमोसिस किया उसको ब्लॉक को खोल के, तो भी उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। मिड ट्यूबल ब्लॉक में यूजुअली आईवीएफ, अगर दोनों साइड मिड ट्यूबल ब्लॉक है तो आईवीएफ करना ज़्यादा बेटर रहता है। जी, तो आइए आज इस वीडियो में हमने लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों के बारे में बहुत विस्तार से बताया। ये किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आशा है आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इनफर्टिलिटी में लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी यूजुअली फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। यंग पेशेंट अगर है तो कम से कम 2-3 साल अगर उसने ट्राई किया है और दूसरा कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, तभी हम लोग लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। ओल्ड पेशेंट है, मोर देन 30, दूसरा एक आध दो और हाई रिस्क फैक्टर है, मेल फैक्टर प्रॉब्लम है या फिर एक आध उसको फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है, तो ही हम लोग लेप्रोस्कोपी जल्दी करने का एडवाइस करते हैं। प्री आईवीएफ लेप्रोस्कोपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी कुछ आईवीएफ स्पेशलिस्ट ऐसा मानते हैं कि रूटीनली करना चाहिए, लेकिन अगर 3D अल्ट्रासाउंड या रूटीन अल्ट्रासाउंड में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लगती है और पेशेंट में दूसरा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो लगभग उसमें भी फर्स्ट साइकिल आईवीएफ के पहले प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती है। तो नमस्ते दोस्तों, आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, AMH। रिसेंट भी है और नया भी, और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। हमारी इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस में AMH की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कितना AMH नॉर्मल होता है, कितने AMH पे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कम होते हैं, कितने AMH पे हमको IVF का सोचना चाहिए, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या AMH लेवल्स नॉर्मल हैं, अगर किसी के AMH लेवल कम है तो क्या उसको प्रेगनेंसी नहीं रोक सकती, या अगर किसी का AMH लेवल ज़्यादा है तो वो उसको प्रेगनेंसी रुकेगी ही, AMH और PCOS का क्या लिंक्ड है, AMH और डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व का क्या लिंक्ड है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सपना, ये बताओ AMH होता क्या है और हम लोग उसको क्यों टेस्ट करते हैं? जी, जो AMH होता है, सबसे पहले तो AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक ब्लड टेस्ट है और ये ओवेरियन रिजर्व टेस्ट है। हमको इससे ये असेसमेंट मिलता है कि स्त्री की, महिला की ओवेरियन स्टेटस कैसा है, उनकी ओवेरियन रिजर्व कैसी है, उनके अंडे उनके पास कितने बाकी हैं और कितने साल तक वो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ब्लड टेस्ट। मतलब जिस हिसाब से हमारे बैंक में बैंक बैलेंस होता है और हम बैंक बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते बैंक में, उसी हिसाब से हर एक लेडी की ओवरीज में एक ओवेरियन बैलेंस होता है। नंबर ऑफ एग्स फिक्स होते हैं। एक स्त्री जो होती है, जब उसका जन्म होता है तो उसके पास फिक्स 4 से 5 लाख बीज होते हैं और वो कभी बढ़ते नहीं हैं। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, फर्स्ट मेंसेस 13-14 साल की उम्र से, हर महीने लगभग 1000 बीज अपने आप मरने लगते हैं, उनका नुकसान होने लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 साल की एज तक बीज ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाते हैं, और वो बीज का लेवल एग्जैक्ट कितना है वो पिछले 10-15 सालों में हमको ये AMH टेस्ट करके पता चलता है। अच्छा, ये बताओ कि हम लोग ये जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसके भी कोई अलग अलग मेथड होते हैं कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड मेथड से ही करते हैं? होते हैं, अलग अलग लेबोरेटरीज इसको अलग अलग मेथड से टेस्ट करती है। हमको ये पर्टिकुलरली जो AMH का टेस्ट होता है उसके लिए स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में जाना चाहिए। उनके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लैब्स जो होती हैं वहाँ कराना चाहिए। और कुछ छोटे छोटे सवाल है जो मैं आंसर कर देती हूँ, जैसे इसका पीरियड्स की, मासिक की साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। प्रिफरेबली अगर डे 2, डे 3 पे अगर वो कोई दूसरे टेस्ट करा रहे हैं तो उसी के साथ हम लोग करवा देते हैं। खाने पीने से भी इसका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, और ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। कई बार ये सुन के लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट है और इससे उसकी रिपोर्ट आती है।
ये AMH टेस्ट क्या हमको सारे पेशेंट्स में करना चाहिए, कब करना चाहिए, और ये हमको क्या बताता है, हमारी ट्रीटमेंट को कैसे मॉडिफाई करता है? जी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पहले एक टाइम हुआ करता था हमारी प्रैक्टिस में जब हम सामने से लोगों को कहते थे कि आपका AMH टेस्ट करा लेते हैं, बट आजकल जो अवेयरनेस है और गूगल पे जितना नॉलेज अवेलेबल है उससे कपल्स अपने आप सामने से आते हैं, फीमेल्स आती हैं और बोलती है कि सर मेरा AMH लेवल इतना है, क्या मेरे को इसे रिपीट कराना है, क्या मुझे वो टेस्ट कराने की ज़रूरत है, और ये AMH क्या होता है। तो आपका जैसे सवाल था कि कब इसको कराना चाहिए, तो कोई भी महिला है जिसकी 30 साल से उम्र ज़्यादा है, एक अप्रॉक्सीमेटली हम 28 to 30 मान लेते हैं, या फिर किसी को लंबे समय से वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जब हम स्कैन करते हैं, हमारे लिए जो बेस लाइन स्कैन है डे 2 पीरियड आने के 2nd डे और 3rd डे पे जब हम स्कैन करते हैं और हम उनको जब सोनोग्राफी में उनके ओवरीज देखते हैं और हमको एंट्रल फॉलिकल काउंट उनके जो शुरू के 2nd डे और 3rd डे पे जो उनके अंडे हैं वो कम दिखते हैं, या ओवेरियन साइज कम लगता है, या ओवेरियन वॉल्यूम हमको कम लेता है और हमको डाउट रहता है, उनको प्रेगनेंसी रुकने में टाइम लग रहा है और प्रेगनेंसी लंबे समय से नहीं रुक रही है, जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उन सारी महिलाओं को हम AMH टेस्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं। हालांकि हम लोग अपने सेटअप में सारे पेशेंट्स का रूटीन AMH करवाते हैं। उसके 2 फ़ायदे हैं। AMH से हमको पता चलता है कि हमारा स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट कितना होना चाहिए। अगर पेशेंट यंग है, बहुत लंबे टाइम से ट्राई नहीं कर रहा है और AMH की वैल्यू बहुत अच्छी है, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करते। उनको टाइम इंटरकोर्स समझा के मल्टीविटामिन्स दे के उनको बोलते हैं कि आप घर पे ट्राई करें, 4-6 महीना नई प्रेगनेंसी मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा तो फिर हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। हाँ, जैसे सपना ने बोला कि कोई एल्डरली पेशेंट है, अबव 30, पास हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है, पास हिस्ट्री ऑफ ओफोरेक्टोमी है, ओवेरियन सिस्ट निकाला हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस है, या लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग AMH करने के बाद तुरंत ट्रीटमेंट चालू करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि AMH लेवल का नॉर्मल लेवल कितना होता है? जी, तो AMH जो ब्लड टेस्ट है, तो उसमें कोई भी रिपोर्टिंग होती है तो उनमें काफ़ी सारे 3-4 लेवल्स दिए होते हैं। जो एक फर्टाइल बेस्ट फर्टाइल लिखा रहता है कि दिस इज़ द बेस्ट लेवल फॉर द फर्टिलिटी, बट ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस है रिपोर्ट्स के साथ, तो उसमें क्या होता है कि एनीथिंग विच इज़ मोर देन 2, कोई भी ब्लड लेवल्स अगर मोर देन 2 हैं तो वो गुड हैं, अच्छे हैं, वो अच्छे कहलाते हैं। समवेयर बिटवीन 1.5 to 2 इज़ लाइक बॉर्डर लाइन, और 1.5 से अगर वो कम होता है तो हम उसको लो AMH बोलते हैं, और एनीथिंग लेस देन 1 इज़ वेरी लेस। और 4-4.5 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, वो हम लोग उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में लेते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये AMH लेवल कभी उम्र के साथ बदलते हैं, चेंज होते हैं, या सेम रहते हैं? एक बार हमने किसी 25 साल की फीमेल का AMH कराया तो उसका पूरी ज़िंदगी भर सेम रहने वाला है या बदलेंगे? जी, जैसे आपने अभी शुरू में ही कहा कि भाई स्त्री जब बच्ची बॉर्न होती है तो उसके पास फिक्स अंडे होते हैं, तो नेचुरली जैसे जैसे एज बढ़ रही है, और अभी हमने शुरू से हम 30 साल की बात कर रहे हैं, तो 30 साल के बाद ये जल्दी जल्दी कम होने शुरू होते हैं, तो ऑफकोर्स AMH लेवल्स चेंज होते हैं, लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, और 30 ईयर्स के बाद ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो एवरेज 1 to 2 ईयर्स में ये हमको 0.4 to 0.5 जो लेवल्स हैं उनके चेंजेस हमको दिखते हैं। जैसे लाइक 25 के आसपास अगर वो 3 है, तो लाइक 28 या 30 के आसपास वो 2.5 या 2.25, 2.5 या 2.15 के आसपास हमको मिलेगा। तो ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन इनको बार बार टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ एक सवाल और आता है कि कई बार एक लैब से रिपोर्ट अगर कम आई है तो पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा AMH बहुत कम है, अब क्या करें, हम दूसरी लैब से टेस्ट करें। तो लेबोरेटरी वाइज क्या होता है, जो मेथड वो यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, बट ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि अगर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी फॉलो हो रही है तो 1.5 का शायद 1.6 या 1.7 आएगा रिपीट टेस्टिंग में, या फिर 1.4 या 1.3 आएगा, बट ऐसा नहीं होता है कि 1.5 का सीधे 3 आ जाएगा या 2.5 आएगा। ये AMH हमको क्या बताता है, AMH करने का फ़ायदा क्या होता है, और ये हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स रूटीनली क्यों नहीं करवाते? सबसे पहले तो आप इसका एवरेज कॉस्ट बता दो कितना होता है जी। हम लोग क्यों करवाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स क्यों नहीं करवाते, और हम लोग क्यों करवाते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? जी, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपने यहाँ पूछ लिए कि AMH टेस्टिंग हम क्यों करवाते हैं। क्योंकि AMH हमको एक ओवेरियन रिजर्व, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्त्री में अंडे का खजाना या अंडे कितने बाकी है उसकी जानकारी देता है।
क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और एज के साथ अगर हम कोरिलेट करें तो जब वो 30 ईयर से ऊपर होते हैं तो ऑफकोर्स क्वालिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो AMH बेसिकली हमको ये बताता है कि उनके एग्स कितने बाकी है और वो अपनी प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं। तो एक पॉइंट आपने यहाँ बोला था, स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम प्रेगनेंसी के लिए कोई कपल हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है तो हमको नेचुरल तरीके से जाना है कि थोड़ा अग्रेसिव तरीके से, कि मतलब हमको ट्रीटमेंट फास्ट रखनी है कि हम थोड़ा नेचुरली उनको आराम से टाइम दे सकते हैं। तो AMH टेस्टिंग हमको ये बात बताता है कि उनको अगले 1 साल में उनका स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उनकी एग की क्वांटिटी कितनी है, और एज के साथ कोरिलेट करें तो उनकी क्वालिटी कैसी है। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है AMH, हमको क्वांटिटी बताता है कि एग्स की क्वांटिटी कितनी है। टेक्निकली देखा जाए तो AMH हमको एग्स की क्वालिटी नहीं बताता है, लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है और AMH कम होता है तो एग्स की ओवरऑल क्वालिटी कम होती है। दूसरा चीज़, कभी कभी हमको अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज लगती हैं, वो सही में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है कि नहीं, वो हमको AMH करने से पता चलता है। दूसरा, अगर हम पेशेंट का IVF के बारे में सोच रहे हैं तो पेशेंट का एग फ्रीज करना है कि नहीं, अगर वर्किंग वीमेन है वो कितने टाइम तक प्रेगनेंसी डिले कर सकती है, या फिर पेशेंट को कितने टाइम पे फीमेल को मेनोपॉज आने वाला है या मेनोपॉज आ चुका है, ये सारी चीज़ें हमको AMH से पता चलती हैं। क्या हमको AMH से नहीं पता चलता है, जैसे मैंने बताया कि एग्स की क्वालिटी कैसी है वो हमको AMH से पता नहीं चलता है। हालांकि रिस्क ऑफ मिसकैरेज, अगर बार बार पेशेंट को मिसकैरेज हो रहा है और अगर उसका लो AMH है तो एक AMH बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो मिसकैरेज बार बार क्यों हो रहा है। अच्छा, ये बताओ कि AMH कम के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? जी, AMH जो आपने बोला ना कि हम बात करें 1.5 कुछ बॉर्डर लाइन है या लेस देन 1 या 1.1, तो इसमें क्या होता है कि जो AMH कम हो रहा है मतलब स्त्री के अंडे कम हो रहे हैं, और अब अंडे जो बचे हैं ओवेरियन रिजर्व है वो उनकी कम हो रही है। और इसमें क्या होता है कि उनकी जो साइकिल्स होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, वो शॉर्ट होने लगती है। जैसे शॉर्ट साइकिल्स आने लग गई है। पहले उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ थी लाइक 28 या 30 डेज़ की थी, तो अब उनकी 22 या 25 डेज़ की होने लग गई है, तो वो शॉर्ट साइकिल है। दूसरी चीज़ ये होता है कि कई बार उनके हम लोग जब डे 3 या डे 2 पे स्कैन करते हैं तो पिछली साइकिल के भी हमको एग्स वहाँ पे अर्ली रिक्रूटमेंट हो रहा है ओवेरियन एग्स का। ये हमारे थोड़े से सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स होते हैं जिससे हमको ये पता लगने लग जाता है कि उनका AMH लेवल्स कम हो रहे हैं। अगेन, ओवेरियन वॉल्यूम कैसा है, एंड्रल फॉलिकल काउंट कैसा है बेसलाइन स्कैन पे, तो ये सब भी हम कोरिलेट करते हैं। जैसे जैसे AMH कम होता है और फ्लो कम होता है, अमाउंट ऑफ फ्लो और ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस भी कम होता है। पहले अगर किसी फीमेल को 3-4 दिन 5 दिन पीरियड आता था तो धीरे धीरे 2 या 3 दिन या 1 दिन ही पीरियड आ जाता है। स्कैंटी मेंसेस रहता है, इरेगुलर मेंसेस तो रहता है, और ओवरऑल बिकॉज बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो रहा है इसलिए उसको वजाइनल ड्राइनेस और वो सब थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, कौन से फीमेल्स को कम AMH होने का रिस्क है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इन फीमेल्स में AMH कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं? हाँ जी, तो ऐसी फीमेल्स जिनको ऑलरेडी ऑटोइम्यून फैक्टर है बॉडी में, लाइक जैसे उनको लंबे समय से डायबिटीज़ है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। कितने पेशेंट्स RA पॉजिटिव आते हैं हमारे पास, SLE है, थायराइड है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोनल हमारा मोस्ट कॉमन है थायराइड है। तो ये सब क्या होता है कि इनके बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर होता है, और ये ऑटोइम्यून में ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है जो बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही होती है, डैमेज कर रही होती है। तो उस तरह के पेशेंट्स में हमको ये AMH लेवल्स कम देखने में आता है, और हम उनमें प्रेडिक्ट भी करते हैं कि इनके लेवल्स बॉर्डर लाइन कम निकलेंगे। इसके अलावा जिसमें चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस होता है उनमें भी AMH कम होता है। जो फीमेल्स एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनके में भी AMH कम होता है। ओबीस फीमेल्स में भी AMH काफ़ी हद तक हमने देखा है कि कम होता है। नॉट एवरी ओबीस फीमेल इज़ पॉलीसिस्टिक और उसमें AMH कम होता है। अच्छा, ये बताओ कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा पूछते हैं कि कम AMH होने के लिए लाइफस्टाइल या डाइट का कुछ लेना देना है? जी बिल्कुल। अभी AMH हमने जैसे बताया कि उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर है तो उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके साथ हम आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर को कम कर सकते हैं। और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसका ओवरऑल प्रेगनेंसी रुकने, और प्रेगनेंसी रुकने के बाद जो 8 से 9 महीने प्रेगनेंसी के निकलेंगे, ये दोनों में ही एक इम्पॉर्टेंट इसकी भूमिका है। ऑटोइम्यून फैक्टर जिसके भी बॉडी में होता है, जैसे अगर किसी को थायराइड हो, किसी को एड्रिनल में प्रॉब्लम हो,
या किसी को जैसा सपना ने बताया ऑटोइम्यून रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो, उन लोगों में स्पीड ऑफ डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा होता है, तो जल्दी से फॉलिकल्स मरते हैं और AMH जल्दी से कम होता है। ये ऑटोइम्यून के हालांकि बहुत सारे जेनेसिस के फैक्टर्स हैं। कैसे होते हैं, बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑटोइम्यून फैक्टर ट्रिगर हो जाता है, और उसके अलावा स्ट्रेस भी ऑटोइम्यून को बढ़ाता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ को। तो हमको स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल रखनी है और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना है। और जैसा हमने आगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वीडियो में बताया है, आपको ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं बिकॉज ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमको करनी है। अच्छा, AMH लेवल खुद से बढ़ सकते हैं, नेचुरली कभी बढ़ सकते हैं अगर किसी का फीमेल का कम हो गया हो तो? जी नहीं, AMH लेवल्स बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एग्स है अगर उनकी लेवल्स कम है तो देर आर सप्लीमेंट्स अवेलेबल जो हम एड ऑन करते हैं बिफोर स्टार्टिंग अवर एक्चुअल ट्रीटमेंट, जो ओवरऑल एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और इसमें भी अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन ओवरऑल हमारी प्रैक्टिस में हमको उसका रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अच्छा, ये यंग पेशेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स AMH टेस्ट नहीं कराते। सारे पेशेंट्स को जैसे आपने पहले बताया था कि 30 साल के ऊपर को ही हम लोग कराते हैं, तो यंग पेशेंट में कराने का कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा है? हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हुए हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स था और हमने AMH कराया और बहुत कम AMH निकला। उससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है यंग पेशेंट्स में AMH कराने का? अभी इसमें दो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है कि एक पेशेंट्स जो यंग है और उनके AMH कम है, और एक पेशेंट्स है जो थोड़े एल्डर है और उनके AMH कम है। यंग पेशेंट में ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि एज उनके साथ है, और एज अगर उनके साथ होते हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग एग्स अगर कम भी हैं तो भी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उनको प्रेगनेंसी रहने का एक अच्छा चांस रहता है। अब जैसे आपने कहा कि उनकी टेस्टिंग ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि AMH एक थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है। बीच में आपने मेरे से पूछा था कि इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो लगभग 1800 to 2000 रुपीज़ का होता है। इसलिए कई बार कपल्स को हम बताते हैं कि ये टेस्ट करना है तो वो दो बार सोच में भी पड़ जाते हैं कि 2000 रुपीज़ का टेस्ट हमको क्यों कराना है। तो उसमें हम लोग, हमारे लिए केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ये सवाल पूछा है कि भाई उनके पीरियड्स इरेगुलर है, शॉर्ट साइकिल्स है, सोनोग्राफी पे मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमको डाउट हो रहा है, ओवेरियन वॉल्यूम कम है, एंटर फॉलिकल काउंट कम है, और जब हम ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब हमको प्रॉपर एग्स नहीं मिल रहे हैं, पुअर रेस्पॉन्स मिल रहा है, तब हमको वो टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो हमको एक डायग्नोसिस देगा और उसमें हमको जो सप्लीमेंट्स एड ऑन करने हैं वो हम फिर कर पाएंगे। क्या ये कम AMH से हमारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के सक्सेस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, नेचुरल IUI या IVF पे? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि पुअर रेस्पॉन्स, कि जब हम ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, इंजेक्शंस अवेलेबल है, गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस अवेलेबल है। तो जब वो हम डोज देते हैं हमको वो रेस्पॉन्स को रिलेट करना पड़ता है कि जब हमने ये दवाई दिया तो उससे कितने अंडे बने उनके। और कई बार दवाई देने या इंजेक्शंस देने के बाद भी अंडे नहीं बनते हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशन से कम बनते हैं, या ओवरऑल अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या वो टाइमली रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर AMH लेवल्स कम है तो ये हमारे ट्रीटमेंट पे असर करेंगे और हमारे उस साइकिल में जो सक्सेस रेट है वो कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो AMH टेस्ट है हमको पेशेंट को काउंसिल करने में हेल्प करता है। पेशेंट क्या होते हैं, जब हमारे पास कपल्स आते हैं सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमको कितने महीने में प्रेगनेंसी रुक जाएगी, यह पहला उनका एक सवाल होता है। तो हमको इस सारी फैक्टर्स से हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आपके AMH लेवल्स बॉर्डर लाइन है या कम है, आपकी एज ज़्यादा है, आपके हस्बैंड फैक्टर कैसा है, फेलोपियन ट्यूब फैक्टर कैसा है। तो वो सारी चीज़ें मिलके हम उनको काउंसिल कर पाएंगे कि अगर आप नेचुरली जा रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन कि कम AMH है किसी फीमेल का तो उसके पास ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस रहते हैं, है ना? इसको हम लोग अलग अलग एज ब्रैकेट्स में करेंगे। सपोज पेशेंट की एज 25 साल के आसपास है, पेशेंट की एज 30 साल के आसपास है और पेशेंट की एज 35 साल के आसपास है। तीनों में आप ऑप्शन बताएं कि सबसे पहला 25 साल की फीमेल हो, उसका AMH सपोज 0.5 है, हम लोग एक ही स्टैंडर्ड AMH रखते हैं 0.5 से 1 के बीच में, तो उसके पास ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, हम लोग क्या करते हैं। 30 साल की फीमेल के पास क्या ऑप्शंस हैं, हम लोग क्या करते हैं, और 35 साल की ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने मुझसे पूछा है, बट केस टू केस हम जाएंगे कि जैसे एक 25 to 30 इयर्स की फीमेल है, यंग फीमेल है, जो लेस देन 30 और 0.5 से 1, लगभग 0.5 से 1 उनका AMH है, हमको एक डायग्नोसिस मिला है, तो सबसे पहली स्टेप ये है कि हमको वो प्री कंसेप्शनल विटामिन और हमारे सप्लीमेंट्स वो तो हम इमीडिएटली चालू करेंगे, और सारे ही केसेस में लाइफस्टाइल, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये तो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट चालू ही रहना चाहिए। जब कपल्स हमारे पास आते हैं, शुरू में हम उनको मोटिवेट करते हैं, एक आध महीना वो करते हैं और बंद कर देते हैं, तो दवाई ही सब चीज़ों का इलाज नहीं है, साथ में ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। अभी जैसे फीमेल यंग है और अगर उसको रेगुलर साइकिल्स है, भले ही शॉर्ट साइकिल्स है, तो हम उनको फॉलिकल मॉनिटरिंग और टाइम्ड इंटरकोर्स हम समझाते हैं और हम असेस करते रहते हैं साइकिल टू साइकिल कि उनके एग्स कैसे बन रहे हैं। कई बार AMH लेवल्स कम भी होते हैं तो भी उनके 1 और 2 एग्स आराम से बनते हैं, और वो यंग है तो एग्स की क्वालिटी भी अच्छी है, तो उनको प्रेगनेंसी रहने का एक अच्छा चांस है। तो हम उनको ये इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, 6-8 गुड साइकिल्स हम वेट करते हैं, बीच में ज़रूरत है तो उनको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन IUI की साइकिल्स हम के लिए हम काउंसिल कर सकते हैं। स्पेशली अगर मेल फैक्टर उसमें इनफर्टिलिटी है या मेल काउंट्स कम है तो वो हम ऐड ऑन करते हैं। आप कुछ ऐड करेंगे? मतलब जैसा सपना ने बताया, हम लोग 3 से 6 साइकिल उनको टाइम्ड इंटरकोर्स नेचुरल ट्राई करने का बोलते हैं। उसके बाद नई रिजल्ट मिलता है तो ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के साथ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI का 3 से 4 साइकिल एडवाइस करने का बोलते हैं, और अगर उसमें नई रिजल्ट मिलता है तो हम लोग उनको अर्ली IVF का एडवाइस करने का बोलते हैं सेल्फ साइकिल से। लेकिन वो बीच में IUI करने के पहले, जैसे हमने पिछली वीडियोस में बताया, HSG हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग अगर नहीं हुई है तो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन, 35 साल की फीमेल है, सेम AMH 0.5 to 1 के आसपास, क्या करें? अभी 30 इयर्स की फीमेल है और अभी वो अचानक से आए कि अब हमको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, हमसे गाइडेंस लेने आए, तो हम सबसे पहले AMH कराएंगे जैसे हमने आपको बताया, और समवेयर वो बहुत ही कम आया है, बॉर्डर लाइन आया है, तो हमको इमीडिएट उनकी ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ेगी क्योंकि एज फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, और इमीडिएटली हम उनकी ये ओवेरियन स्टिमुलेशन चालू कर देंगे, प्री कंसेप्शनल विटामिन और ये सब मैं मान के चल रही हूँ कि हमने उनको समझा दिया है और वो चालू है हमारे प्रोसेस में, और उनको ओवेरियन स्टिमुलेशन के साथ हम टाइम को इंटरकोर्स की 3 to 4 साइकिल्स करेंगे। उसमें हम एग का रेस्पॉन्स कैसा है वो चेक करेंगे, मेल फैक्टर भी असेस करेंगे साथ में कि अगर मेल फैक्टर पार्टनर में अगर कोई इशू है तो पार्टनर की भी सेम टाइम पे मेडिसिन चालू करेंगे, IUI साइकिल्स भी जल्दी प्लान करेंगे, और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं है तो IVF के लिए सेल्फ साइकिल IVF के लिए अभी अगर उनके पास टाइम है, क्योंकि लेस देन 1 और 1 है तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम नहीं खराब कर सकते, हमारे टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही बोलूँगी कि आप प्रेगनेंसी को प्रायोरिटी बनाइए और उसके ऊपर वर्क करिए, और ये जल्द से जल्द करना है। अगला सेट 35 साल वाले, राइट, अभी 35 ईयर्स है तो एज और ज़्यादा बढ़ गई है, और लेस देन 1 है तो यहाँ पे तो दोनों ही है कि एज भी, क्वालिटी भी खराब है और क्वांटिटी भी कम है, तो 3 to 4 साइकिल्स हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन इसमें अगर सेल्फ साइकिल IVF का अगर हम सोच रहे हैं तो हमको जल्दी उनका स्टेप लेना पड़ेगा और जल्दी काउंसिल करना पड़ेगा। 35 के बाद फीमेल के एग्स बहुत जल्दी से कम होते हैं, इसलिए अगर फीमेल को प्रेगनेंसी की जल्दी है तो हम लोगों को बिना कुछ वेट करे हुए सप्लीमेंट्स चालू करके फीमेल को डायरेक्टली सेल्फ साइकिल IVF के लिए भेज देना चाहिए, अगर पेशेंट अफोर्डिंग है और विलिंग है तो। अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है या विलिंग नहीं है तो सप्लीमेंट चालू करके सबसे पहले HSG करने का, और नेक्स्ट साइकिल से हम लोग 2 या 3 साइकिल का IUI का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई भी पेशेंट्स में हार्ड एंड फास्ट ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है कि ये ही करना है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। पेशेंट के पास टाइम कितना है, पेशेंट के पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी कितनी है, पेशेंट की विलिंगनेस कितनी है, डॉक्टर की नॉलेज कितनी है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है उस लो AMH को डील करने में। जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं वो विलिंग नहीं होते IVF के लिए, 2 उनके पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, एंड C इन दोनों कारण के कारण हम लोगों ने अपनी लो AMH की प्रैक्टिस डेवलप की है कि हम लोग उसमें नॉर्मल नेचुरल ट्राई करने का पेशेंट्स को बोलते हैं और हमको डिसेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही करना है। अच्छा, पेशेंट ने को हम लोग सेल्फ साइकिल IVF को छोड़ के दूसरा एक ऑप्शन आपने नहीं बोला, IVF एग डोनेशन, वो हम लोग कौन से लेवल पे एडवाइस करते हैं? सपोज एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसका 0.4 0.5 AMH है, 0.5 AMH है, तो हम लोग उसको सेल्फ साइकिल के लिए एडवाइस करेंगे या हम उसको एग डोनेशन के लिए भी एडवाइस करेंगे? जी, अब इसमें ये जो आपने सवाल पूछा है ना, तो इसमें अगेन काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब हम उनको है ना, आपने बोला 0.4 0.5, तो भी हमको पता है एज अ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट कि इट इज़ वेरी लेस, और कई बार सेल्फ साइकिल IVF में
उनका एक्सपेंस होता है काफ़ी। एग्स के लिए जब हम इंजेक्शन देते हैं तो उसकी फुल डोज देने के बाद भी हमको पुअर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। हमारे जो एक्सपेक्टेड एग्स हैं वो बनते नहीं और उनकी साइकिल कैंसिल हो जाती है और उनका ओवरऑल मॉनिटरी लॉस भी होता है। तो लेकिन कई बार पेशेंट की एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि पहली बार में जब वो आए हैं उनके डोनर एग्स की उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और वो उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है। तो दोनों ही चीज़ों की तरह हमको उनको काउंसिल करना पड़ता है। हम उनको बताते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है और फिर उनको समझा के जाते हैं। लेकिन 35 इयर्स के ऊपर अगर लेस देन 1 AMH है तो जो ART सेंटर्स हैं वो भी डोनर एग ही एडवाइस करते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड फाइनेंशियल पर्पसेस अगर AMH 0.5 से कम है, 35 से ऊपर एज है, तो फीमेल को अगर फाइनेंशियल नुकसान नहीं हो उसके लिए हम लोग IVF एग डोनेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि A वो रिलेटिवली चीप पड़ता है और B उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। सेल्फ साइकिल में पेशेंट का एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंडिचर होने के बाद भी हमको सक्सेस के चांसेस रिलेटिवली कंपेयर टू एग डोनेशन कम होते हैं। इसलिए हम लोग पेशेंट को IVF सेल्फ साइकिल लेस देन 0.5 AMH मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज में एडवाइस नहीं करते। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग हम लोगों को ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे AMH से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। पेशेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनके बारे में। थैंक यू, नमस्ते, बाय। ये बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, IUI क्या होता है, हम IUI कब एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। IVF हम लोग मेनोपॉज में कर सकते हैं। पेशेंट में IVF के सक्सेस के चांसेस सेम होते हैं। थोड़ा IVF के जो 4-5 प्रकार है उसके बारे में आप रोशनी डालें। एक्चुअली IVF में भी 100% रिजल्ट्स नहीं है। क्या IVF से बच्चे जो आते हैं कमजोर आते हैं? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल इनफर्टिलिटी सीरीज के लास्ट सेगमेंट में आज हम लोग IUI और IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जिस सुनने की कोशिश करते हैं। ये बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, IVF क्या होता है? जी, IVF इस नाम से हम इसको जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है कि जो बॉडी के बाहर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि बेबी हम टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं। स्पर्म और अंडा दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में मिला के उससे एम्ब्रियो जनरेट कर रहे हैं और फिर वो विमेन में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी। IUI क्या होता है? IUI इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें जो प्रेगनेंसी रुक रही है वो महिला के अंदर ही बन रही है। जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो महिला की बॉडी में हो रहा है। IVF में ये प्रोसेस बाहर हो रहा है। तो IUI में हम क्या करते हैं कि महिला का जब अंडा तैयार हो जाता है उस समय हम हस्बैंड का जो सैंपल लेते हैं, सीमेन सैंपल लेते हैं, उसको प्रोसेस करके उसमें से जो बेस्ट स्पर्म्स हैं और डेब्रिस और कचरा निकाल के वो महिला के बच्चेदानी में IUI कैनुला से अंदर इंसर्ट करते हैं और वो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं बच्चेदानी के अंदर। तो इसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, बच्चेदानी के अंदर हम इंसेमिनेट कर रहे हैं। हम IUI कब एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को? जी, अभी जो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो उसकी जो ट्रीटमेंट का हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे कि प्रेगनेंसी जब नहीं रुकती है तो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, सोनोग्राफी करके देखते हैं और फिर हम एक नया प्रोसेस चालू करते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन एंड फॉलिकल मॉनिटरिंग। तो ओवेरियन स्टिमुलेशन में क्या होता है कि हम अंडा बनाने की दवाइयाँ देते हैं जो पीरियड के तीसरे दिन से हम चालू करते हैं। दूसरे तीसरे दिन से कई तरह की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, क्लोमिफिन सिट्रेट है, लेट्रोजोल करके मेडिसिन है। और जब ये 5 दिन के लिए, 4 या 5 दिन के लिए दी जाती है और उसके बाद अंडा बनने का प्रोसेस चालू होता है जो सोनोग्राफी से, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम अंडे को, फॉलिकल को मॉनिटर करते हैं। और जब अंडा बनने का ये जो प्रोसेस है और उस समय अगर नेचुरल घर में ट्राई करना है तो हम उनको टाइम टू इंटरकोर्स समझाते हैं कि अब आपका अंडा रेडी है, अंडा छूटने का समय है, आप घर में ट्राई करिए। और उस तरह से ये हमारा फॉलिकल मॉनिटरिंग विद टाइम्ड इंटरकोर्स हो गया। दिस इज़ नेचुरल साइकिल। इसमें उनका अंडा उनकी बॉडी में बन रहा है, फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी में हो रहा है और ये नेचुरल प्रेगनेंसी रह रही है। लेकिन जब 4 से 6 साइकिल अगर अंडा बन रहा है,
ओव्यूलेशन के समय वो ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब मेडिसिन ले रहे हैं, उन्हें सब टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है, और उसके बाद भी अगर उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो हम लोग उनको एक ऑप्शन देते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन IUI। वो करने के पहले हमारे लिए एक प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब टेस्टिंग, कि नलियाँ खुली है कि नहीं। उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक नली का एक्सरे जिसको HS ग्राफी बोलते हैं, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, और एक नली का टेस्ट जो सलाइन सोनोग्राफी की तरह करा जा सकता है। पानी डाल के हम सोनोग्राफी से चेक कर सकते हैं कि नलियाँ खुली है कि नहीं, क्योंकि नली जो फेलोपियन ट्यूब्स है वही वो स्ट्रक्चर है जिसमें अंडा और स्पर्म मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो IUI हम कब करते हैं, जब उनको नेचुरली इस तरह से या तो घर में वो ट्राई करें, उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या फिर उनको हम लोग टाइम्ड इंटरकोर्स करवा रहे हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन के साथ, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और उनकी फेलोपियन ट्यूब्स भी खुली है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, तब हमारे पास अगर मेल पैरामीटर हम चेक करते हैं, और अगर मेल में अगर स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, तो उस तरह के केसेस में हम मेल का सैंपल लेके उसको प्रोसेस करके इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की साइकिल्स चालू करते हैं। हालांकि IUI का सबसे कॉमन और सबसे पहला इंडिकेशन जब IUI स्टार्ट हुआ था तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हुआ करता था जी। जिनके काउंट्स कम हैं या जिन हस्बैंड्स में काउंट 0 होते हैं तो डोनर इंसेमिनेशन करके हम लोग IUI करते थे। जैसे जैसे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट इवॉल्व हुआ वैसे वैसे हम लोगों ने इसका IUI के इंडिकेशंस बढ़ाए। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में भी IUI करते हैं, कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस में भी IUI करते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी IUI करते हैं, या फिर एल्डरली फीमेल होती है जिसको हम लोगों को IVF में लेना है लेकिन उसके पहले 3 से 6 साइकिल हम लोग IUI ट्राई कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि IVF हम लोग मेनोपॉज में कर सकते हैं? उनके ART रूल्स आ गए हैं और 50 इयर्स उसकी कट ऑफ एज आ गई है कि 50 इयर्स के बाद हम कोई भी महिला में ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। मेनोपॉज में फीमेल्स के एग्स नहीं होते हैं तो हमको करना तो डोनर एग से ही पड़ेगा, लेकिन फिर पहले आज से लगभग 1.5 साल पहले जब तक नए ART रूल्स नहीं आए थे उसके पहले कोई भी एज तक फीमेल्स में कर सकते थे, लेकिन 50 के बाद प्रेगनेंसी फीमेल के लिए जोखिम ही होती है, हाई रिस्क होती है, इसलिए 50 के बाद IVF फीमेल्स में नहीं करते, 50 के पहले ही करना चाहिए और वो भी डोनर एग से करना चाहिए। अच्छा हर एक पेशेंट में IVF के सक्सेस के चांसेस सेम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। और ये IVF का क्या इंडिकेशन है, उनकी पेशेंट की, फीमेल की और हस्बैंड की एज कितनी है, उनका क्या इंडिकेशन है कि वो क्यों करा रहे हैं IVF। जनरली देखा जाए तो 30 to 40% चांस होते हैं उनके सक्सेस होने के। जब हम लोग IVF बोलते हैं तो क्या IVF एक ही प्रकार का होता है या इसके कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं? हमारे पास फ़ोन की इंक्वायरीज आती हैं बहुत सारी कि सर हमको IVF करवाना है, कितना कॉस्ट होगा? थोड़ा IVF के जो 4-5 प्रकार है उसके बारे में आप रोशनी डालें। जी, IVF बहुत प्रकार के होते हैं क्योंकि जब वो पेशेंट को ये सब नहीं समझ में आता है, वो तो सिर्फ यही बोलेंगे कि IVF होता है, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से टाइप का IVF कराना है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक होता है कि सेल्फ साइकिल, उसमें हम महिला का, फीमेल का ही अंडा ले रहे हैं और हस्बैंड का ही, पार्टनर का ही स्पर्म ले रहे हैं, तो उसको हम सेल्फ साइकिल, उनका ही अंडा है, उनका ही स्पर्म है और ये हमारा सेल्फ साइकिल IVF हो गया। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र बढ़ गई है, AMH कम हो गया है, उनके अंडे खत्म हो रहे हैं, अंडे की क्वालिटी खराब है, तो उसमें हमको डोनर अंडा लेना पड़ता है, मतलब किसी और महिला में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनके अंडे तैयार करे जाते हैं, वो अंडे रिट्राइव करे जाते हैं और उसके बाद उस अंडे से स्पर्म को मिलाया जाता है और इसको हम डोनर ओवम साइकिल, ओवम डोनेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ऐसे मेल्स जिसमें उनके स्पर्म्स खराब हैं, या तो उनमें मोटिलिटी नहीं है, काउंट 0 है, या उनसे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, लेकिन महिला टोटली नॉर्मल है, तो इसमें अंडा महिला का होता है लेकिन स्पर्म डोनर होता है, तो उसको हम डोनर सीमेन साइकिल बोलते हैं। और चौथी चीज़ है कि एम्ब्रियो डोनेशन के एक नाम से हम जानते हैं, जिसमें ना तो महिला का अंडा यूज़ होता है ना आदमी का स्पर्म यूज़ होता है, और उसमें एक फीमेल में हम एक एम्ब्रियो, डायरेक्ट एक फ्रेश नए एम्ब्रियोज बना के हम डायरेक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और उसको एम्ब्रियो डोनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए टोटली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स। चौथी होती है सरोगेसी। ये एक सवाल हमने इसलिए किया क्योंकि लगभग सारे लोगों का ऐसा मानना है कि IVF में दूसरे किसी के अंडे होते हैं, दूसरे के स्पर्म्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, सारे डॉक्टर्स, सारे IVF सेंटर सबसे पहले यही ट्राई करते हैं कि हस्बैंड का खुद का स्पर्म हो और वाइफ के खुद के एग्स हो। अगर स्पर्म में खराबी है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि दवाई से या इंजेक्शन से वो उस खराबी को नॉर्मल करके फिर बाद में IVF करने का कोशिश करें। सेम चीज़ विद एग्स। लेकिन
एक ट्राई या 2 ट्राई करने के बाद अगर सेल्फ साइकिल में रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम लोग डोनर पेशेंट को काउंसिल करने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हस्बैंड और वाइफ दोनों को काउंसिल करने के बाद, उनकी कंसेंट लेने के बाद हम लोग उनको डोनर सीमेन या डोनर स्पर्म या फिर डोनर एग का एडवाइस करते हैं। अगर वो लोग उसके लिए रेडी होते हैं प्रॉपर कंसेंट के साथ, तब हम लोग ये डोनर स्पर्म या डोनर एग जैसा जैसा पेशेंट में ज़रूरत होता है वैसा करते हैं। कुछ पेशेंट एल्डरली होते हैं, ना तो वाइफ में एग्स होते हैं और हस्बैंड का या तो वाजेक्टॉमी हो चुका होता है या फिर कोई कारण से उसके काउंट 0 हो गए होते हैं। उन पेशेंट्स में हम लोग एम्ब्रियो डोनेशन करते हैं, फ्रेश एम्ब्रियो बना के, जैसा सपना ने बताया। और एक चौथा केस होता है सरोगेसी, मतलब अगर फीमेल को ऐसा कोई हेल्थ फैक्टर है जो वो प्रेगनेंसी नहीं रख सकती, या फिर उसका यूट्रस डैमेज हो गया है, या फिर उसका यूट्रस का एंडोमेट्रियम नहीं बनता है, या फिर उसका बहुत ख़राब टीबी हुआ है जिसके कारण यूट्रस बिल्कुल डैमेज हो गया, ऐसे पेशेंट्स में वो एक सरोगेट मदर लेती है जिसमें एग और स्पर्म तो कपल के ही होते हैं, पर वो एम्ब्रियो दूसरी फीमेल में ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी उसकी और डिलीवरी उस फीमेल की होती है, उसको सरोगेसी बोलते हैं। ये 5 प्रकार के IVF होते हैं और हर एक का कॉस्ट अलग अलग होता है। इसलिए जब भी कोई हमको फ़ोन करके पूछता है कि सर IVF का कॉस्ट कितना होगा, हमको पहले तो पेशेंट का रिपोर्ट स्टडी करना पड़ता है, नहीं हुआ होता है तो रिपोर्ट्स करवाना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग IVF का कॉस्ट बोल सकते हैं। अच्छा, क्या IVF इज़ द गोल्डन एग की मतलब सारे सॉल्यूशन का एक ही प्रॉब्लम है? जी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोफेशनल लोगों में बहुत ज़्यादा है कि अभी हमको मैरिज तो कर ली है लेकिन अभी बच्चा नहीं करना है और बाद में IVF करा लेंगे, बट एक्चुअली IVF में भी 100% रिजल्ट्स नहीं है और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कई बार उसमें भी रिजल्ट्स नहीं है, तो इट इज़ नॉट द गोल्डन थिंग। इसलिए पहले नॉर्मल ट्राई करें, नॉर्मल के बाद प्रेगनेंसी ना रहे तो IUI ट्राई करें, और उसके बाद प्रेगनेंसी ना रहे तो IVF का सोचें। स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप को स्किप करने का मतलब नहीं है। अच्छा, कितनी बार IUI हम लोग कर सकते हैं और कितनी बार IUI में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसके बाद हम लोग पेशेंट को IVF का एडवाइस करना चाहिए? देखिए, मैक्सिमम जो हम IUI की बात कर रहे हैं, हम 5 to 6 साइकिल्स तक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 अच्छी साइकिल है और उसमें अंडा बना है, 2 से 3 अंडे बने हैं और सब कुछ हमने करा है, ठंडक की गोलियां दी है, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया है, और अगर उसमें रिजल्ट्स नहीं है तो चौथी या 5वीं साइकिल में रिजल्ट मिलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो 3 गुड साइकिल्स आर द बेस्ट साइकिल्स जो हमको फुल फ्लेजेड तरीके से ट्राई करनी चाहिए, कपल्स को भी और एज अ डॉक्टर हमको भी, और टोटली मैक्सिमम 5 to 6 साइकिल से ज़्यादा जाने का मतलब नहीं है। 3 to 4 गुड गोनेडोट्रोपिन साइकिल, इंजेक्शन के साथ साइकिल एट ए गुड सेंटर, नॉर्मली सेल्फ साइकिल में रिजल्ट मिल जाता है। डोनर स्पर्म साइकिल है तो हम लोग 6 साइकिल का ट्राई करने का बोलते हैं, लेकिन अगर इन साइकिल्स के बाद करने का मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम लोगों को IVF का सीरियसली सोचना चाहिए। जब तक वो IVF ना करें तो फर्दर IUI करने का मतलब नहीं रहता है, नॉर्मल ट्राई करने का एडवाइस करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कॉस्ट फैक्टर भी पेशेंट को समझना पड़ेगा कि IUI साइकिल्स 5 से 6 बार कर रहे हैं और हम IVF करा रहे हैं और किस में रिजल्ट ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ों को हमको रिस्क और वेटेज करना पड़ेगा। अच्छा, क्या IVF से बच्चे जो आते हैं कमज़ोर आते हैं, उनमें हेल्थ रिस्क या कंजेनिटल डिफॉर्मिटी का रिस्क बढ़ जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये गलत धारणा है, क्योंकि IVF में तो सब कुछ प्लान तरीके से हो रहा है। ओनली थिंग क्या होती है कि जो IVF प्रेगनेंसीज होती है थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है, क्योंकि उनकी एज बढ़ गई है और भी कई सारे, क्योंकि बॉडी में अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, मतलब बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर्स हो सकते हैं जो महिला की बॉडी में, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पहले से हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, तो उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो चाहे उनको नेचुरल प्रेगनेंसी रहे चाहे IVF प्रेगनेंसीज रहे, बट ये टोटली रॉन्ग है। तो ये था हमारा IUI और IVF के बारे में एक जनरल ओवरसाइट। हम लोग डिटेल में इसके बारे में और बात करेंगे अगली सीरीज में। हम लोग मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में, क्या कारण होते हैं, कौन सी दवाइयाँ, कौन से सप्लीमेंट्स, कौन सा डाइट, क्या अवॉइड करें, वेरिकोसील के बारे में, टेसा और सर्जिकल स्पर्म एक्सट्रैक्शन के बारे में, एजोस्पर्मिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर बने रहें, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। नमस्ते, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है कि आईवीएफ का मतलब कि डोनर एग लिए या डोनर स्पर्म लिए। हमने आगे की वीडियोज में तो क्लैरिफाई किया, एक बार दोबारा बताओ आईवीएफ का मतलब डिफॉल्ट क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि क्या आईवीएफ के कारण भविष्य में फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है? आईवीएफ में क्या खाने की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या ज़्यादा खाना चाहिए? आईवीएफ में मेडिसिन में सप्लीमेंट्स कौन कौन से देते हैं मेल को और फीमेल को? अच्छा किसी फीमेल को आईवीएफ के टाइम पे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है तो करवा सकती है? फाइब्रॉइड, अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो हर किसी फीमेल को अगर आईवीएफ करवाना है तो उसके पहले फाइब्रॉइड निकलना पड़ेगा। आज हम लोग बात करेंगे आईवीएफ से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स के बारे में। ये हमारा आईवीएफ सीरीज में लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इनफर्टिलिटी में। तो सपना ये बताओ, अगर किसी पेशेंट का एक आईवीएफ फेल हो जाता है जी, तो क्या उसको दोबारा प्रेगनेंसी नहीं रोक सकती आईवीएफ से? अगर एक बार आईवीएफ अगर फेल हो जाता है तो उसमें हमको जो आईवीएफ हुआ है उसको थोड़ा सा हमको माइन्यूटली जज करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा कि क्या कारण हो सकता है उनके फेलियर का। तो सिर्फ सारी चीजें देखते हैं कि उनको कौन से इंजेक्शंस यूज हुए, कितने उनके एग्स बने हैं, जब हमने एग्स रिट्राइव करे तो हम कितने कर पाए, उनका एंडोमेट्रियम कैसा था, बाद में कितने एम्ब्रियोज बने, एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी थी, कौन से दिन हमने उनको ट्रांसफर करा, डे 3 ट्रांसफर करा, डे 5 ट्रांसफर करा, लुटियल फेज सपोर्ट कैसा था, फ्रेश साइकिल थी, फ्रोजन साइकिल थी, और पेशेंट के को एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी फैक्टर्स जैसे थायराइड है या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, ऐसी कई सारी और भी चीजें हैं। और ये जो आईवीएफ साइकिल करी गई थी इसको प्लान करके करा गया था कि एकदम से अचानक से कर दिया गया। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स है जिनको हमको स्टडी करना पड़ेगा और हमको कारण ढूंढना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी फेलियर का हमारा क्या कारण हो सकता है इसमें। प्लस ऐसा नहीं है कि हम दूसरी बार ट्राई नहीं कर सकते। ऐसा बोला जाता है कि 2 से 3 साइकिल अगर हम ट्राई करते हैं तो आईवीएफ में लगभग 80 to 90% रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा कैविटी असेसमेंट भी कर सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी करके, और फेलोपियन ट्यूब असेसमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फेलोपियन ट्यूब में अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स है, पानी भरा हुआ है, तो उसके कारण भी एम्ब्रियोज नहीं चिपकते और आईवीएफ साइकिल फेल होता है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन है कि आईवीएफ का मतलब कि डोनर एग लिए या डोनर स्पर्म लिए। हमने आगे की वीडियोज में तो क्लैरिफाई किया, एक बार दोबारा बताओ आईवीएफ का मतलब डिफॉल्ट क्या होता है? आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब जो बेबी है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, बेसिकली जो स्पर्म और अंडे को मिलाने का प्रोसेस है वो बाहर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, आर्टिफिशियली हो रहा है। बट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ आईवीएफ हमने कराया है। अगर वो सेल्फ साइकिल आईवीएफ है तो उसमें दोनों पार्टनर्स के ही अंडे होते हैं और पार्टनर का ही स्पर्म होता है, वो उनका ही अंडा और उनका ही स्पर्म होता है। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन्हें कौन से टाइप का आईवीएफ कराया है। अगर डोनर ओवम लिया है तो डोनर अंडा होता है, अगर डोनर स्पर्म है तो डोनर स्पर्म होता है। बट ऐसा ये जो अवधारणा है कि आईवीएफ का मतलब किसी और का अंडा और किसी और का स्पर्म, ये टोटली रॉन्ग है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब तक लोग आईवीएफ के स्टेज पे पहुंचते हैं तब तक फीमेल्स के एग बहुत सारे कम हो गए होते हैं, और आईवीएफ के साइकिल्स में रिजल्ट्स अच्छे मिले तो डोनर एग का एडवाइस करते हैं। इसलिए लोगों के बारे में माइंड में यह अवधारणा हो गई है कि आईवीएफ का मतलब डोनर एग्स या डोनर स्पर्म्स, लेकिन एक्चुअली हकीकत में आईवीएफ का मतलब सेल्फ साइकिल आईवीएफ ही बोलते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या आईवीएफ के कारण भविष्य में फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है? नहीं, भविष्य में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं होती। और कई बार महिलाएं बोलती हैं कि हमको बहुत सारे इंजेक्शन लग गए, उसकी वजह से हमारा शरीर फूल गया और फूलापन आ गया, बॉडी में वजन बढ़ गया। बट ये सब जो इंजेक्शंस होते हैं इनका टेम्पररी साइड इफेक्ट्स रहता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में इसका कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बच्चे होते हैं उनमें कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो जेनेटिक टेस्टिंग अगर हो रही है किसी भी फ्रोजन साइकिल में, एपीटी साइकिल में, तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो ये बात भी, ये धारणा है टोटली रॉन्ग है। क्या आईवीएफ इंडिया में इंश्योरेंस में मिलता है, मेडिक्लेम में कवर्ड होता है? इंडिया में टिल नाउ अभी तक वो इंश्योरेंस में नहीं आया है। आईवीएफ में क्या खाने की चीजें अवॉइड करनी चाहिए और क्या ज्यादा खाना चाहिए? वैसे भी जैसे ही एक नेचुरल प्रेगनेंसी रखने के पहले हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में बोलते हैं कि हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, गुड हेल्दी फैट्स और जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड कम से कम अवॉइड करना चाहिए। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। और प्रेफरेबली अगर हम प्लान करके करें और ये आईवीएफ की एक्चुअल साइकिल के 2 से 3 साइकिल पहले से ये सब प्रोसेस चालू करें तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है और रिजल्ट्स बनने के कुछ परसेंटेज उनके बढ़ जाते हैं। आईवीएफ में मेडिसिन में सप्लीमेंट्स कौन कौन से देते हैं मेल को और फीमेल को? आईवीएफ में जैसे हम नेचुरल प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये हमारे 2 प्री कंसेप्शनल विटामिन हैं और दोनों ही को ही हम देते हैं। और विटामिन D तो अभी सब में डेफिशिएंट है, वो भी हम देते हैं। साथ में फीमेल की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उनकी अगर कोई थायराइड का मेडिकेशन है, ब्लड प्रेशर का है या पहले से डायबिटीज है तो उनका मेडिकेशन हमारा प्रॉपर्ली अंडर कंट्रोल होना चाहिए। एंड आप कुछ ऐड करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड क्वालिटी Right. एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं। और हम लोग नॉर्मली हमारे सारे पेशेंट्स में एस्पिरिन देते हैं, खून पतला करने की गोली 150 मिलीग्राम या 75 मिलीग्राम पेशेंट के वजन के हिसाब से। बहुत सारे पेशेंट हमको पूछते हैं कि सर ये तो हार्ट की गोली है, हार्ट अटैक में देते हैं, ब्रेन स्ट्रोक में देते हैं, लेकिन ये IVF के रिजल्ट्स भी अच्छे करते हैं, इसको देने में कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा विटामिन E, पेंटॉक्सीफाइलिन, सिल्डेनेफिल, एलार्जिनिन पेशेंट की कंडीशन देख के हम लोग देते हैं, लेकिन ये लेने से काफ़ी फायदा कई पड़ता सारी है। चीजें उनकी सबसे body में- अच्छी चीज़ है जी। एंटीऑक्सीडेंट्स, जो एग की और स्पर्म की ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण जो डैमेज होता है वो उसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, किसी फीमेल को IVF के टाइम पे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है तो करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकते हैं। किसी को कोई एक्सरसाइज उतना करनी वो है, लोग खुश रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। कोई फीमेल को एक्सरसाइज करनी है IVF के ट्रीटमेंट के दौरान हो तो एक्सरसाइज नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करिए, हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करिए, सिंपल वॉकिंग और माइल्ड एक्सरसाइजेस। अच्छा, किसी फीमेल की पहली डिलीवरी के टाइम पे हिस्टेरेक्टोमी हो गई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, अब उसको दूसरा बच्चा चाहिए तो वो IVF करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। इसको मैं एक केस के हिसाब से समझाती हूँ कि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी में एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और अनफॉर्चुनेटली उनको डिलीवरी के समय या सिजेरियन ऑपरेशन के समय उनको हिस्टेरेक्टमी करा देनी पड़ती है, मतलब बच्चेदानी निकाल देनी पड़ती है माँ की जान बचाने के लिए, जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है। और भविष्य में अगर उनको दूसरा बच्चा प्लान करना है तो वो IVF का जरिया ले सकते हैं। बट उनके पास क्योंकि बच्चेदानी निकाल दी गई है तो उनको एक दूसरा यूट्रस लेना पड़ेगा, सरोगेट मदर लेनी पड़ेगी, बाकी अंडे उनके खुद के होंगे और पार्टनर के स्पर्म्स होंगे, तो सेल्फ साइकिल IVF होगी विद सरोगेट मदर। चलिए, बहुत बढ़िया। फाइब्रॉइड, अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो हर किसी फीमेल को अगर IVF करवाना है तो उसके पहले फाइब्रॉइड निकलना पड़ेगा? फाइब्रॉइड क्या होती है? गांठें होती है, बच्चेदानी की गांठें होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फाइब्रॉइड की लोकेशन, एग्जैक्टली वो बच्चेदानी में कहाँ मौजूद है और उसका क्या साइज है। अगर वो लोकेशन में, अगर वो बच्चेदानी में, अगर यहाँ पे जहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, एंडोमेट्रियम जहाँ बन रही है, जहाँ प्रेगनेंसी इम्प्लांट कर रही है, अगर वहाँ पे वो इंटरफेयर कर रही है, वो गांठ बीच में नड़ रही है, वहाँ पे अड़ रही है, तो हमको निकालना पड़े। और उसकी साइज अगर 3 to 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हमको उसको IVF को प्लान करने के पहले निकालना पड़े। लेकिन अगर वो कहीं बच्चेदानी के बाहर है, बहुत छोटी सी 1 या 2 सेंटीमीटर की इंसिडेंटल फाइंडिंग है और पेशेंट को एज सच कोई ब्लीडिंग और पेन की तकलीफ नहीं है, तो हमको उसको छूने की जरूरत नहीं है। छोटे फाइब्रॉइड्स अगर 2 to 3 सेंटीमीटर हो, अगर 2 या 3 भी हो और एंडोमेट्रियल कैविटी को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हो, उसके पास नहीं हो, तो यूजुअली नहीं निकालते हैं। और वो निकालने का प्रोसेस ज़्यादा टीडियस होता है और वो निकालने के बाद ज़्यादा फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए पहले 2-3 साइकिल तो हम लोग बिना निकाले हुए ही ट्राई करते हैं। अच्छा, ये बताओ, किसी का एक IVF साइकिल फेल हो गया, उसको दूसरा IVF साइकिल प्लान करना है, राइट। तो वो तुरंत अगली साइकिल में कर सकती है या कितने महीने का गैप चाहिए? 2 कंसेक्यूटिव साइकिल्स तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक फेलियर है तो फीमेल के बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स भी हाई रहते हैं। अगर उनके साथ बैठ के थोड़ा हमको काउंसलिंग भी करना पड़ता है, IVF के कारण भी ढूंढने पड़ते हैं, फेलियर के जो हमारे कारण है। तो 2 से 3 साइकिल का हमको गैप रखना चाहिए, जिसमें उनको फिर से हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल समझाना चाहिए और फिर से प्लान करके हम 2 से 3 महीने के बाद कर सकते हैं। जब IVF करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों में होप बहुत ज़्यादा होती है और वो होप डिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है जिस दिन IVF बीटा SCG का रिजल्ट नेगेटिव आता है। उस रिजल्ट को प्रोसेस और एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो तुरंत हम लोग नहीं बोलते। वो जो ग्रीफ रिएक्शन जैसा होता है वो टोटली बॉडी में वैसा ग्रीफ रिएक्शन होता है और उसको नॉर्मल आने में कम से कम 4 to 6 वीक्स लगते हैं। तो हम लोग मिनिमम 2 से 3 महीने का गैप एडवाइस करते हैं 2 IVF साइकिल के बीच में। अच्छा, ये बताओ कि IVF प्रेगनेंसीज में सीजर ज़्यादा होते हैं क्या? IVF प्रेगनेंसीज में पर से सिजेरियन सेक्शन ज्यादा होते हैं ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि IVF जिन पेशेंट्स में टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है, नॉर्मली उन फीमेल्स की एज ज्यादा होती है, लाइक मोर देन 35 इयर्स। अब जैसे महिला की एज 35 ईयर से बढ़ती है तो उनको एडिशनल कोमॉर्बिड कंडीशंस होने शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, सूजन है, कई बार प्रेगनेंसी में 7वें 8वें महीने डायबिटीज आने लगती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। मोस्टली IVF प्रेगनेंसीज में मल्टीपल प्रेगनेंसीज ज्यादा देखने में आती है, जैसे ट्विन प्रेगनेंसीज देखने में आ रही है।
पानी कम हो जाना, बच्चे के आजू बाजू पानी कम होने लगता है 7वें-8वें महीने में, ओवरऑल ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, ब्लड प्रेशर आने लगता है। तो ये सारे कई बार प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं जिसमें पानी कम बहुत ज़्यादा हो गया या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमको प्री टर्म उनको बच्चों को निकालना है बाहर। तो ये सब कारणों के कारण सिजेरियन सेक्शन के रेट्स थोड़े ज़्यादा देखने में आते हैं। इसके अलावा किसी फाइब्रॉइड पेशेंट में पहले मायोमेक्टोमी किया हुआ हो या एडेनोमायोसिस में एडेनोमायोमेक्टोमी किया हो या फिर सेप्टम रिसेक्शन किया हो, इन सब के कारण भी सिजेरियन सेक्शन के रेट्स बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को होने वाले पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे अगर बच्चा नहीं रोए, लेट रोए, मिकोनियम हो जाए, उसका रिस्क ना तो डॉक्टर लेता है ना फिर पेरेंट्स लेते हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि पेशेंट एज ए फीमेल वो अपने लाइफस्टाइल और डाइट में क्या चेंजेस कर सकती है ताकि आईवीएफ के रिजल्ट्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सके। सबसे पहली बात तो एक पॉजिटिव आउटलुक और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्दी डाइट में हरी सब्जियां, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक बढ़ाना। ओवरऑल जो हमारा जो फ्रोजन प्रोसेस जो जंक फूड है, मैदा वाली आइटम है, चीनी है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब तो टोटली फ्राइड आइटम्स, बेक्ड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, ये सब टोटली बंद करना चाहिए। वेजिटेबल जूसेस या फ्रेश फ्रूट्स और हेल्दी फैट जैसे हमारे बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, इनका इंटेक बढ़ाइए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए जिससे बॉडी में ओवरऑल ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा, स्ट्रेस को कम करेगा। और एक मिनिमल 30 to 40 मिनट्स का एक माइल्ड एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग कंबाइंड विद सम हेल्दी एक्सरसाइजेस और योगा हमको इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। अच्छा, आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, उसके बाद नॉर्मल लाइफस्टाइल कब रिज्यूम कर सकते हैं? कब? 48 to 72 आवर्स के बाद वो नॉर्मल रह सकते हैं। माइल्ड अपना एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी, डे टू डे एक्टिविटी जो उनका वर्क है वो करना चाहिए। खाना बना सकते हैं, चल फिर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, झाड़ू पोता कचरा वासन नहीं करना है, इंटरकोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूडेंस बोलता है कि इंटरकोर्स अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। अच्छा, ये बताओ आईवीएफ के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? आईवीएफ के पर से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन जो हम लोग हार्मोन्स के इंजेक्शंस यूज कर रहे हैं उनकी कई बार क्या होता है, डोज बहुत ज्यादा भी देनी पड़ती है। कभी कभी अगर महिला का पुअर रिस्पॉन्स आ रहा है तो टेम्परेरी उनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हम बोलते हैं कि इंजेक्शन देने के बाद उनमें कुछ ज्यादा अंडे बन गए, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करके एक OHS करके बोलते हैं, जो उसका एक मेजर साइड इफेक्ट है, बट ओवरऑल बहुत रेयर है क्योंकि ओवरऑल जो आईवीएफ सेंटर्स में उनको आइडिया रहता है कि कितना डोज यूज करना है और कितना एक्सपेक्टेड हमको रिजल्ट मिलेगा, तो वो हो सकता है बट इट इज रेयर। मोस्टली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसा ही है कि अगर हम 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। उस डर से, एक्सीडेंट के डर से हम लोग 2 व्हीलर ड्राइव नहीं करें, ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन जो भी डॉक्टर आईवीएफ करता है वो उस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के सारे प्रिकॉशंस लेके ही करते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशंस के डर से आईवीएफ नहीं करवाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है जी। अच्छा, ये बताओ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आईवीएफ के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जब डायग्नोस हुआ तो वो फेलोपियन ट्यूब में है, तो उनके दिमाग में है कि वो फेलोपियन ट्यूब से दवा या इंजेक्शन से हम लोग यूट्रस में ला सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चा जो प्रेगनेंसी इम्प्लांट बच्चेदानी में नहीं हुई है, फेलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट हो गई है। और एक बार अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई है और चिपक गई है तो वापिस वो बच्चेदानी में नहीं आएगी, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहेगी। अब इसमें हमारा जो मैनेजमेंट है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मली एक जिंदा बच्चे को डिलीवर नहीं कर सकता, उस प्रेगनेंसी को हमको टर्मिनेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए हैं और अगर इट इज लाइक एन हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक प्रेगनेंसी उनकी फेलोपियन ट्यूब्स में रुक गई है और एक प्रेगनेंसी उनकी बच्चेदानी में रुक गई, तो जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में रुकी है वो नॉर्मली ग्रो कर सकती है, हम उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो उस वे में उनका थोड़ा मैनेजमेंट टोटली अलग हो जाएगा, हमको कपल्स को काउंसिल करना पड़ेगा, सब प्रोसीजर उसका समझाना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल ही हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर था। एक प्रेगनेंसी यूट्रस में रुक गई, एक फेलोपियन ट्यूब में रुक गई, तो हम पेशेंट को क्या काउंसिल करेंगे और उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे? जी, तो पहले तो जैसे मैंने अभी बताया कि है ना, दूसरी प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी में है उसको तो एज इट इज एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह जैसे हम हैंडल करते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हमको सबसे पहले हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करना पड़ेगा। बेटर सोनोग्राफी, 3D सोनोग्राफी और ये सब के थ्रू हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि रियल में वो फेलोपियन ट्यूब्स में है कि नहीं। और एक बार अगर वो हमारा डायग्नोस कंफर्म हो जाता है तो एक सर्टेन इंजेक्शंस आते हैं जो जब हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उसमें डायग्नोसिस के लिए बीटा एससीजी का रोल नहीं होता है, क्योंकि वो बीटा एससीजी यूट्रस में भी है और फेलोपियन ट्यूब में भी है।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो हमारा एक्चुअल मैनेजमेंट होता है वो लेप्रोस्कोपिक ही होता है। लेप्रोस्कोपी करके हम लोग सीधे उस फेलोपियन ट्यूब को निकाल दें, तभी दूसरी यूट्रस में जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी टिकने के चांसेस होते हैं। हालांकि मेथोट्रेक्सेट करके जो इंजेक्शन जिस बारे में सपना बोल रही थी मेडिकल मैनेजमेंट, वो अगर खाली फेलोपियन ट्यूब में रुकी है तो ही हम लोग देते हैं, लेकिन हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी में हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स लेके आते हैं, दूसरे कोई डॉक्टर देते हैं, उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा होता है, क्या हमको देना चाहिए, उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है? देखिए, सारी ये चीज़ों में हमारे भी जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें हम लोग ये एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो वो सब सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उनके एज सच कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, बट उसके बारे में कोई प्रूवन स्टडीज भी नहीं है और हमको भी ओवरऑल उसके बारे में जानकारी कम है। इसलिए आप अपने, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं हार्मोनल या एलोपैथिक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, और हमारी दवाइयों का उनसे क्या रिएक्शन होगा, अच्छा खराब, हमको नहीं जानकारी, इसलिए हम लोग अवॉइड करने का एडवाइस करते हैं। इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज में क्या सर्वाइकल स्टिच लेना कंपलसरी होता है? सर्वाइकल स्टिच मतलब बच्चेदानी के मुंह पे जो हम टाका लगाते हैं चौथे पांचवें महीने में। नहीं, हम लोग हमारे यहाँ पर नहीं लेते। हम लोग TVS सर्वाइकल लेंथ हमेशा मॉनिटर करते हैं और हमारा मिनिमम कट ऑफ है 2.5 सेंटीमीटर। अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम लेंथ है सर्विक्स की तो ही हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा लेंथ है तो हम लोग सर्वाइकल स्टिच नहीं लेते। अच्छा, कौन से केस में हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेते हैं? अगर यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है पहले से डॉक्यूमेंटेड, तो उसमें ऑलरेडी कैविटी साइज कम है, उसमें हर एक पेशेंट में लेंगे। अगर बाइकॉर्नुएट यूट्रस है तो भी हम लोग हर एक पेशेंट में सर्विकल स्टिच लेंगे, या फिर उसका कैविटी करेक्शन किया है तो फिर हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेंगे। लेकिन रूटीन ट्विंस पेशेंट में या रूटीन सिंगलटन पेशेंट में हम लोग सर्वाइकल स्टिच नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि क्या IVF से पहली साइकिल में प्रेगनेंसी रहने की गारंटी होती है? गारंटी कोई बात की नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से कपल्स, हम अपने केस को अगर अच्छे से चूज करते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन और कितने एम्ब्रियोज बने और हमारा एंडोमेट्रियम कैसा है, उस सब पे डिपेंड करता है। अगर फ्रोजन ट्रांसफर है कि फ्रेश ट्रांसफर है, तो ये सारी चीजों और सारे पैरामीटर्स पे, अगर पेशेंट और कपल्स कितने यंग है, कितने एल्डरली है, उनकी एग की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म्स की क्वालिटी कैसी है, तो इन सब पे हमारे रिजल्ट्स बढ़ते जाते हैं। बट ओवरऑल ऐसा बोलते हैं कि 35 to 40% रिजल्ट्स है एक साइकिल में, और 3 to 4 साइकिल्स अगर IVF की करी जाए तो ऐसा बोला जाता है कि 100% रिजल्ट है। क्या IVF से हुए बच्चे कमजोर होते हैं, वीक होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये टोटली फॉल्स है। IVF से जो भी प्रेगनेंसीज हो रही है दे आर नॉर्मल, और इनफैक्ट ये तो और ज्यादा मॉनिटर तरीके से हो रही है। क्या होता है कि बहुत सारे IVF पेशेंट्स में प्री टर्म लेबर पेन होता है, प्री टर्म फ्रॉम होता है, 7वें महीने पे पानी गिर जाता है, या फिर सीवियर प्री इक्लेम्शिया होता है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, पानी शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उन बच्चों को हम लोगों को प्री टर्म निकालना पड़ता है। 27 वीक्स, 28 वीक्स, 30 वीक्स हो सकता है। वो टाइम पे, जन्म के टाइम पे उनका वजन शायद 1 किलो हो, 1.25 किलो हो। अगर उनको अगर कुछ लोग कमज़ोर बोलते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। और चूंकि IVF में बॉडी में ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारे रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए शायद कुछ लोगों में ये ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बताओ कि IVF प्रेगनेंसीज में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं क्या? वही आपने यही जवाब दिया उसका, क्योंकि जो महिलाएं IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी करा रही हैं वो ऑलरेडी 35 इयर्स या 40 इयर्स के आसपास है, तो उनके बॉडी में IVF भी इसी कारण से कराना पड़ रहा है क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। मतलब बॉडी में ऑटोइम्यून फैक्टर उनके बॉडी में बहुत हाई लेवल पे होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में सूजन, प्री एक्लेम्सिया, डायबिटीज और एज फैक्टर के कारण ये सारा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, और जिसके कारण ओवरऑल बच्चों का जो वजन है वो कम होता है, IUGR है, पानी कम होना, सूजन आना, और कई बार ट्विन प्रेगनेंसीज होती है। इस कारण भी बच्चे का ओवरऑल जो बर्थ वेट है वो कम रहता है। तो इस सब कारण को साथ में लेके चलेंगे तो उसके कारण जो कोमॉर्बिड फैक्टर्स है उसकी वजह से थोड़े रिस्क फैक्टर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस उसके कारण होते हैं। क्या IVF की प्रेगनेंसी में हमको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है? यही कारण है कि हमको इट इज अ हाई रिस्क एंड प्रेशियस प्रेगनेंसी, और खासतौर से अगर वो ट्विन प्रेगनेंसी है तो वो अपने आप में एक प्रेशियस प्रेगनेंसी बन गई है। उनका फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंट चेकअप्स, फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट, अगर सर्वाइकल स्टिच लेने की जरूरत है तो वो हम 4th और 5th मंथ पे डिसाइड करते हैं। अगर उनके बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट है, हार्मोन सपोर्ट है, वो भी थ्रू आउट चालू रहता है। और 7th-8th मंथ में बच्चे का फीटल वेट कैसा है वो हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। और खासतौर से हमारा ये टारगेट रहता है कि मिनिमम 34 वीक्स प्रेगनेंसी के खींचने चाहिए, और बच्चे का जो
वजन एक एटलीस्ट 1.5 kg से ज़्यादा हो, वो हमारा टारगेट रहता है। ऐसे तो वी ट्राई टू हम 37-38 वीक्स तक भी खींचते हैं अगर और कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट पहला हमारा जो टारगेट है वो 34 वीक्स का रहता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स में आईवीएफ को अननेचुरल मानते हैं, क्या बोलोगे इसके बारे में? IVF अननेचुरल नहीं है, इट इज अ टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल और कपल्स जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर से जैसे हमने आगे बात करी कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डूइंग IVF इज फेलोपियन ट्यूब फैक्टर, कि जिनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स या तो ब्लॉक है या डैमेज्ड है, तो उनके लिए यही दिस वाज द ओनली मेथड कंसीव करने का। और जैसे हमने बात करी कि किसी का बच्चेदानी अगर निकाल दिया है या बच्चेदानी खराब है या एक ही यूट्रस है और उनके अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उस तरह के कपल्स में तो IVF अपने आप में एक बून की तरह है। जिनको बच्चे कुछ भी करने से नहीं रोक रहे हैं, अगर हम उनको एक IVF से हम उनको उनका अपना खुद का बच्चा दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नेचुरल चीज़ क्या हो सकती है? ये सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ है। हाँ, हालांकि प्रोसेस भगवान ने जो बनाया वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भगवान का बनाया हुआ मॉडिफिकेशन करके अगर उनके खुद के स्पर्म्स और खुद के एग से हम लोग कपल को बच्चा दे सकते हैं, या फिर अगर किसी कपल में खुद के एग्स नहीं है तो दूसरे कपल का एग लेके और उसके खुद के हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके हम लोग उसको खुद की कोख में एक बच्चा दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नेचुरल क्या हो सकता है? टेक्निकली देखा जाए तो यस अननेचुरल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो परफेक्टली नेचुरल है। तो ये था हमारा IVF के बारे में मिथ्स का एक सेगमेंट जो हमने क्लियर किया। आपको इसके बारे में कोई और भी क्वेश्चन हो तो हमको ज़रूर कमेंट्स करके मैसेज करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक यू, नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम लोग मातृत्व हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इनफर्टिलिटी सीरीज में हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि IVF के बारे में बहुत सारी गैर मान्यताएँ हैं, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, फ्रेश साइकिल महंगी होगी या फ्रोजन साइकिल महंगी होगी? कॉस्टली कौन सी पड़ेगी? जी जी, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है और एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। क्या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में रिजल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? अच्छा ये बताओ कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर FET में क्या हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग PIGD कर सकते हैं? एम्ब्रियोज कितने ट्रांसफ़र करते हैं रूटीनली? एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है? जी। अच्छा ये बताओ, एम्ब्रियोज कब तक फ्रीज कर सकते हैं? कितने टाइम तक फ्रीज कर सकते ऐसे हैं? तो टॉपिक की स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से। सपना, एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम लोग खड़े हो जाएं तो एम्ब्रियो स्लिप होके बाहर आ जाएगा, क्या बोलेंगे आप उसके बारे में? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग है। एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट एडवाइस करते हैं। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स तो वहाँ पे हम पेशेंट को रेस्ट करवाते ही हैं, और नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स के लिए हम लोग उनको थोड़ा आराम, बेड रेस्ट नहीं बोलते, थोड़ा रेस्ट रखने का बोलते हैं, और फिर वो अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है, ये जो यूट्राइन केविटी है, इसके अंदर ये केविटी कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होती है। ये दो यूट्रस की वॉल्स एंडोमेट्रियम की एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। तो जब एम्ब्रियो हम लोग अंदर रखते हैं तो वो वॉल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है। जब हमने वहाँ पर एम्ब्रियो रखा तो उसके बाद वापस एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम की वॉल्स एक दूसरे से वापस जुड़ जाती हैं, चिपक नहीं जाती, और इसलिए एम्ब्रियो के स्लिप होने के चांसेस नहीं रहते। एम्ब्रियो चिपके या नहीं चिपके, इम्प्लांट हो या नहीं इम्प्लांट हो, वो अलग बात है। लेकिन एम्ब्रियो ऐसे जैसे ही अगर कोई फीमेल खड़ी होगी एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद स्टैंड करेगी, तो जरूरी नहीं है कि एम्ब्रियो स्लिप होके बाहर आ जाए, ऐसे यूजुअली होता नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ दर्शकों के लिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद उनको बाद में जब वो खड़े होते हैं तो डिस्चार्ज बाहर आता है? थोड़ा बहुत आता है। वो एक्चुअली एम्ब्रियो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो लगभग 0.8 के 0.9 ml कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करते हैं। पहले थोड़ा सा कल्चर मीडिया लेते हैं, फिर एम्ब्रियो लेते हैं, फिर बाद में वापस कल्चर मीडिया लेते हैं और उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत थोड़ा सा मिनिमल सा डिस्चार्ज आएगा, वो ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, बहुत लोगों को ये ऐसा है कि कुछ लोगों का पास्ट में IUI पेनफुल रहा है या HSG पेनफुल रहा है, तो उनके दिमाग में ये डर रहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर भी पेनफुल होगा। क्या उसमें दर्द होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर में? नहीं, एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसीजर में कोई इट्स लाइक अ पेनलेस प्रोसीजर, और ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। अच्छा,
फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है और एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। क्या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं? सबसे पहले तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर ये होता है कि जिस साइकिल में हम अंडा बनाने के इंजेक्शंस दे रहे हैं, उस साइड को रिट्रीव कर रहे हैं, उसी सेम साइकिल में हम एम्ब्रियो बना के एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको हमने फ्रेश साइकिल बोला। और फ्रोजन साइकिल का मतलब है कि उस जिस साइकिल में अंडे बने हैं उनको हमने रिट्राइव करे, एम्ब्रियो बनाए, सबको फ्रीज कर दिया और फिर नेक्स्ट साइकिल में हमने उनको ट्रांसफर करा, तो ये फ्रोजन साइकिल हुआ। तो ये बताओ कि फ्रेश साइकिल में क्यों एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के चांसेस कम होते हैं? जी, फ्रेश साइकिल में क्या हो रहा है कि हम जब स्टिमुलेशन, ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं तो जो महिला का जो फीमेल पेशेंट का रिस्पॉन्स है वो काफी वेरिएबल हो सकता है। कई बार बहुत ज्यादा ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन भी हो सकता है फॉर द सेम पेशेंट। तो उस कारण से जब ज्यादा अंडे बनते हैं तो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, ईस्ट्रोजन जो राइज होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, और ईस्ट्रोजन ज्यादा राइज होता है तो ओवरऑल प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा राइज होता है। और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हार्मनी और सिंक्रनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी की थैली की चमड़ी, जहाँ पे एक्चुअली एम्ब्रियो इम्प्लांट होने वाले, चिपकने वाले। अगर एंडोमेट्रियम डिसिंक्रनी हो गया, एंडोमेट्रियम हार्मनी ऑफ हार्मोन्स में नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन फेलियर के ज्यादा चांस है। इसलिए आजकल ऐसा बोला जाता है कि फ्रोजन साइकिल ज्यादा बेटर है। जब हम लोग फ्रेश साइकिल करते हैं तब क्या होता है कि ईस्ट्रोजन राइज के कारण प्रोजेस्टेरोन राइज होता है, और अगर प्रोजेस्टेरोन राइज एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग यूजुअली 1.2 तक कट ऑफ लेते हैं, 1 या 1.2 तक, तो एंडोमेट्रियम में अर्ली सिक्रेटरी चेंजेस चालू हो जाते हैं। जब अर्ली सिक्रेटरी चेंजेस होंगे तो अगर उसी एंडोमेट्रियम में हम लोग एम्ब्रियो इम्प्लांट करेंगे तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम होंगे, इम्प्लांटेशन के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए यूजुअली बहुत सारे केसेस में आजकल हम लोग सेम साइकिल में एम्ब्रियो अंदर नहीं रखते हैं, मतलब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा ये बताओ, फ्रेश साइकिल महंगी होगी या फ्रोजन साइकिल महंगी होगी? कॉस्टली कौन सी पड़ेगी? जी जी, फ्रोजन साइकिल थ्योरेटिकली अगर समझे तो वो कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि हम सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन जो बोला जाता है, उसका चार्ज उनका एड ऑन होगा। और नेक्स्ट साइकिल में फिर से उनका फॉलिकल मॉनिटरिंग, एंडोमेट्रियम बनाने की दवाइयाँ और एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर, तो उसका थोड़ा कॉस्ट उनका इंक्रीज होगा। आजकल मोस्टली फ्रीज ऑल स्ट्रेटेजी करते हैं। फ्रीज ऑल का मतलब है हमारे, जैसे हमने ओवुलेशन स्टिमुलेशन किया, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, फॉलिकल्स बने, oocyte रिट्राइव किए, पिकअप किया, उसके बाद में एम्ब्रियो जब हमारे बनाते हैं तो सारे एम्ब्रियो जैसे ही डे 5 पे पहुंचते हैं, 2, 3, 4, हम उनको सबको फ्रीज कर देते हैं। उस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और उस साइकिल में फिर हम लोग पीरियड लाने की दवाई दे देते हैं, और नेक्स्ट साइकिल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट साइकिल हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इस फ्रीजिंग और थॉइंग, जब हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल करते हैं तो वो जो क्रायो प्रिजर्व, क्रायो फ्रीज एम्ब्रियोज हैं उनको थॉ करते हैं ट्रांसफ़र करने से पहले। उस प्रोसेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10, 15, 20 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन जब रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं तो फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल में, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में FET बोलते हैं, उसमें फ्रेश एम्ब्रियो साइकिल से रिजल्ट लगभग डबल से भी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे जो मिलता हम है। लोग कोई भी IVF सेंटर जो उनको पैकेजेस देते हैं चार्ज के, तो ये फ्रोजन साइकिल के साथ का पैकेज होता है कि अलग अलग होता है, किस हिसाब से? यूजुअली सब लोग फ्रेश साइकिल के चार्जेस बताते हैं, ये फ्रोजन का एस्ट्रिक में आ जाता है, उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं क्योंकि उसमें डिस्पोजेबल्स और सब मटेरियल ज़्यादा यूज होते हैं। राइट। अच्छा ये बताओ कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर FET में क्या हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग PIGD कर सकते हैं एम्ब्रियोज का? जी, अभी क्या है, नए ART रूल्स आ गए हैं और हमको उन रूल्स के क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। मोस्टली हम कर सकते हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि मदर या ये फीमेल या मेल में कोई अगर हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिजीज है, फैमिली हिस्ट्री, या फिर हिस्ट्री ऑफ प्रूवन रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर्स हैं जो पॉसिबली जेनेटिक्स के कारण हो सकते हैं, या प्रीवियस चाइल्ड में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ही हम लोग PGD कर सकते हैं। लेकिन नए ART रूल्स के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, रूटीनली नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा एडवांटेज FET में, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में ये है कि सपोज एक बार ट्रांसफ़र किया, बच्चा रुक गया, उनके कपल के सपोज 2 या 3 एम्ब्रियोज फ्रोज हैं, तो वो बाद में 2 साल 3 साल के बाद भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एडवांटेज है सेकंड बेबी भी वो प्लान कर पाएंगे सेम IVF साइकिल से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि एम्ब्रियोज कितने ट्रांसफ़र करते हैं रूटीनली? आइडियली अगर बुक्स के हिसाब से जाएं तो हम सिंगल बोलते हैं, बट ART रूल्स के हिसाब से हम मैक्सिमम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर सारी कंडीशंस ऑप्टिमल हैं
एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी है, यूट्रस में कोई एडिनोमायोसिस फाइब्रॉइड नहीं है, पेशेंट की एज भी कम है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बराबर है, ट्रिपल लाइन है, सर्विक्स में कोई मेजर फैक्टर नहीं है, तो एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो बेटर है। और अगर स्पेशली कि अगर उनको कपल को ऑलरेडी अगर एक चाइल्ड है, सपोज अगर हाई रिस्क पेशेंट है, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ मायोमेक्टोमी है या कुछ है, तो फिर हम लोग उसमें 1 या 2 ट्रांसफ़र करने का सोच सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अच्छा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है? जी, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है। ऐसा बोलते हैं कि 48 to 72 आवर्स के लिए हम उनको थोड़ा आराम रखने का बोलते हैं। 1-2 दिन वो जॉब से, प्रोफेशनल वर्क से छुट्टी भी ले सकते हैं, और 72 आवर्स के बाद जब वो नॉर्मल फील कर रहे हैं तब वो अपना डे टू डे एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। रेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, बेड रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी स्टडीज ऐसे आई हैं कि जो लोग कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं उनमें एक्चुअली रिजल्ट्स कम मिलते हैं, इसलिए रूटीन चलना फिरना कर सकते हैं, लेकिन कोई हैवी वर्क हम लोग अवॉइड करते हैं, झाड़ू पोछा कचरा वासन हम लोग अवॉइड करने का बोलते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स 3 दिन के लिए अवॉइड करने का बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ एम्ब्रियोज कब तक फ्रीज कर सकते हैं, कितने टाइम तक फ्रीज कर सकते ऐसे हैं? तो अभी आजकल जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से तो हम फॉर एवर फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितना एम्ब्रियो लेट होता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा, उसकी ओवरऑल क्वालिटी अफेक्ट होती है। और स्टडीज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से देखने में आया है कि विद इन 2 to 3 ईयर्स अगर उसको यूज करते हैं तो हमको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स के परसेंटेज कम होता जाता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड नाइट्रोजन की कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसमें थोड़ा भी ब्रेकेज या कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। 2, 3, 4 साल तक एम्ब्रियो के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा है कि फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल से जब हम लोग IVF करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा है, एक्चुअली जैसा IUI होता है वैसा ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जब भी कोई पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टाइम डिसाइड होता है कि सपोज 10 बजे करना है या 11 बजे करना है, तो वो सेंटर पे यूजुअली नील बाय माउथ बुलाते हैं, एनेस्थेसिया में नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र होता है, मॉक ट्रांसफ़र में हमको लगता है कि ये सर्वाइकल स्टेनोसिस है या फिर डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र होने वाला है, तो पहले से ही हम लोग एनेस्थेसिया में करते हैं, लेकिन यूजुअली एनेस्थेसिया में नहीं करते। जैसे पेशेंट को हम लोग सुबह 7 बजे बुला लेते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी पीने का रखिए, 1-1.5-2 घंटे के बाद एब्डोमिनल स्कैन करके, सोनोग्राफी करके देखते हैं ब्लैडर कितना फिल हुआ है, और एक लेवल के बाद ब्लैडर अगर अच्छा फिल हो गया है तो यूट्रस और सर्विक्स ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, और जब वो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने में, कैथेटर पास करने में थोड़ा सा आसान रहता है, और तब ट्रांसफ़र करते हैं। अब जब वो स्ट्रेट लाइन में आ गया तो सबसे पहले हम लोग एक प्लंजर डालते हैं, और प्लंजर के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि आप एम्ब्रियोज लोड करिए। एम्ब्रियोज लोड करिए मतलब वो माइक्रोस्कोप में देख के वो एम्ब्रियो को कैथेटर में लोड करते हैं। लोड करने की 2-3 टेक्निक्स अलग अलग होती है, लेकिन सबसे पहली टेक्निक होती है कि उसमें 1 या 2 माइक्रोलीटर पहले कल्चर मीडिया लेते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो लेते हैं कैथेटर में, और वापस 1 या 2 माइक्रोलीटर कल्चर मीडिया लेते हैं। वो लोड करके वापस उसको चेक करते हैं और फिर वो सर्जन को देते हैं। सर्जन तब प्लंजर डाल के वो रेडी होता है स्टिलेट को डाल के, और वो अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एक असिस्टेंट जो होता है वो एब्डोमेन के ऊपर प्रोब रखे रहता है और कैथेटर पास करते हैं सर्विक्स में से। सर्विक्स में से कैथेटर दिखता है कि वो पास हो रहा है, और जैसा ही वो इंटरनल उसके थोड़ा सा बियॉन्ड जाता है, वो फंडस को हम लोग कैथेटर टच नहीं करते। फंडस के टिप से लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे ही रहते हैं, और वो पूरा इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट थोड़ा सा स्लोली करते हैं, ओवर 10 to 15 सेकेंड्स, और इंजेक्ट करने के बाद थोड़ा 5 से 10 सेकेंड उसको कैथेटर को वहीं रखते हैं, और उसके बाद धीरे से कैथेटर रिलीज करते हैं। लेकिन वो स्टिलेट या प्लंजर तब तक वो नहीं निकालते, वो कैथेटर दोबारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं। वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर वापस चेक करता है कि उसके अंदर एम्ब्रियो है या नहीं है। अगर एम्ब्रियो नहीं है तो कंफर्म होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया है, और वो
स्टिलेट निकाल देते हैं और पेशेंट को 45 मिनट्स के लिए वहीं रेस्ट करने का बोलते हैं और पेशेंट को मिनिमम 2 to 3 आवर्स यूरिन पास करने का एडवाइस नहीं बोलते हैं कि आप एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे तक यूरिन पास नहीं करें। तो ये यूजुअली एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस होता है और उसमें 2 से 4 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं, आप यूजुअली घर पे जा सकते हैं। तो ये था हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग IVF के बारे में, मिथ्स के बारे में, जनरल मिथ्स के बारे में बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। थैंक यू, नमस्कार।